मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 316 खतरा षड्यंत्र। वांग ये ने ऐसा नहीं सोचा क्योंकि याओजू ग्रह ही वह स्थान था जहाँ जियायु ने उसे पहुंचाया था। टोटेम जानवरों की विशिष्टता और जगह से बाहर टोटेम ध्रुव याओजू ग्रह। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ रहस्य छुपा रहा है। पिताजी, जिस क्षण वांग ये ने टोटेम पोल को छुआ, जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल पर नंबर 6 चमक उठा और टोटेम पोल से जुड़ गया। एक पल में एक विशाल चूषण बल प्रकट हुआ और अतुलनीय रूप से विशाल और मोटा टोटेम पोल उसके शरीर में समा गया। उनके मानस में एक चौंकाने वाली ऊर्जा प्रकट हुई। जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद में गायब होने से पहले टोटेम पोल हुई गोल्डन कोडेल की तरह सिकुड़ गया। ऐसे ही चला गया। जब वांग ये अचंभे में था, जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद नंबर 6 अचानक जल उठी। मृगतृष्णा टोटेम जानवर का प्रक्षेपण उसके सामने प्रकट हुआ। यह आध्यात्मिक अनुभूति या प्रेत के एक टुकड़े की तरह था जो सीधे उसके मानस के केंद्र में गिर रहा था। अगले ही पल उसका मानस बुरी तरह हिल गया। मृगतृष्णा टोटेम जानवर के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा फूट पड़ी। उसके दिमाग में मृगतृष्णा टोटेम जानवर के ब्रह्मांडीय जानवर रक्तरेखा पैटर्न प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि मृगतृष्णा टोटेम जानवर उसके मानस में विलीन हो गया है। एक पल में उसने रक्तरेखा पैटर्न को समझ लिया। मिराज जी आई। उसके सामने एक छाया दिखाई दी। वांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपना इंटरफेस खोला। एक नई उपश्रेणी थी। ब्रह्मांडीय रहस्य मृगतृष्णा। कोई दायरा नहीं था, कोई प्लस चिन्ह नहीं था। खजाना शिकार की रक्तरेखा की तरह यह प्रतिबंधित लग रहा था। हालांकि यह बहुत मजबूत था, सामान्य ब्रह्मों से कहीं अधिक मजबूत। रियलम आइटम स्पेल, रियलम पावर स्पेल और सोल ट्रेम्बल स्पेल को मिलाकर यह मृगतृष्णा टोटेम जानवर की ब्रह्मांडीय जानवर रक्तरेखा थी। और अब वह इसका उपयोग भी कर सकता है। उसे बस जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल में टोटेम पोल से जुड़ना था। मेरी आत्मा। कुछ बदलाव होते दिख रहे हैं। वांग ये महसूस कर सकते थे कि उनका मानस और ब्रह्मांड की धारणा बदल गई है। इसका टोटेम पोल से कोई लेना देना नहीं था जो जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल के अंदर था। साथ ही इसका टोटेम पोल से भी कुछ लेना देना था क्योंकि उसकी आत्मा में परिवर्तन मृगतृष्णा टोटेम जानवर के प्रेत के साथ विलय का परिणाम प्रतीत होता था। यह ऐसा था मानो उसने मृगतृष्णा टोटेम जानवर को आत्मसात कर लिया हो, या यूं कहें कि उसने ब्रह्मांडीय जानवर के सार को आत्मसात कर लिया हो। ब्रह्मांड की समझ से जुड़कर मैं ऊपर उठ गया हूँ। वांग ये ने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसे यह देखकर सुख आश्चर्य हुआ कि उसकी साधना की गति बहुत बढ़ गई है, कम से कम दोगुनी। यह ऐसा था मानो स्टारशिप ने अपना ऊर्जा स्रोत बदल दिया हो और उसकी उड़ान की गति बदल गई हो। न केवल उनकी साधना की गति तेज थी, बल्कि उनकी जादू करने की क्षमता की गति भी तेज थी। ऊर्जा नियंत्रण मंत्र और संघनन मंत्र के साथ उनका ऊर्जा पर बेहतर नियंत्रण और तेज असेंबली गति थी। वन हिट स्पेल, एक्सप्लोसिव स्पेल, वर्चुअल इमेज स्पेल और अन्य सभी क्षमता मंत्रों में परिवर्तन की अलग-अलग डिग्री थी। यह ऐसा था जैसे वह एक कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर में बदल गया हो जो तेज और सरल था। वन देखें, वांग ये मुस्कुराए। अब उसे स्पष्ट रूप से समझ में आया कि जियायु का मार्गदर्शन क्या था। भले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की यह यात्रा यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उसे पहले ही बहुत कुछ हासिल हो चुका था। हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। अकेले 4 टोटेम पोल थे। 4 टोटेम जानवरों में से वे संयोग से शरीर, आत्मा, समय और स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 अलग-अलग प्रकार के ब्रह्मांडीय जानवर रक्तरेखा। वांग ये समझ गए। जियायु ने उसके लिए एक उदार उपहार छोड़ा। जब तक वह याओजू ग्रह तक पहुंच सकता है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी, भले ही वह पहला न हो। यदि वह टोटेम जानवरों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत था, तो जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद टोटेम ध्रुवों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होगी। इस प्रकार उसे उनके साथ जुड़ने और जियायु द्वारा छोड़ा गया उपहार प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल कॉम्बिनेशन लॉक की तरह चाबी भी उन्हीं के पास थी। लेकिन दूसरे पक्ष ने उसके लिए यह सब क्यों छोड़ा? क्या वह अपने पीछे कोई विरासत छोड़ना चाहता है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नंबर 5 पर है और मैं नंबर 6 पर हूँ? वांग ये और भी अधिक उत्सुक थे। जियायु और उसके बीच क्या संबंध था? जब तक वह जानता था कि जियायु के कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे, तब तक उनके रिश्ते के बारे में बहुत अधिक सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। वांग ये तुरंत पूर्वी टोटेम पोल की ओर दौड़े। उनके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य टोटेम ध्रुवों को आत्मसात करना था। प्रत्येक टोटेम पोल एक अत्यंत समृद्ध संसाधन था। 4 टोटेम खंभों को इकट्ठा करना और जियायु द्वारा छोड़े गए सभी उपहार प्राप्त करना 4 टुकड़ों को एक साथ रखने जैसा होगा। इसकी बहुत संभावना थी कि वह कुछ खोज लेगा या पहेली भी सुलझा लेगा। स्थानिक नियंत्रण चरण 6 चरण 7 पॉइंट। स्थानिक तुल्यकालन चरण 5 चरण 6 पॉइंट। स्थानिक नियंत्रण चरण 7 चरण 8 पॉइंट। लगातार 3 उन्नयन 900 मिलियन संभावित बिंदुओं का उपभोग किया गया। पूर्वी टोटेम पोल एक अंतरिक्ष प्रकार के ब्रह्मांडीय जानवर सापर टोटेम जानवर का क्षेत्र था। एक बार एक टोटेम जानवर से लड़ने के बाद वांग ये को उसकी अनुमानित ताकत की सामान्य समझ थी। उसके वंशज से वह टोटेम जानवर के अद्वितीय कौशल और उससे निपटने के तरीके का अनुमान लगा सकता था। शेष 3 टोटेम जानवरों में से सापर टोटेम जानवर कठिनाई के मामले में मृगतृष्णा टोटेम जानवर के बाद दूसरे स्थान पर था। इससे निपटना सबसे आसान था। उसके बाद समय विशेषता का लाइट अभी टोटेम जानवर था। डार्क पावर विशेषता वाले महान वानर टोटेम जानवर से निपटना सबसे कठिन था। जब वह याओजू ग्रह पर घूम रहा था, तो वांग ये ने महान वानर टोटेम वंशज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लड़ना काफी कठिन था, इसलिए उन्होंने महान वानर टोटेम जानवर को अंत में रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब वह टोटेम पोल को अवशोषित करता था, तो इससे ताकत में वृद्धि होती थी। पूर्वी टोटेम पोल क्षेत्र को जल्द ही एक आपदा का सामना करना पड़ा। अनगिनत दानव विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन अंत में वे फिर भी वांग ये को पोषण देने के संभावित बिंदुओं में बदल गए। गर्जन सापर टोटेम जानवर की रक्तलाल आंखें क्रूरता और क्रोध से भरी हुई थीं। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसके शरीर पर ब्रह्मांडीय जानवरों की रहस्यमय नक्काशी की एक श्रृंखला दिखाई दी। इसकी रक्तरेखा में विश्व का सार समाहित था। तारों वाला आकाश हिल गया और अंतरिक्ष में हिंसक परिवर्तन हो गया। यह एक गहरे काले क्षेत्र में बदल गया और अंतहीन अंधेरे ज्वार पागलपन से बढ़ने लगे। सबसे बुनियादी स्थानिक डोमेन, उन्नत स्थानिक सिंक्रोनाइजेशन और उन्नत अंतरिक्ष अव्यवस्था। वांग ये की वर्तमान अंतरिक्ष उपलब्धि बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, केवल उनकी आत्मा में जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद की वृद्धि थी। 4 महान टोटेम जानवरों की ताकत में बहुत अधिक अंतर नहीं था। कठिनाई केवल इस बात पर निर्भर थी कि वह किसमें अच्छा था। बेशक महान वानर टोटेम जानवर एक अपवाद था। वह अर्ध जानवर बिल्कुल पागल था। भीषण युद्ध जारी रहा। स्थानिक तुल्यकालन बनाम स्थानिक तुल्यकालन। वांग ये के चरण 8 स्थानिक नियंत्रण ने उन्हें अंतरिक्ष अव्यवस्था से बेहतर ढंग से निपटने की अनुमति दी। सापर टोटेम जानवर के स्थानिक डोमेन का सामना करते हुए वांग ये ने अपने युद्ध कौशल के साथ स्पेस लॉक बैटल डोमेन को संघनित किया और युद्ध को बलपूर्वक समाप्त करते हुए विस्फोट कर दिया। हुआ भी यही। सापर टोटेम जानवर गायब हो गया, प्रकाश के छींटों में बदल गया जो वांग ये के शरीर पर गिरे। दानव विशेषज्ञों का समूह उत्तरी टोटेम ध्रुव पर मौजूद लोगों से अलग नहीं था। सापर टोटेम जानवर की मृत्यु के बाद वे बंदरों की तरह तितर-बितर हो गए जैसे उनका पिछला भाग गिर गया, प्रत्येक दूसरे की तुलना में तेजी से भाग गया। वांग ये इन तुच्छ डार्क एनर्जी स्तर के राक्षसों का पीछा करने में बहुत आलसी थे और उन्होंने तुरंत टोटेम पोल को अवशोषित कर लिया। वह दूसरे टोटेम पोल को जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद में चूसा गया। यह गुप्त ताले को खोलने वाली चाबी की तरह था। उसकी चेतना में प्रकट हुए सांप टोटेम जानवर के प्रेत के साथ जुड़ने के बाद अंतरिक्ष की उसकी समझ तुरंत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। उनकी मूल रूप से सामान्य स्थानिक प्रतिभा अच्छे स्तर को पार कर गई और एक पल में उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ गई। साथ ही सांप द्वार दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य प्राप्त किया। भले ही यह केवल शुरुआती समझ थी, टोटेम पोल के माध्यम से यह अभी भी भाई तभी ओब्लिवियन आर्मर के निष्क्रिय पलटवार की तरह एक अपेक्षाकृत मजबूत शक्ति को उजागर कर सकता है। अंतर यह था कि वह ब्रह्मांडीय रहस्यों के उपयोग को नियंत्रित कर सकता था और इस तरह युद्ध में इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता था। 2 अधिक वांग ये की चेतना गिर गई। क्या आप टाइम कंट्रोल को अपग्रेड करने के लिए 600 मिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ।
याओजू ग्रह पर यात्रा करते हुए वांग ये पश्चिमी टोटेम पोल की ओर बढ़े। उन्हें अपने चरण 6 समय नियंत्रण पर अधिक भरोसा नहीं था, लेकिन तीर पहले से ही धनुष की प्रत्यंचा पर था और उसे छोड़ना पड़ा। अंतरिक्ष के पथ की तुलना में समय के पथ को उन्होंने बहुत बाद में समझा था। अधिकांश कृषक केवल तभी समझना शुरू करते हैं जब वे सुपरस्टार स्तर से आगे निकल जाते हैं। स्टेज 6 समय नियंत्रण को सुपरस्टार स्तर पर उत्कृष्ट माना गया। दुर्भाग्य से टोटेम जानवर को इसकी परवाह नहीं होगी। युद्ध कौशल सर्वोच्च था। लाइट ऑफ हील टोटेम जानवर के खिलाफ वांग ये ने एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया। अंत में उन्होंने नए समझे गए स्नेक टाइप और स्पेस लॉक बैटल डोमेन पर भरोसा किया, जो लाइट ऑफ हील टोटेम जानवर के समय के प्रभामंडल का सामना करने के लिए अंतरिक्ष के पथ से पूरक था और इस बाधा को पार कर गया। वांग ये ने एक सांस छोड़ी और टोटेम पोल के सामने उतर गए। समय हेलो ए अंतिम दक्षिणी टोटेम पोल। वह केवल एक कदम दूर था। बैटल डोमेन स्टेज 6 स्टेज 7 पॉइंट। लाइट ऑफ हील ओरिजिन इंटेंट चरण 4 चरण 5 पॉइंट। कदम दर कदम वांग ये ने आखिरी टोटेम पोल तक अपना रास्ता बना लिया। उसने अभी जमा किए गए सभी संभावित बिंदुओं का उपयोग किया और लाइट ऑफ हील ओरिजिन इंटेंट अंततः चरण 5 पर पहुंच गया। पूर्ण युद्ध कौशल, चरम युद्ध भावना और 3 महान ब्रह्मांडीय रहस्यों के साथ वांग ये सबसे मजबूत महान वानर टोटेम जानवर के खिलाफ था। हरी रोशनी इकट्ठी हो गई और टोटेम पोल के सामने एक पागल वानर दिखाई दिया। यह प्राकृतिक ताकत वाला एक भयानक मांसल राक्षस था। रक्तलाल ब्रह्मांडीय जानवर टोटेम ने मेरिडियन की तरह अपने शरीर की सतह को ढक लिया। जैसे ही महान वानर टोटेम जानवर प्रकट हुआ, उसने अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई और पागल की तरह उसे नीचे गिरा दिया। बूम! एक अत्यंत भयानक शक्ति। दबंग स्टेज 1 डार्क पावर, एक ब्लैक होल स्तरीय डेमी जानवर की आश्चर्यजनक काया के साथ मिलकर। इसके पास कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था, लेकिन यह अकेले अपनी ताकत से विरोधियों पर काबू पाने में सक्षम था। यह अत्यंत शक्तिशाली और दबंग था। वाह! वाह! वांग ये ने हमला करने के लिए लाइट ऑफ हील ओरिजिन को नियंत्रित किया। उसने तुरंत जवाब दिया, सभी बाहर जाओ। वह अच्छी तरह से जानता था कि महान वानर टोटेम जानवर से कैसे निपटना है। उसे पहले ही क्षण में इसकी सबसे मजबूत क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। यदि वह शुरुआती दौर में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता, तो अंत में खतरे का स्तर तेजी से बढ़ जाता। एक-एक करके लाइट ऑफ हील ओरिजिन के मोती दुश्मन की रक्षा में घुस गए। महान वानर टोटेम जानवर, जिसने अपने ब्रह्मांडीय जानवर के वंश का उपयोग नहीं किया था, उसके पास केवल एक साधारण ब्लैक होल स्तरीय डेमी जानवर की युद्ध क्षमता थी। वर्तमान वांग ये के पास उस जैसे जानवर को मारने के सैकड़ों तरीके थे। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष के पास एक लौकिक जानवर वंश था जो उसकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकता था। महान वानर रक्तदाह मंत्र। जैसे ही बंदर के शरीर में खून जला, रक्त रेखाएं उभर गईं और एक पल में उसकी हरी त्वचा रक्तलाल हो गई। इसकी ताकत, रक्षा और गति सभी में तेजी से सुधार हुआ और इसकी युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। मृग तृष्णा। वांग ये ने तुरंत एक ब्रह्मांडीय रहस्य का इस्तेमाल किया। हिंसक महान वानर टोटेम जानवर एक पल में अपने बंधनों से मुक्त हो गया। उसका युद्ध का इरादा बेहद मजबूत था और उसका खून बुरी तरह से जल रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया। समय हेलो। वांग ये ने समय के लौकिक रहस्य का निर्णायक रूप से उपयोग किया। हालांकि वह केवल थोड़ी देर के लिए महान वानर टोटेम जानवर को रोकने में सक्षम था, इससे पहले कि वह इस भयानक राक्षस को दबा न सके। यह पागल हो गया था। महान वानर टोटेम जानवर ने आभामंडल को तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। इसकी उग्र चीख आकाश में गूंज उठी। चलो सब बाहर चलें। वांग ये के पास कोई रास्ता नहीं था। टोटेम पोल चमक उठा। स्नेक टाइप स्पेस लॉक बैटल डोमेन। गड़गड़ाहट। 2 स्थानिक डोमेन सक्रिय किए गए और वांग ये उनमें विलीन हो गए। लाइट ऑफ हील ओरिजिन द्वारा समर्थित, उसने महान वानर टोटेम जानवर का डटकर सामना किया और अपने दिल की संतुष्टि से तब तक लड़ता रहा जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी विभाजित नहीं हो गए। गड़गड़ाहट। टोटेम पोल के आसपास का हिस्सा जमीन पर गिरा दिया गया। जहां अंधेरी शक्ति गई, वहां कोई भी जीवित नहीं बचा। अन्य 3 टोटेम पोल क्षेत्रों में राक्षस जाति विशेषज्ञ अभी भी मुश्किल से बच सके, लेकिन इसके विपरीत यहाँ के लगभग सभी राक्षस विशेषज्ञ युद्ध के बाद के झटकों में मर गए। 2 विशेषज्ञों के चरम विस्फोट का सामना करते हुए लहर के बाद लहरें आईं, जो बेहद चौंकाने वाली थीं। दूरी में के युवान की हक्का-बक्का होकर मरड़ा रहा था। यह किस स्तर की लड़ाई थी? वह ब्लैक होल अर्धजानवर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी अधिक भयानक बात यह थी, वांग ये कमतर नहीं था। क्या यह वही वांग ये थी जिसने कप्तान पद के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी? के युवान का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। बूम! वांग ये ने अपनी युद्ध क्षमता को चरम तक पहुंचाते हुए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जितना अधिक उसने संघर्ष किया, वह उतना ही साहसी होता गया। इसके विपरीत महान वानर टोटेम जानवर, जिसने अपनी ब्रह्मांडीय जानवर वंशावली का उपयोग किया था, धीरे-धीरे अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। उसके रक्तसार के लगातार जलने से उसकी बची हुई ताकत खत्म हो गई। यह दोधारी तलवार थी। यदि यह शत्रु को नहीं मार सका, तो यह वही होगा जो मरेगा। टकराना। महान वानर कुलदेवता जानवर का विशाल शरीर गिर गया और पृथ्वी हिल गई। उसकी त्वचा का रक्तलाल रंग कम हो गया था और हरे रंग में लौट आया था। एक पल में लाइट ऑफ हील ओरिजिन के मोती उल्काओं की तरह गिर गए। बूम! बूम! बेतहाशा विस्फोट हुआ, हर जगह खून बिखर गया। महान वानर टोटेम जानवर के विशाल शरीर को बेरहमी से छेद दिया गया और वह तुरंत मर गया। उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। वांग ये आसमान में ऊंचे मरड़ा रहा था। उसका युद्ध इरादा युद्ध के देवता की तरह विस्मयकारी था। के युवान की पूरी तरह से स्तब्ध थे। सब खत्म हो गया। वांग ये के सामने एक हल्की छाया दिखाई दी। महान वानर रक्तदाह मंत्र। वह उतरा और आखिरी टोटेम पोल के सामने खड़ा हो गया। एक रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले ही पल उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह अंतिम टोटेम पोल को जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। अचानक जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद के अंदर 4 टोटेम खंभे गूंज उठे। वे 4 भाइयों की तरह थे जो अलग हो गए थे और अंततः एक हो गए। भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्र हुई और एक चौंकाने वाली आभा निकली जो लाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच से भी अधिक मजबूत थी। अचानक, आओ बच्चे, वांग ये के दिमाग में एक अदृश्य कंपन और उतार-चढ़ाव महसूस हुआ। आखिरकार यह प्रकट हुआ। कितना रहस्यमय व्यक्ति है। वांग ये का चित्र चमका और चला गया। के युवान की, जो अभी भी लड़ाई से सदमे में थे, लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। जैसा कि अपेक्षित था, यही वह जगह है। वांग ये प्राचीन पेड़ के सामने उतरे। यह इतना विशाल था कि कोई शीर्ष तक नहीं देख सकता था। यह शक्तिशाली जीवन शक्ति से भरा हुआ था जो पूरे राजा याओजू ग्रह को कवर करता हुआ प्रतीत होता था। उसे इसका आभास उसी क्षण हो गया था जब उसने राजा याओजू ग्रह में प्रवेश किया था। यह प्राचीन वृक्ष अत्यंत असाधारण था। हालांकि इससे कोई आभा नहीं निकली, फिर भी इसने एक शांत लेकिन शक्तिशाली एहसास दिया। इसकी जीवन शक्ति विशेष रूप से प्रबल थी, लेकिन इसमें कोई ऊर्जा आभा नहीं थी। केवल 2 संभावनाएं थीं। या तो यह बहुत साधारण था या यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। सरसराहट। प्राचीन वृक्ष अचानक हिल गया। इसे केंद्र मानकर एक निराकार और शक्तिशाली उतार-चढ़ाव तेजी से फैल गया। क्यों सरसराहट? इससे पहले कि वांग ये अपने दिल में शिकायत खत्म कर पाता, उसका दिमाग कांपने लगा जैसे उसे भंवर में फंसा दिया गया हो। एक पल में दुनिया घूम गई और परिवेश काफी हद तक बदल गया। सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक शक्तिशाली प्राणी की आभा, साथ ही अनंत जीवन शक्ति। वांग ये ने आश्चर्य से इधर-उधर देखा। वह एक असीम जंगल में था, जहां फूल और पेड़ खिले हुए थे। चमकती परछाइयां जंगल में खेलती थीं। विशाल वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र जीवन शक्ति से भरपूर था, जिससे लोग अंतहीन कल्पनाएं करने लगे। अचानक उसके सामने एक हल्की सी छाया प्रकट हुई, जो धीरे-धीरे एकत्रित होकर मानव रूप में आ गई। दूसरे पक्ष के चेहरे की विशेषताएं कुछ हद तक जियायु के समान थीं, लेकिन उसके हाथ और पैर लंबे थे और उसका शरीर फैला हुआ प्लास्टिसिन जैसा था। वह 5 मीटर लंबा था और उसके सिर और शरीर का अनुपात बहुत अजीब था। वो युवान द्वारा एकत्र किए गए प्रेत से भिन्न अजीब प्राणी जल्दी ही रंगीन हो गया। उसका शरीर और पैर भूरे-भूरे रंग के थे और उसके हाथ और सिर हरे रंग के थे, ठीक वैसे ही जैसे हरे रंग की टोपी पहने एक लंबा आदमी। नमस्कार वरिष्ठ। वांग ये ने अपने हाथों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। उसका दिल प्रत्युत्तर से भर गया। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हरे सिर वाले आदमी की आवाज काफी मधुर थी। यदि जूनियर ने गलत अनुमान नहीं लगाया, तो सीनियर को राजा याओजू होना चाहिए। वांग ये ने अपना सिर उठाया। हाँ, आप वास्तव में गुरु की तरह ही चतुर हैं।
हालांकि राजा याओजू ने प्रशंसा में सिर हिलाया। वांग ये को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जैसे ही हरी आंखें उसके ऊपर आईं, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर हरा हो गया हो। यह पुनर्जन्म वास्तव में घटिया है। भाड़ में जाओ, वांग ये ने अपने दिल में शाप दिया और चौंक गया। हालांकि यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इस समय सभी शंकाएं दूर हो गईं। सीनियर, आपका मतलब है? सीनियर जियायू मेरा पिछला जीवन था, वांग ये ने पूछा। क्या आप नहीं जानते कि यह सच है या नहीं? राजा याओजू ने कहा। उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया। आखिरकार वह एक आत्मा ट्रांसमिग्रेटर था। वांग ये कहने से पहले एक पल के लिए झिझके। मेरी स्थिति थोड़ी विशेष हो सकती है। कितना खास? राजा याओजू ने धीरे से कहा। क्या यह सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं है? इसमें अजीब बात क्या है? इस बार वांग ये सचमुच चौंक गया। स्थानांतरण का रहस्य, यहाँ तक कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी इसकी उसे गिनती नहीं थी, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था। यह हरा सोचने के लिए नहीं, सुंदर वरिष्ठ जानता था। बेशक हर पुनर्जन्म एक नया जीवन है। आत्मा और शरीर मिलकर एक नए जीवन, एक नई शुरुआत को जन्म देते हैं, राजा याओजू ने समझाया। लेकिन आत्मा का सार नहीं बदलेगा। आपके ब्लू प्लेनेट के शब्दों में यह एक गेम खेलने जैसा है। आप अनगिनत बार अपना अकाउंट हटा सकते हैं और एक नया अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन गेम खेलने वाला व्यक्ति अभी भी आप ही हैं। बकवास। उनकी स्मृतियां भी पढ़ी गई थीं। लेकिन मैं यहाँ नीले ग्रह से नहीं आया हूँ, वांग ये स्पष्ट करना चाहते थे। चूंकि उसके रहस्य सभी को ज्ञात थे, इसलिए वह इसकी तह तक भी जा सकता था। नीला ग्रह है। यह यहाँ और वहाँ क्यों विभाजित है? राजा याओजू ने कहा। नीला ग्रह थोड़ा विशेष है। इसमें शक्तिशाली समय ऊर्जा शामिल है। समय बीतने के साथ स्वाभाविक रूप से विभाजित और ओवरलैप हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत समानांतर दुनियाएं बन जाएंगी। वांग ये थोड़ा चकित था। नीला ग्रह विशेष है। राजा याओजू ने उधर देखा। हालांकि यह केवल 4 सितारा जीवन वाला ग्रह है, यह एक विशेष ग्रह है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी समय प्रतिभा दूसरों से बेहतर है? वांग ये अवाक थे। तो इस तरह उनकी समय की प्रतिभा सामने आई। ऐसा प्रतीत होता है कि याओ भी भौतिक शरीर और समय के मार्ग पर चल रहा है। समय विशेषता वाले एक विशेष ग्रह में समानांतर दुनिया बनाने की क्षमता होती है। समय में बेहतर प्रतिभा वाले जीवन रूपों का निर्माण करने की क्षमता के अलावा यह अक्सर समानांतर दुनिया के ओवरलैपिंग के कारण कई आत्माओं के निर्माण की ओर ले जाता है, राजा याओजू ने कहा। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। जू और लिंगलिंग। इसलिए नीले ग्रह पर मनुष्यों ने रक्तवंशियों की तुलना में अधिक प्रतिभाएं जागृत की हैं। कुछ मनुष्य 2 प्रतिभाएं भी जागृत कर सकते हैं, राजा याओजू ने आगे कहा। रुकना, यदि दूसरा पक्ष जारी रहा तो वह ब्लू प्लेनेट का खर्च भी नहीं उठा सकता। वरिष्ठ, आप इतना कैसे जानते हैं? वांग ये वास्तव में जानना चाहते थे। मैंने इसे तब सीखा जब मैंने मिराजकास्ट किया। क्या आपको लगता है कि मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ? राजा याओजू ने वांग ये की ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं हमेशा भ्रम में दिखाई देती हैं। तो यह मैं नहीं, वह सज्जन व्यक्ति था जिसका शॉट अच्छा था। यह तुम ही थे, पुराना पेट जो खिल गया था। वांग ये को एहसास हुआ। तो चारों टोटेम पोल आपके द्वारा नियंत्रित हैं, वरिष्ठ। और क्या? 4 जानवर टोटेम खंभे सिर्फ अविनाशी कलाकृतियां हैं। वे बुद्धिमत्ता के साथ जन्मजात सर्वोच्च खजाने नहीं हैं। वे आप पर हमला क्यों करेंगे? राजा याओजू ने कहा। सिर्फ का कितना अच्छा उपयोग है। वे भाई तभी ओब्लिवियन कवच से भी अधिक शक्तिशाली थे। सीनियर जियायू के साथ आपका क्या रिश्ता है? वांग ये ने पूछा। वह मेरा स्वामी है, राजा याओजू को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जीवन का दिव्य वृक्ष हूँ, दिव्य वृक्ष जाति का सदस्य हूँ। मैं अपने स्वामी की आंतरिक दुनिया का समर्थन हुआ करता था। मुझे स्वामी के आने से पहले इतनी तेजी से बढ़ने और एक अमर जीवन रूप बनने की उम्मीद नहीं थी। एक अमर जीवन रूप? यह सोचना कि यह हरा भरा पुराना पेड़ एक अमर जीवन रूप था। वांग ये को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पहला अमर जीवन रूप यह प्राचीन वृक्ष मिलेगा। मास्टर के पास मुझे अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, राजा याओजू ने आह भरी। मेरे समर्थन के बिना आंतरिक दुनिया अब स्थिर नहीं थी। शायद मास्टर का पुनर्जन्म इसी वजह से विफल रहा। जियायू पुनर्जन्म को तोड़ने में विफल रही। वांग ये अब जानता था कि जियायू पिछला मेजबान नहीं था, बल्कि उसका पिछला जीवन था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड का इतना प्रतिभाशाली और सुंदर सुपर जीनियस पुनर्जन्म को पारित करने में विफल रहेगा। क्या सफलता की संभावना इतनी कम है? वांग ये बुदबुदाया। जियायू की ताकत को उसी स्तर के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों के बीच लगभग अजय कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म की सफलता दर कम है, बल्कि मास्टर ने सबसे कठिन रास्ता चुना है। उन्होंने न केवल सर्वश्रेष्ठ सुपर ब्लैक होल चुना, राजा याओजू ने कहा। उन्होंने सबसे मजबूत ऊर्जा को जारी करने के लिए जानबूझकर इसकी प्रारंभिक अवस्था भी शुरू की। इसके अलावा मास्टर पुनर्जन्म के 15वें पद की खेती कर रहे थे, जो 4 रास्तों का संयोजन है। कठिनाई पहले से ही सबसे अधिक है। मास्टर के पिछले जीवन में वह पहले ही 4 बार पुनर्जन्म को पार कर चुके थे। पुनर्जन्म की कठिनाई इस प्रकार बेहद उच्च स्तर तक बढ़ गई थी। इसलिए सभी प्रकार के कारणों से वह अंत में असफल रहे। एक पागल आदमी। यह जियायू के बारे में वांग ये का मूल्यांकन था। तो क्या प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा का विस्फोट उसके द्वारा करवाया गया था? सुपर ब्लैक होल को उसके सबसे आदिम और शक्तिशाली रूप में दिखाने के लिए वह इतना पागल था। अब उसके पास यह संदेह करने का कारण था कि 5000 साल पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में सर्वोच्च खजाना जिसके लिए विशेषज्ञों के एक समूह में लड़ाई हुई थी, वह संभवतः जियायू द्वारा फेंका गया जा रहा था। केवल अत्यधिक ताकत हासिल करने के लिए वह आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या अमर स्तर का विशेषज्ञ बनने के लिए एक छोटी सी सफलता हासिल करना पर्याप्त नहीं था? यदि यह वह होता तो वह इतना मूर्ख नहीं होता। जरा ठहरिए। 4 पुनर्जन्मों को पार किया, वांग ये स्तब्ध रह गए। दूसरे शब्दों में उसके पिछले 4 जन्म पहले ही पुनर्जन्म को पार कर चुके थे। जब आत्मा पुनर्जन्म को पार कर उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, तो क्या निम्न आयामी ब्रह्मांड में वापस लौटना असंभव नहीं है? वांग ये ने राजा याओजू को घूर कर देखा। यह सही है, राजा याओजू ने सिर हिलाया। मौन। अगर आप मुझसे पूछें तो भी यह बेकार है। मैं तो बस एक छोटा सा पेड़ हूँ, कोई इतना कुछ कैसे जान सकता है? राजा याओजू ने कहा। वांग ये गहरी सोच में थे। उनकी शेष आत्मिक स्मृति में जियायू का चरित्र इतना पागल नहीं था। वह एक अनियंत्रित रेंजर की तरह था, जो रोमांच पसंद करता था और स्वतंत्रता के लिए तरसता था। बिल्कुल उसके जैसा। आमतौर पर वह खुद को चुनौती देने के लिए इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करते। ऐसा विशेष रूप से तब हुआ जब जीवन का दिव्य वृक्ष अब उसकी आंतरिक दुनिया को सहारा देने के लिए अस्तित्व में नहीं था। एक और कारण हो सकता है कि जियायू के पास अपनी सीमाएं पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पिछले पुनर्जन्म से संबंधित हो सकता है। वांग ये काम उठे। जाहिर है जियायू उससे अधिक जानता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं किया। जो रहस्य वह जानता था वह देर सवेर जान ही लेता था। बहुत संभव है कि यह जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल नंबर 6 में छिपा हुआ था। जैसे जैसे मेरा जीवन स्तर बढ़ता है, जितना अधिक मैं जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद के साथ जुड़ता हूँ, उतनी ही अधिक आत्मा स्मृति टुकड़े दिखाई देंगे। वांग ये चिंतित नहीं थे। देर सवेर उसे पता चल जाएगा कि उसे क्या जानने की जरूरत है। संकट में खतरे और अवसर साथ साथ आते हैं। इसके 2 पक्ष थे। जियायू की तरह यदि वह अंतिम पुनर्जन्म को पार कर सका तो उसके पास असीमित उपलब्धियां होंगी। यह सिर्फ एक विफलता थी। क्या मेरे पिछले जीवन ने मेरे लिए कुछ छोड़ा? वांग ये ने पूछा। राजा याओजू ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं चाहता कि आप उसके साथ बहुत अधिक संबंध रखें। उसे उम्मीद है कि आप अपने रास्ते पर चल सकते हैं। 4 पशु कुल देवता स्तंभों के बारे में क्या? वांग ये ने संदेह से पूछा। मैंने उन्हें एक मृत ब्लैक होल स्तर के राक्षस राजा से प्राप्त किया। इसका मास्टर से कोई लेना देना नहीं है, राजा याओजू ने कहा। ओह, वांग ये को एहसास हुआ। क्या ये सर्वोच्च खजाने के घटक नहीं है? वे मास्टर द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। मैं उन्हें नहीं ले सकता। इससे संदेह पैदा होगा। आप स्वयं जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, राजा याओजू ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। वह जियायू से कुछ हासिल नहीं कर सका। वांग ये ने राजा याओजू को आकार दिया और एक दयालु मुस्कान दिखाई। मुझे मत देखो, मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? राजा याओजू ने मैं गरीब हूँ की भावना व्यक्त की।
क्या आपके पास कोई फल है? वांग ये ने पूछा। मैं जीवन का दिव्य वृक्ष हूँ। मैं फल नहीं खाता, राजा याओजू हंसा। वांग ये ने कहा, आप फल भी नहीं ला सकते, फिर भी आप में खुद को दिव्य वृक्ष कहने का साहस है। राजा याओजू अवाक था। क्या आपके पास एक छोटा पेड़ है? वांग ये ने कहा। राजा याओजू अवाक था। इसे भूल जाओ। मुझे एक मोटी शाखा दो। मैं वापस जाऊंगा और इसे खुद लगाऊंगा, वांग ये ने कहा। उसे खरोंचो। मुझे 100 दे दो। मुझे डर है कि मैं उन्हें विकसित नहीं कर पाऊंगा। राजा याओजू, मेरे जीवन बीज के बिना केवल शाखाएं ही बेकार हैं। फिर उन्हें मुझे दे दो, वांग ये ने कहा। राजा याओजू, वांग ये ने जीवन बीज वाली एक शाखा प्राप्त करके राजा याओजू का फायदा उठाया। राजा याओजू के आश्वासन के साथ वांग ये ने अन्य शाखाओं को उखाड़ना छोड़ दिया। यह पहली बार था जब उसने इतना घटिया अमर जीवन रूप देखा था। जीवन के दिव्य वृक्ष को मूल मानकर मेरी आंतरिक दुनिया स्थिर रहेगी, वांग ये संतुष्ट होकर चले गए। यदि वह जियायु की तरह होता और 4 रास्तों में से 15वें पुनर्जन्म पथ पर चलता, तो वह डार्क एनर्जी स्तर से सुपरस्टार स्तर तक आगे बढ़ते हुए अपनी आंतरिक दुनिया का निर्माण शुरू कर सकता था। आखिरकार आंतरिक दुनिया जितनी जल्दी बनेगी, उतनी ही मजबूत होगी। वह न केवल जीवन के दिव्य वृक्ष को अपने शरीर में समाहित करके अपनी आंतरिक दुनिया को स्थिर कर सकता था, बल्कि वह बड़ी मात्रा में जीवन का उत्पादन करके अपनी आंतरिक दुनिया को वह जीवन शक्ति भी दे सकता था जिसकी उसमें कमी थी। इसकी तुलना में वु युआन की आंतरिक दुनिया सिर्फ 3 रास्तों को एक में मिला देने वाली थी। इसमें समय का मार्ग नहीं था, इसलिए इसने वास्तविक जीवन को जन्म नहीं दिया। उसकी आंतरिक दुनिया एक स्तर से भी अधिक मजबूत होगी। वहाँ 4 जानवर टोटेम खंभे भी थे। यदि वह उन्हें मिला सके, तो न केवल उसकी आंतरिक दुनिया में वृद्धि होगी, बल्कि उसकी युद्ध कौशल में भी बड़े अंतर से सुधार होगा। हालांकि अभी भी उनके साथ जुड़ना जल्दबाजी होगी। यदि राजा याओजू ने उन्हें परिष्कृत नहीं किया होता और टोटेम ऊर्जा को सील नहीं किया होता, तो वह उन्हें अवशोषित भी नहीं कर पाता। याओजू ग्रह की खोज लगभग पूरी हो चुकी है। अभी भी सर्वोच्च खजाना घटक बाकी है और बैटल क्रेडिट वांग ये की चेतना प्रतीक में प्रवेश कर गई। उसने उस पर नजर डाली। फिर वह रवाना हुआ और सिल्वर वॉल बैंड एजियोर माउंटेन स्टारशिप पर लौट आया। सब खत्म हो गया, हर कोई स्तब्ध रह गया। हाँ, हमने सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया है। हम पिछले 2 वर्महोल के निर्देशांक अपलोड कर सकते हैं। मैंने पोजिशनिंग मिशन पूरा कर लिया है, वांग ये ने कहा। ब्लैक होल स्तर के अर्ध जानवरों के बारे में क्या? लैन जियान ने आश्चर्य से पूछा। मारे गए, वांग ये ने कहा। उन सभी को लैन जियान इस पर विश्वास नहीं कर सका। जियाओयू, संकी और याओ भी हैरान थे। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। और राजा याओजू, लैन जियान की सांसें तेज हो गईं। यह तय हो गया है, वांग ये ने कहा। बसे, उसका क्या मतलब था? हर कोई भ्रमित था। राजा याओजू दिव्य वृक्ष जाति का एक दिव्य जीवन वृक्ष है। यह एक अमर जीवन रूप बन गया और याओजू ग्रह पर जड़ें जमा लीं। यही कारण है कि याओजू ग्रह 8 ग्रहों वाले जीवन ग्रह के रूप में विकसित हुआ, वांग ये ने कहा। मैंने उनसे बात की और हम एक मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचे। वह याओजू ग्रह को मनुष्यों का होने देने पर सहमत हो गया, लेकिन साथ ही मैंने इसे याओजू ग्रह पर रहने देने और ग्रह की मूल स्थिति को बनाए रखने का वादा किया। बेशक हम याओजू ग्रह से राक्षसों और राक्षसों को मिटा सकते हैं। हर कोई अवाक रह गया। एक अमर जीवन रूप। उनका कप्तान बहुत बहादुर था। उन्होंने अकेले ही 4 ब्लैक होल स्तर के अर्ध जानवरों को नष्ट कर दिया था और यहाँ तक कि एक अमर जीवन रूप याओजू ग्रह के राजा के साथ शर्तों पर बातचीत भी की थी। वे आश्वस्त थे। सिल्वर वॉल बैंड के दस्तों को वर्तमान में 2 बैचों में विभाजित किया गया था। पहले समूह का नेतृत्व शीर्ष 3 दस्तों, ताइवू दस्ते, जियानान दस्ते और हेइडुन दस्ते ने किया था। वर्तमान में वे शैतान जाति के क्षेत्र में एक हत्या मिशन को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने देखा कि अन्य दस्तों ने ग्रह स्थिति निर्धारण मिशन को स्वीकार कर लिया और धीरे-धीरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र के पास पहुंचे। उनके दिल चिंता से जल रहे थे, लेकिन मिशन को जारी रखना था। दूसरा समूह जिसने ग्रह स्थिति निर्धारण मिशन को स्वीकार कर लिया था, वह बाहर जाने के लिए तैयार था। उदाहरण के लिए रेड रिवर स्क्वाड, लुफिंग स्क्वाड और लालडा स्क्वाड। इस कारण से उनके कप्तानों ने पद छोड़ने और सुदृढ़ीकरण खोजने के लिए एक टीम कोटा जोड़ने में संकोच नहीं किया। इस समय सिल्वर रोड टीम के अन्य सभी दस्तों की तरह वे वर्महोल खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह यहाँ है, नए वर्महोल निर्देशांक की घोषणा कर दी गई है। जल्दी, जल्दी, जल्दी। दस्तों ने अपनी मूल ऊर्जा स्टारशिप की गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र के केंद्र से अधिक दूर नहीं थे। हालांकि इससे पहले कि वे पहले वर्महोल से गुजर पाते, ग्रह स्थिति निर्धारण मिशन पूरा हो गया। बिल्कुल नहीं, इतना ही। एजियोर माउंटेन स्क्वाड बहुत चालाक है। वर्महोल के निर्देशांक की घोषणा करने से पहले उन्होंने याओजू ग्रह के स्थान की खोज की होगी। अरे, उनके दस्ते का युद्ध क्रेडिट 100 मिलियन से अधिक हो गया है। वे 6ठे स्थान पर हैं। शीर्ष 5 टीमों ने दबाव महसूस किया। वे से वे, फिर वे। एजियोर माउंटेन स्क्वाड की रैंकिंग एक मूल ऊर्जा स्टारशिप के ऊर्जा विस्फोट के समान गति से बढ़ी। दस्ते के युद्ध क्रेडिट में 15 मिलियन की वृद्धि हुई, जो 93.78 मिलियन से बढ़कर 108.78 मिलियन हो गया। छठा, उनके और सामने वाले दस्तों के बीच का अंतर तुरंत कम हो गया। हम युद्ध क्रेडिट की तुलना नहीं कर सकते। रेड रिवर स्क्वाड के कप्तान जियो एनली ने पहले ही प्रतिस्पर्धा छोड़ दी थी। वह जानता था कि एजियोर माउंटेन स्क्वाड निश्चित रूप से ग्रह पोजिशनिंग मिशन को पूरा करेगा। आखिरकार उनका लाभ बहुत अधिक था। इसलिए वह याओजू ग्रह के अन्वेषण मिशन का लक्ष्य बना रहा था। न केवल बड़ी संख्या में राक्षस मूल निवासी थे जो अपने युद्ध क्रेडिट को बढ़ा सकते थे, बल्कि याओजू ग्रह पर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने भी एक बहुत बड़ा धन थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कप्तान बदलने के बाद एजियोर माउंटेन स्क्वाड के फैसले बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन सिल्वर वॉल बैंड के रूप में उनमें अभी भी कमजोरियां थीं। उनकी युद्ध क्षमता अपर्याप्त थी। याओजू ग्रह के केवल 4 ब्लैक होल स्तरीय डेमी जानवर कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वे संभाल सकें, अतः राजा याओजू का तो जिक्र ही न करें। एजियोर माउंटेन स्क्वाड युद्ध का श्रेय नहीं ले सका। यह यहाँ है, जो अनली की आंखें चमक उठी। ग्रह स्थिति निर्धारण मिशन पूरा होने के बाद यह स्वचालित रूप से एक ग्रह अन्वेषण मिशन में बदल जाएगा। प्रस्थान करें और याओजू ग्रह को नष्ट कर दें। सिल्वर वॉल बैंड एजियोर माउंटेन स्टारशिप प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में उड़ रहा था। लैन जियान, यू और यान सैंग की स्टारशिप में नहीं थे और के युआन की भी आसपास नहीं थे। वहां केवल वांग ये और याओ थे, साथ ही चालक दल का एक समूह भी था। अन्वेषण मिशन को स्वीकार करने के बाद वांग ये ने लैन जियान और अन्य 2 के लिए याओजू ग्रह का पता लगाने, उनके निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने और डेटा अपलोड करने की व्यवस्था की। ग्रह पर डार्क एनर्जी स्तर के कुछ राक्षस मूल निवासी भी बचे थे और उन्हें व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के रूप में तीनों के लिए छोड़ दिया गया था। जहां तक सुपर स्टार स्तर के राक्षसों की बात है, उसने उनमें से अधिकांश को पहले ही मार डाला था। अन्वेषण मिशन की प्रगति पहले ही 60% से अधिक हो चुकी थी। जब तक अन्य दस्ते याओजू ग्रह पर पहुंचे, तब तक उन्होंने अनुमान लगाया कि लैन जियान और अन्य 90% से अधिक पूरा करने में सक्षम होंगे। यह काफी था। जहां तक उसकी बात है, वह इस समय का फायदा उठाकर बचा हुआ खाना उठा सकता है। कोई भी बहुत अधिक खजाना होने की शिकायत नहीं करेगा, विशेषकर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने के बारे में। उनमें से किसी की कीमत दसियों या लाखों डार्क क्रिस्टल के बराबर हो सकती है, जो ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ की संपूर्ण संपत्ति के बराबर है। लड़ाई क्रेडिट 88310000। वांग ये ने प्रतीक को देखा। ग्रह पोजिशनिंग मिशन से मिले इनाम के अलावा उनके व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट में 30 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि युद्ध के मैदान में सुपरस्टार स्तर के राक्षस जनरलों की तुलना में मानव आभासी ब्रह्मांड के पास राक्षस जाति के मूल निवासियों को मारने के लिए अलग-अलग निर्णय मानदंड थे। अन्यथा उनकी लड़ाई का श्रेय बहुत पहले ही 100 मिलियन टूट गया होता। जहां तक 4 टोटेम जानवरों की बात है, वे सच्चे राक्षस जाति के अर्ध जानवर नहीं थे, इसलिए उनकी गिनती नहीं की गई। मानव आभासी ब्रह्मांड का निर्णय बहुत सटीक है, वांग ये ने आह भरी। यह ठीक है, मैं अन्वेषण मिशन के लिए इनाम की प्रतीक्षा करूंगा। उन्हें 100 मिलियन बैटल क्रेडिट मिलने की गारंटी दी गई थी। उसके पास पर्याप्त उपलब्धि अंक, एक वैश्विक नागरिक का दर्जा और पर्याप्त से अधिक धन था। अब समस्या यह थी कि ब्लू प्लैनेट को खरीदना आसान नहीं था। हालांकि उसने अभी तक लिंगलिंग से नहीं पूछा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ब्लू प्लैनेट चिमेंग परिवार से संबंधित नहीं है। यह संभवतः रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के स्वामित्व में था और चिमेंग परिवार के अधिकार क्षेत्र में था।
क्योंकि खरीद की पूरी जांच की जाएगी, ब्लू प्लेनेट के रहस्यों को जल्द ही उजागर किया जाएगा। फिर भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के व्यवस्थित होने और अन्वेषण पूरा होने के बाद रेड रिवर कॉस्मिक नेशन देर सवेर नीले ग्रह की जांच करेगा। यह कहना कठिन है कि यह वरदान है या अभिशाप। वन जब हम वापस आए तो इसके बारे में सोचें। वांग ये ने अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अपनी आखिरी शिफ्ट खत्म करनी थी। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र से जितना अधिक खजाना प्राप्त कर सकता था उतना बेहतर था। 2 लौकिक दिन बाद मिल गया। खजाने की खोज की परंपरा का अनुसरण करते हुए वांग ये को अपना पहला खजाना मिला। ये यांग 2 हाथ वाली तलवारों की एक जोड़ी। वे साधारण थे। याओजू ग्रह पर ऐसे युद्ध क्षेत्र उपकरणों के बहुत सारे टुकड़े थे। याओ की हतप्रभ अभिव्यक्ति देखकर वांग ये ने उसे तलवारें दी। ले लो। याओ स्तब्ध रह गया, एक पल के लिए प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गया। एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र खजाना। कप्तान ने उसे यह दिया। वांग ये ने कहा, हालांकि यह एक तलवार है, करीबान नहीं, लेकिन इसकी विशेषताएं आपके अनुकूल हैं। यह हल्का और फुर्तीला है। बाई तलवार पर समय की रहस्यमय नक्काशी है और दाहिनी तलवार पर भौतिक शरीर की रहस्यमय नक्काशी है। यह आपके साधना पथ के लिए बिल्कुल सही है। याओ ने सीधे वांग ये की ओर देखा। आप जानते हैं। हाँ, इसे मुआवजे के रूप में लें, वांग ये ने कहा। लन जियान और अन्य 2 व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट अर्जित करने के लिए अन्वेषण मिशन पर गए। केवल याओ को ही उसने खींच लिया था। एक और दूसरा पक्ष स्काउटिंग मिशन से परिचित था और दूसरी ओर वह उस पर सबसे अधिक भरोसा करता था। नहीं, कोई जरूरत नहीं, याओ ने अपना सिर हिलाया। मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने याओ का हाथ दूर धकेल दिया। उसने उसकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है। याओ का चेहरा पीला पड़ गया। वह गूंगा था, लेकिन मूर्ख नहीं। कैप्टन का क्या मतलब था? क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? उसे क्या करना चाहिए? उसका दिल घबरा गया और उसे बेचैनी महसूस हुई। वांग ये के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए याओ को उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। कप्तान उसी की ओर इशारा कर रहा था। 3 लौकिक दिनों के बाद सिल्वर रोड टीम का पहला दस्ता याओजू ग्रह पर पहुंचा। उसके बाद एक सिल्वर वॉर बैंड के दस्ते भी पहुंचे। दस्ते के सदस्य बहादुर और ऊर्जा से भरपूर थे, जो अन्वेषण मिशन के लिए तत्पर थे। लेकिन वे कुछ भी पता नहीं लगा सके। क्या हुआ? जो अनली ने असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह किसी ब्लैक होल स्तरीय अर्धजानवर आभा का पता नहीं लगा सका। वहां कोई सुपरस्टार स्तर का दानव आभा भी नहीं था, केवल डार्क एनर्जी स्तर था। यह मिशन विवरण में वर्णित से बिल्कुल अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि पता लगाना गलत था? यह असंभव है। जो अनली ने याओजू ग्रह में रेड रिवर स्क्वाड का नेतृत्व किया। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद दस्ते के सदस्य असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ भी नहीं था। रडार का पता लगाना पूरी तरह सही था। 8 ग्रहों वाले विशाल जीवन ग्रह पर एक भी सुपरस्टार स्तर का दानव नहीं था। यह कैसे संभव हुआ? वास्तव में क्या हुआ? जो अनली का दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने कप्तान के रूप में अपना पद छोड़ दिया था और अन्वेषण मिशन के लिए लड़ने के लिए सुदृढ़ीकरण पाया था। फिर भी ग्रह खाली था। बीम, एक सूचना सुनाई दी। जो एनली ने अपनी चेतना को प्रतीक से जोड़ा और यह देखकर चौंक गया, अन्वेषण मिशन समाप्त हो गया था। जो एनली की पुतलियां चौड़ी हो गई और वह डरकर जमीन पर खड़ा हो गया। सिल्वर वॉर्बैंड एजियोर माउंटेन स्टारशिप। जैसी लन जियान से उम्मीद थी, वांग ये ने प्रशंसा की। समय वास्तव में अच्छा है। मिशन की समाप्ति की सूचना बहुत स्पष्ट थी। 5 लौकिक दिनों की खोज के बाद और अन्य दस्तों के एक के बाद एक आने के बाद लन जियान ने निर्णायक रूप से मिशन को अपलोड किया और इसे पूरा किया। उन्होंने अपना पेट भर सूप पी लिया, जिससे अन्य दस्तों के लिए केवल थोड़ा सा अवशेष रह गया। मिशन पूर्णता दर 95%। स्क्वाड बैटल क्रेडिट इनाम 25 मिलियन। वांग ये संतुष्टि से मुस्कुराए। उम्मीद से 5% ज्यादा। दस्ते का युद्ध क्रेडिट इनाम भी उम्मीद से 10 मिलियन अधिक था। यह उसे राजा याओजू के साथ बातचीत से मिला अतिरिक्त इनाम होना चाहिए। इनाम 12.5 मिलियन। निर्णायक 100 मिलियन। वांग ये की नजर उनके व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट पर पड़ी। दस्ते के युद्ध क्रेडिट से मिलने वाले हिस्से को शामिल करते हुए उसका वर्तमान युद्ध क्रेडिट 100.81 मिलियन तक पहुंच गया था। लक्ष्य हासिल हो गया। दोगुनी खुशी। वांग ये ने दूर तक देखा। खजाने की खोज की वंशावली के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बहुत दूर नहीं एक सर्वोच्च खजाना घटक था। यह 400 प्रकाश वर्ष से भी कम दूर है। वांग ये ने रडार प्रक्षेपण को देखा। पुराना पेड़ काफी उपयोगी था। अपनी आत्मिक चेतना के दायरे में वह सभी वर्महोल्स के स्थानों को जानता था। इससे उनका काफी समय बच गया। यदि वह खोज करने के लिए खुद पर भरोसा करता, भले ही उसके पास खजाने की खोज का वंश हो, तो उसे वर्महोल के उपखाबर क्षेत्र को जानने के लिए कम से कम 1 लौकिक वर्ष की आवश्यकता होगी। अभी वह अधिकतम 2 ब्रह्मांडीय दिनों में मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा। चौथा, वांग ये ने दस्ते के युद्ध क्रेडिट को देखा। यह व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट से अलग था। स्क्वाड बैटल क्रेडिट मिशन की स्क्वाड की रैंकिंग के आधार पर मिशन को पूरा करने से प्राप्त अतिरिक्त पुरस्कार थे। वर्तमान संचय 133.78 मिलियन। वे शीर्ष 3 दस्तों, ताइवू दस्ते, जियानान दस्ते और हेइडुन दस्ते से ज्यादा दूर नहीं थे। 160240000 युद्ध क्रेडिट के साथ ताइवू दस्ता अभी भी अग्रणी था। हालांकि हेइडुन स्क्वाड के पास 135110000 युद्ध क्रेडिट थे। अंतर 140000 से कम था। इसे पार करना कठिन नहीं है। वांग ये जानते थे कि जब तक वे कुछ प्राकृतिक वर्महोल निर्देशांक प्रस्तुत करते हैं, वे अपने युद्ध क्रेडिट को थोड़ा बढ़ाने और शीर्ष 3 में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये उनका लक्ष्य नहीं था। ताइवू स्क्वाड। वांग ये ने पहले स्थान पर मौजूद स्क्वाड की ओर देखा। मिल्की वे एस टीम की स्थापना और उनके मिशन की शुरुआत के बाद से वे हमेशा शीर्ष पर रहे हैं, कभी पीछे नहीं रहे। सिल्वर वॉर्बैंड का सबसे मजबूत दस्ता। ताइवू कॉस्मिक नेशन स्वयं ताइशी स्टारफील्ड में शीर्ष ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से एक था। चूंकि हम पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, क्या पहले स्थान के लिए न लड़ना थोड़ा अनुचित नहीं है? वांग ये स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह क्या हासिल कर सकते थे। कप्तान के रूप में यदि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की खोज में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दस्ते का नेतृत्व कर सके, तो सैन्य शिविर में उसका बायोडाटा और भी शानदार होगा और उसका भविष्य असीमित होगा। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर को 7 सर्वोच्च मानव गुटों का समर्थन प्राप्त था। संपूर्ण मानव जाति में इसका काफी महत्व था। यह ड्राई वुल्फ की कहानी जैसा था। सिल्वर वॉर्बैंड के दस्ते, जो अभी भी शैतान जाति के क्षेत्र में लड़ रहे थे, असहाय होकर देखते रहे क्योंकि एजियोर माउंटेन स्क्वाड ने अन्वेषण मिशन पूरा कर लिया था। छठे स्थान से उन्हें पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त 25 मिलियन बैटल क्रेडिट प्राप्त हुए। इस प्रकार वे चौथे स्थान पर पहुंच गए और फिर उन्होंने अचानक 300 बैटल क्रेडिट प्राप्त किए और हेइडुन स्क्वाड को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए। हेइडुन स्क्वाड, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की खोज की शुरुआत से ही शीर्ष 3 में था, को नीचे खींच लिया गया था। यह केवल चेहरे का मामला नहीं था, बल्कि अंतिम इनाम का भी मामला था। सिल्वर वॉर्बैंड के शीर्ष 3 दस्तों को एक विशेष इनाम मिलेगा, जो चौथे स्थान को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हेइडुन स्क्वाड के कप्तान तोयान जी की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। यह एक प्राकृतिक वर्महोल के निर्देशांक हैं, कप्तान। एजियोर माउंटेन स्क्वाड ने एक नया वर्महोल खोजा है। सत्यापन के बाद यह स्क्वाड का बैटल क्रेडिट इनाम है, एक सदस्य ने कहा। चिंता मत करो, कप्तान, एक अन्य सदस्य हंसे। वे प्राकृतिक वर्महोल खोजने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन लगातार वर्महोल ढूंढना उनके लिए असंभव है। जब हमारा हत्या मिशन खत्म हो जाएगा, तो हमारे दस्ते का युद्ध क्रेडिट इनाम स्वाभाविक रूप से उनसे आगे निकल जाएगा। तोयान जी की अभिव्यक्ति बदल गई। उनकी भौहों पर बल पड़े। वो मोहन ने अभी एक संदेश भेजा है। एजियोर माउंटेन स्क्वाड ने एक नया प्राकृतिक वर्महोल अपलोड किया है। उनकी लड़ाई का श्रेय फिर से बढ़ गया है। दस्ते के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। क्या यह बहुत तेज नहीं था? इतनी दक्षता तो सिल्वर रोड टीम की भी नहीं थी। मुझे पता है, यह याओजू ग्रह की राक्षस जाति का अन्वेषण रिकॉर्ड है। यही कारण है कि वे जल्दी से नए प्राकृतिक वर्महोल खोज सकते हैं। दस्ते के सदस्यों में से एक ने कहा। उन्हें केवल तैयार जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह परेशानी की बात है।
एक से अधिक दानव अन्वेषण रिकॉर्ड होने चाहिए। जितना अधिक वर्महोल समन्वय वे अपलोड करेंगे उतना अधिक युद्ध क्रेडिट वे हासिल करेंगे, जिससे अंतर बढ़ जाएगा। उस समय हत्या मिशन खत्म हो जाएगा लेकिन हम पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। तुयान जी का चेहरा ठंडा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। बड़ी संख्या में प्राकृतिक वर्महोल की खोज के साथ अन्य दस्ते अपने अन्वेषण समय को बचा सकते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने की खोज जल्दी की जाएगी। जब तक हम हत्या मिशन पूरा करेंगे शायद कोई और खजाना नहीं बचेगा। झपट्टा मारना। दस्ते के सदस्यों के भाव भद्दे थे। मिल्की वे एस टीम के सदस्य के रूप में प्राचीन युद्ध क्षेत्र की खोज का सबसे बड़ा लाभ प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने से आया। यदि वे एक भी प्राप्त कर लें तो भी वे काफी मात्रा में धन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर वे उनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर सके तो क्या यह मिशन व्यर्थ नहीं होगा? चिंता मत करो, मैं मोहन और आहलोम के साथ इस पर चर्चा करूंगा, तुयान जी ने शांति से कहा। इसके बाद उन्होंने ताइवो स्क्वाड और जी यानान स्क्वाड के कप्तानों से संपर्क किया। तीनों दस्तों ने शुरू से ही एक गठबंधन बनाया था और जानकारी साझा की थी, इसलिए उन्हें हमेशा शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। वे अन्य दस्तों को हस्तक्षेप करने और अंतिम क्षण में उन्हें विफल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते थे। बेकी गैलेक्सी। ब्रह्मांडीय तानाबाना सफल। जांच हो रही है। अन्वेषण। अचानक बीप 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 रडार ने जल्द ही एक ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता लगा लिया। अलार्म उच्च आवृत्ति पर बजा। याओ थोड़ा स्तब्ध था। एक और खोज। यह बहुत तेज था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने की खोज की थी। इसके अलावा इस बार ऊर्जा प्रतिक्रिया बहुत अधिक थी। अकल्पनीय रूप से ऊंचा। मूल रूप से इसका मतलब यह था कि उन्होंने जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खजाना खोजा था वह कप्तान द्वारा उसे दी गई जुड़वां तलवारों की जोड़ी की तुलना में उच्च श्रेणी का था। उसने अपना सिर घुमाया और कप्तान की ओर देखा जो मुख्य नियंत्रण सीट पर शांति से बैठा था। वह शांत था और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नियंत्रण में था। उसकी शांत आभा ने याओ को और भी अधिक चौंका दिया। कप्तान अथाह था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कप्तान को कुछ पता हो सकता है, अन्यथा वह सीधे खजाने के लिए नहीं जाता। फिर भी जब उसे इस स्तर का खजाना मिला तो उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। कैप्टन का दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। वह अपने कप्तान से सीखना चाहता था। मन की यह स्थिति शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। आश्चर्य। वांग ये स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। सिल्वर रोड टीम वर्तमान में प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में एकत्रित थी, इसलिए वे इस स्थान तक नहीं पहुंच सके। उससे खजाना कोई नहीं छीन सकता था। यह पहले से ही उसके हाथ में था। जहां तक सर्वोच्च खजाना घटक के मूल्य की बात है, यह सिर्फ एक घटक था। इसके अलावा खजाना उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। सर्वोच्च खजानों को लौकिक सर्वोच्च खजानों और जन्मजात सर्वोच्च खजानों में विभाजित किया गया था। निम्न आयामी ब्रह्मांड में पैदा हुए लोग मूल रूप से ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने थे, जो ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से पैदा हुए खजाने थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार और रहस्यों को इकट्ठा करते थे। डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की तुलना में वे आमतौर पर बेहतर थे। हालांकि जब उच्च आयामी ब्रह्मांड की अमर कलाकृतियों की तुलना की गई जो उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच बेहतर रूप से भिन्न थी, ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच का अंतर अधिक था। मुख्य बात यह थी कि क्या कोई ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। स्वीकृति के बिना यह बेकार था। इसके विपरीत यदि कोई ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है, भले ही वह कमजोर हो, फिर भी वह आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर मुझे इसकी पावती नहीं मिल सकी तो मैं इसे बेच दूंगा। वांग ये का विचार सरल था। यह बिल्कुल उस महिला की तरह था जो उसे पसंद नहीं करती थी। चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह उसे केवल दूर से ही देख सकता था। उसके पास पहले से ही 2 अविनाशी कलाकृतियां थीं, एक व्हाइट अवहील ओब्लिवियन कवच और दूसरी 4 जानवर टोटेम पोल। हालांकि वह अपने प्रभाव का केवल एक अंश ही प्रदर्शित कर सका। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से 4 जानवर टोटेम ध्रुवों के ग्रेड व्हाइट अवहील ओब्लिवियन कवच से भी अधिक थे और सर्वोच्च खजाना घटकों से कम नहीं हो सकते थे। आइए देखें यह क्या है। वांग ये अभी भी इसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह एक सर्वोच्च खजाना था जिसे उसने कई विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए अपने पिछले जीवन में फेंक दिया था। 3 ब्रह्मांडीय रहस्यमय नक्काशी वाली एक अंगूठी। प्रत्येक रहस्यमय उत्कीर्ण अत्यंत जटिल था, यहाँ तक कि 4 पशु टोटेम खंभों पर अंकित उत्कीर्ण से भी अधिक जटिल। यह विशेष रूप से अंतिम रहस्यमय उत्कीर्ण के लिए था। न केवल पैटर्न अधिक थे, बल्कि वे अधिक बार प्रतिच्छेद भी करते थे। इसके अलावा रहस्यमय उत्कीर्ण कई गुना छोटा और लगभग अदृश्य था। यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसी जटिल नक्काशी कैसे बनाई जा सकती है यदि वे स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड द्वारा नहीं बनाई गई हों। एक क्षमता उपयोगकर्ता सर्वोच्च खजाना। वांग ये को कमोबेश समझ में आ गया कि उसने अपने पिछले जीवन में यह खजाना क्यों निकाला था। सबसे पहले इसकी ऊर्जा वास्तव में मजबूत थी, 4 जानवर टोटेम ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत। भले ही यह सिर्फ एक घटक था, इसमें एक ऊर्जा आभा थी जो एक अमर जीवन रूप के बराबर थी। यह सबसे अच्छा चारा था। दूसरे, अपने पिछले जीवन में जब वह सुपरस्टार स्तर पर थे तो उन्होंने करीबी मुकाबले पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जब वह ब्लैक होल स्तर पर था तो उसने पहले से ही 4 रास्तों को एक में जोड़ दिया था, इसलिए क्षमता वाले उपयोगकर्ता खजाने की आवश्यकता न्यूनतम थी। अंततः यह एक सर्वोच्च खजाने का एक घटक मात्र था। किसी सर्वोच्च खजाने का उपयोग करने से पहले अक्सर उसे संपूर्ण रूप से खोजने की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च खजाने की स्वीकृति। वांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उनकी चेतना तुरंत अंदर आ गई। अब स्वीकृति की विधि अत्यंत सरल थी। उसे केवल सर्वोच्च खजाने की भावना के साथ संवाद करने की आवश्यकता थी। रक्त का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उसका पहली बार था और वह काफी घबराया हुआ था। हालांकि उन्हें बहुत आशा नहीं थी। आखिरकार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे अपने पिछले जीवन में इस खजाने के बारे में पता नहीं चला था। यही कारण है कि उसने इस सर्वोच्च खजाना घटक को बाहर फेंक दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, मानसिक संचार के उसके प्रयास एक बाधा को छूने जैसे थे और वह खजाने में प्रवेश करने में पूरी तरह से असमर्थ था। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इतनी ठंड। वांग ये ने प्रासंगिक जानकारी पढ़ ली थी। सर्वोच्च खजाने की स्वीकृति प्राप्त करना काफी कठिन था। कई कारक शामिल थे। उदाहरण के लिए वह सर्वोच्च खजाने की भावना के कितना करीब था, उसकी क्षमता कितनी मजबूत थी, उसकी ताकत कितनी मजबूत थी, क्या उसकी क्षमता सर्वोच्च खजाने के अनुकूल थी, इत्यादि। उदाहरण के लिए इस क्षमता उपयोगकर्ता सर्वोच्च खजाने को लें। यह स्पष्ट था कि वह सर्वोच्च खजाने की भावना से परिचित नहीं था। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी क्षमता औसत थी और उनकी ताकत केवल डार्क एनर्जी स्तर 7 पर थी। उन्हें अभी तक अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह किसी भी क्षमता उपयोगकर्ता प्रणाली में विशेष रूप से अच्छे नहीं थे। सर्वोच्च खजाने की भावना के मानक ऊंचे थे, इसलिए उसके बारे में ज्यादा न सोचना सामान्य बात थी। 11। आइए जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद के साथ प्रयास करें। वांग ये ने अपने अंतिम उपाय का उपयोग करने की योजना बनाई। जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद इतनी शक्तिशाली थी कि यह 4 जानवर टोटेम ध्रुवों को अवशोषित कर सकती थी। इसमें अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी और यह एक सर्वोच्च खजाने की पहचान प्राप्त करने में सक्षम हो सकती थी। तारे का कोर हिल गया और जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल पर नंबर 6 चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठा। वांग ये ने इसे अपने दिमाग से नियंत्रित किया। भाले की तरह उसने इसे सर्वोच्च खजाने की बाधा में घोंप दिया। बूम। सर्वोच्च खजाना घटक द्वारा इसका विरोध किया गया। एक पल में जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की और सर्वोच्च खजाने के घटक के साथ शारीरिक रूप से संचार किया। ऊर्जा आपस में जुड़ गई और रहस्यमय नक्काशी लगातार चमकती रही। ऐसा लग रहा था कि वांग ये का दिमाग दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बीच में था और प्रभावित हुआ था। सौभाग्य से यह एक तरफा युद्ध था। जैसे ही संख्या 6 ने बल लगाया, सर्वोच्च खजाना घटक अब ठंडा नहीं था। जल्द ही यह शक्ति से अभिभूत हो गया। एक हल्की सी रोशनी चमकी और वांग ये के प्रवेश के लिए रास्ता खुल गया। इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। झपट्टा मारना। वांग ये ने अपनी चेतना को इसमें एकीकृत किया। यह कुछ वैसा ही था जैसे एक शक्तिशाली शाश्वत जीवन रूप बलपूर्वक एक सर्वोच्च खजाने की स्वीकृति प्राप्त कर रहा हो।
यह कुछ सर्वोच्च खजाने वाले घटक द्वारा किसी की प्रतिभा को स्वीकार करने जैसा भी था। वह सब महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक उसने इसे हटाया तब तक यह ठीक था। सर्वोच्च खजाने का हिस्सा उसकी बाई तर्जनी पर गिरा। सभी 3 रहस्यमय नक्काशियां एक महान और शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन करते हुए जगमगा उठी। हे भगवान, यह उसे अच्छी तरह से जानता था। यह जानता था कि वह अविवाहित है, इसलिए इसे उसकी बाई तर्जनी पर पहनने की पहल की गई। वाह! सर्वोच्च खजाने की भावना उसके दिमाग से जुड़ी हुई थी और अनगिनत जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वांग ये की आंखें चमक उठीं। अच्छी चीज। यह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। सर्वोच्च खजाना 5 बाइंड रिंग्स। इसमें 5 घटक शामिल थे और प्रत्येक घटक का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था। उन्होंने वॉयर बाइंड रिंग प्राप्त की थी जो रिलीज प्रकार की क्षमता वाले मंत्रों के अनुरूप थी। इस पर 3 रहस्यमय उत्कीर्णन थे जो क्षेत्र ऊर्जा रहस्यमय उत्कीर्णन, क्षमता जादू रहस्यमय उत्कीर्णन और शून्य बिंदु ब्रह्मांडीय रहस्य थे। क्षेत्र ऊर्जा रहस्यमय उत्कीर्णन के साथ एक स्वनिर्मित सफेद क्षेत्र जिसमें भारी मात्रा में क्षेत्र ऊर्जा शामिल होगी, सभी रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम होगी। क्षमता मंत्र रहस्यमय उत्कीर्णन ने चरण 1 से चरण 9 तक सभी रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्रों को रिकॉर्ड किया। जहां तक वॉयर बाइंड ब्रह्मांडीय रहस्य की बात है, इसने उन्हें रिलीज सिस्टम का अनोखा वॉयर बाइंड स्पेल डालने की अनुमति दी। अब वह केवल पहले 2 रहस्यमय उत्कीर्णन ही सक्रिय कर सका। रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्रों में से मैंने वर्तमान में मैनिफेस्टेशन स्पेल, सोल ट्रेम्बल स्पेल, वर्चुअल इमेज स्पेल और इल्यूजन स्पेल में महारत हासिल कर ली है। मैंने सुपरस्टार स्टेज रियलम आइटम स्पेल और ब्लैक होल स्टेज क्लोन स्पेल में महारत हासिल नहीं की है। जब तक मैं रियल एनर्जी मिस्टिकल उत्कीर्णन को सक्रिय करता हूं, यह मेरे लिए ब्लैक होल स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता के सफेद क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर होगा। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं बिना किसी सीमा के एक सुरक्षा कवच जारी करने के लिए अभिव्यक्ति मंत्र का प्रयोग कर सकता हूं जब तक कि ऊर्जा समाप्त न हो जाए। मैं सोल ट्रेम्बल मंत्र की शक्ति को दूसरे चरण में बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग भी कर सकता हूं। वांग ये ने मन ही मन सोचा। जिसमें सबसे अधिक सुधार हुआ वह निस्संदेह अभिव्यक्ति मंत्र था। एक अटूट रक्षात्मक बाधा के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान किया गया, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा बचाव पक्ष के पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। उनके सोल ट्रेम्बल स्पेल में भी सुधार हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आखिरकार सोल ट्रेम्बल स्पेल का सार अभी भी किसी की आत्मा की ताकत थी। क्षेत्र की ऊर्जा गौण थी। रहस्यमय उत्कीर्णन मंत्र की क्षमता पहले से 9वें चरण तक सभी रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्रों को रिकॉर्ड करती है। यह साधना के आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम लाएगी। वांग ये ने रहस्यमय उत्कीर्णन का अवलोकन किया। हालांकि यह उनके लिए चरण 1 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था, अन्य क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए जिन्होंने रिलीज सिस्टम की खेती की, यह अमूल्य था। विभिन्न क्षमता मंत्रों के अंतिम 3 चरणों को विकसित करना विशेष रूप से कठिन था। युद्ध में वन दोहरी क्षमता वाले मंत्रों का उपयोग कर सकता है। वांग ये गहरी सोच में थे। उदाहरण के लिए डबल वर्चुअल इमेज स्पेल, डबल इल्यूजन स्पेल इत्यादि। इसने उनकी युद्ध तकनीकों को और अधिक विविध बना दिया। जहां तक खेती की बात है, वह रियलम आइटम मंत्र और क्लोन मंत्र पहले से सीख सकता था। इसका आधार यह था कि वह काफी चतुर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पिछले जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं थी। वांग ये समझ गए। अपने पिछले जीवन में वह पहले से ही ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था, इसलिए उसके पास पर्याप्त से अधिक डार्क एनर्जी थी। इस प्रकार उसे वास्तविक शक्ति रहस्यमय उत्कीर्णन की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक रहस्यमय उत्कीर्णन मंत्र की क्षमता का सवाल है, उनके सभी रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्र लंबे समय से अपने चरम पर पहुंच गए थे। और सबसे मजबूत शून्य बाइंड ब्रह्मांडीय रहस्य, वह तब इसका उपयोग नहीं कर सका। हालांकि अब यह उसके लिए बिल्कुल सही था, एक बदलाव के तौर पर। इसके अलावा सीनियर वू युआन के पास 5 बाइंड रिंगों में से एक थी। यदि उसने उन सभी को प्राप्त कर लिया, तो 5 बाइंड रिंग्स की ऊपरी सीमा बहुत अधिक होगी। जियायु उन सभी को एकत्र नहीं कर सका, यहाँ तक कि 2 घटकों को भी नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। वांग ये अच्छी तरह से जानता था कि वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास खजाने की खोज का वंश था। उसे अन्य घटकों का स्थान खोजने के लिए स्रोत के रूप में केवल एक घटक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इससे पहले कि वह उन सभी को इकट्ठा कर सके, यह केवल समय की बात थी। नए वर्महोल निर्देशांक अपलोड करने के बाद वांग ये तुरंत लौट आए। साधना कक्ष में उन्होंने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का बार-बार अभ्यास किया और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका स्तर तेजी से बढ़ गया। मूल रूप से उसकी प्रति ब्रह्मांडीय दिन में केवल 1.3% की वृद्धि होगी, लेकिन अब टोटेम ध्रुवों और ब्रह्मांडीय जानवरों के सार को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना की गति बहुत बढ़ गई है। मूलतः इसमें प्रत्येक लौकिक दिन में 2.8% की वृद्धि बनी रही। वर्तमान में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रति 20% तक पहुंच गई थी। अचानक तारों वाला आकाश कंगन थोड़ा कंपन हुआ। संदेश देखते ही वांग ये का दिल द्रवित हो गया। आवेदन स्वीकृत हो गया। अपने युद्ध क्रेडिट को परिवर्तित करने के बाद उनके पास कुल 10,000 उपलब्धि अंक थे। इस प्रकार उन्होंने सितारा ब्रह्मांडीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। 7 लौकिक दिनों के बाद इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। सामान्य लौकिक देशों में सितारा लौकिक नागरिक का दर्जा पहले से ही बहुत ऊंचा था। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में वे उच्च श्रेणी के नागरिकों के बराबर थे और उनकी उच्च स्थिति थी। आमतौर पर केवल वे मनुष्य जो मुख्य ग्रह पर पैदा हुए थे और जिन्होंने एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में महान योगदान दिया था, या बड़े परिवारों के पारिवारिक नेता 3 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बनने के योग्य थे। इसके अलावा विशेषाधिकार प्राप्त नागरिक थे जो आमतौर पर शाही परिवार से थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनकी लौकिक नागरिकता के लिए आवेदन करने में मदद की थी, यूनलाई आई एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के शाही परिवार से थी। उनका जन्म कुलीन था, लेकिन वे केवल सितारा लौकिक नागरिक थे। सामान्य लौकिक राष्ट्रों में नागरिकता का उच्चतम स्तर सितारा था, शायद ही कभी सितारा। उदाहरण के लिए चिमेंग परिवार को लें। परिवार के नेता के अलावा केवल 2 अन्य थे जो सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक थे। किसी को यह जानना होगा कि चिमेंग परिवार का इतिहास करीब 10 लाख साल पुराना है। जैसा कि अपेक्षित था, बैटल क्रेडिट ऑफिस से प्राप्त उपलब्धि अंक अत्यंत मूल्यवान है। वांग ये को स्वाभाविक रूप से तब प्रहार करना पड़ा जब लोहा गर्म था। इस तरह की बात लड़कियों के साथ नकारात्मक दूरी के संपर्क को जब्त करने की कोशिश के समान थी। उसे अवसर का लाभ उठाना था। वह आगे बढ़ने से पहले अवसर को ठंडा नहीं होने दे सकता था। जब प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा, तो वह मिल्की वे एस्टीम छोड़ देंगे। यदि उन्होंने उस समय आवेदन किया तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सर्वोच्च मानव अकादमी की तरह। 3 साल की अवधि बीत चुकी थी। यदि वह अब सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे परीक्षा दोबारा देनी होगी। निस्संदेह उसे पूरा विश्वास था कि वह उत्तीर्ण हो सकता है। एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में कोई भी किसी भी ब्रह्मांडीय राष्ट्र में एक बड़ा परिवार स्थापित कर सकता है, एक संप्रदाय या डोजो खोल सकता है, संस्थापक बन सकता है और अपना खुद का गुट विकसित कर सकता है। वांग ये मुस्कुराए। उसकी ताकत और रुतबा बहुत बढ़ गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी न तो कोई महत्वाकांक्षा थी, न ही उनके पास समय और ऊर्जा थी। एक परिवार को विकसित करने के लिए व्यक्ति को प्रबंधन, वितरण, वित्त, पूर्वी महल, पश्चिमी प्रांगण इत्यादि में अच्छा काम करना पड़ता था। एकमात्र चीज जो वह करना चाहता था वह थी प्यार करना, कड़ी मेहनत करना और अपने बीज फैलाना। पुलान ग्रह खुश सहयोग। यूनलाई आई मुस्कुराए और बातचीत पूरी करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ऊर्जा पुनर्जनन बेस छोड़ने के बाद यूनलाई आई स्टारशिप पर चढ़ गए और अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। उन्होंने वर्चुअल स्क्रीन को दबाया और स्टारशिप में अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। यूनलाई शाही परिवार के सदस्य के रूप में उनके पास केवल रुतबा था और कोई अधिकार नहीं था। एक उपपत्नी के बेटे के रूप में उन्होंने वह रास्ता चुना जिसे उनके अन्य भाई बहन नापसंद करते थे, व्यापार करना। यूनलाई शाही परिवार के पास धन की कमी नहीं थी। वे सत्ता और शक्ति के प्यासे थे। हालांकि उन 2 रास्तों को अपनाने वाले बहुत सारे लोग थे। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली यूनलाई आई बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं हो सकी। उनके पास व्यवसाय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम इससे उसका सोशल नेटवर्क खुल जाएगा। इससे उनका वंश समृद्ध और गौरवशाली होगा, संसाधन जमा होंगे और अगली पीढ़ी के लिए तैयार होंगे। अचानक उसके बगल वाली महिला सहायक ने धीमी सांस भरी। क्या गलत? यूनलाई आई ने उसकी ओर देखा। सर, हमारे क्षेत्र में एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक है, महिला सहायक ने आश्चर्य से कहा। यह कब हुआ? यूनलाई आई चौंक गई। वह केवल सितारा लौकिक नागरिक थे।
अभी कुछ लौकिक दिन पहले आपका विषय वांग ये एक 3 सितारा लौकिक नागरिक बन गया है, महिला सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग ये, यह वह था, वह कॉलोनी ग्रह मानव। यूनलाई आई की आंखें चमक उठी। उन्हें यह नाम तब याद आया जब वांग ये को सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में भर्ती कराया गया था। किसने सोचा होगा कि केवल 3 वर्षों में वह वास्तव में सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बन गया था। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। उन्होंने सर्वोच्च मानव अकादमी में क्या किया? क्या उन्हें नए शोध परिणाम मिले? यूनलाई आई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह सैन्य रणनीति विभाग में है। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि वह रैंक अकादमी में आगे बढ़ गया? यह भी सही नहीं है। महिला सहायक ने कहा। वांग ये ने सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी को रिपोर्ट नहीं किया। अकादमी द्वारा उनका छात्र दर्जा रद्द कर दिया गया है। क्या? यूनलाई आई स्तब्ध रह गई। यदि वह सैन्य रणनीति विभाग में शामिल हो गया लेकिन उसने अपने प्रवेश की सूचना नहीं दी, तो उसने क्या किया? महिला सहायक ने कहा। वह सैन्य शिविर में घुस गया। उन्होंने कई रैंक की छलांग भी लगाई है। वर्तमान में उन्होंने मिल्की वे एस टीम के सिल्वर वॉर बैंड में प्रवेश किया है और एज्योर माउंटेन स्क्वाड के कप्तान हैं। उनके व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट 100 मिलियन से अधिक हैं और उनके दस्ते के युद्ध क्रेडिट सिल्वर वॉर बैंड में तीसरे स्थान पर हैं। हाँ, यूनलाई आई हाँफने लगी। यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था। हालांकि सैन्य शिविर को हमेशा निचले स्तर के मनुष्यों के लिए रैंकों के माध्यम से ऊपर उठने के लिए सबसे अच्छे स्प्रिंगबोर्ड के रूप में जाना जाता था और सैन्य शिविर में अनगिनत परिकथाएं और किंवदंतियां चलती थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग ये केवल एक दर्जन ब्रह्मांडीय वर्षों में ऐसा चमत्कार कर देगा। उस समय उन्होंने वांग ये को एक पहचान दिलाने में मदद करने के लिए केवल एक छोटी राशि स्वीकार की थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि दूसरा पक्ष एक विनम्र पृष्ठभूमि से था और उनके जैसी ही स्थिति में था। मामला रफा-दफा हो गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह कॉलोनी ग्रह मानव आसमान तक उड़ जाएगा। वह सैन्य रणनीति विभाग में शामिल हो गया था और सैन्य शिविर में उसकी शानदार प्रतिष्ठा थी। सितारा लौकिक नागरिक के रूप में दूसरे पक्ष की पहचान बेहद योग्य थी। यह एक सच्ची प्रतिभा थी। हालांकि उसे दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं थी। अगर उसके बड़े भाई, तीसरे भाई और सातवें भाई को दूसरी पार्टी के बारे में पता होता, तो वे निश्चित रूप से उसे भर्ती करने के लिए मौत तक लड़ते। वर्तमान वांग ये यूनलाई शाही परिवार के लिए उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। आपके प्रमोशन पर बधाई, भाई वांग ये। जब समय हो तो बात करते हैं। यूनलाई आई ने वांग ये को एक बहुत छोटा संदेश भेजा। जल्द ही उसे एक उत्तर मिला। यह उससे बहुत छोटा था, केवल एक शब्द, ठीक है। यूनलाई आई मुस्कुराई। एक व्यवसायी के रूप में उन्हें अपने निवेश पर अकल्पनीय रिटर्न मिला था। सिल्वर वॉर बैंड एज्योर माउंटेन स्टारशिप। यूनलाई शाही परिवार। वांग ये ने विचार किया। स्वाभाविक रूप से उनका यूनलाई इंपीरियल परिवार की सेवा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन पर यूनलाई आई की काफी अच्छी छाप थी। दूसरे पक्ष के पास एक शाही पहचान थी जो उसके पास नहीं थी। वह बहुत कुछ जानता था और कर सकता था। उदाहरण के लिए नीला ग्रह। भविष्य में सहयोग के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा उसकी नागरिकता दूसरे पक्ष से जुड़ी हुई थी और उस समय उस पर उसका एहसान था। मिलना जुलना और दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि इन सब के लिए उसके लौटने तक इंतजार करना होगा। हम याओजू ग्रह पर पहुंचने वाले हैं। वांग ये खड़े हुए और आगे देखने लगे। इन कुछ लौकिक दिनों के दौरान उन्होंने एक चक्कर लगाया और 2 सामान्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र खजाने एकत्र किए। फिर उन्होंने वर्महोल के निर्देशांक अपलोड किए। वर्तमान में याओजू ग्रह के आसपास का 500 प्रकाश वर्ष का क्षेत्र वर्महोल से ढका हुआ था। यह आकाशगंगा में सुपर ब्लैक होल के बेहद करीब था। उनके दस्ते की बैटल क्रेडिट अब तीसरे स्थान पर स्थिर थी, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं था। शीर्ष 2 टीमों ताइवू स्क्वाड और जी यानान स्क्वाड में जगह बनाना, शैतान जाति के क्षेत्र को छोड़ना उसका असली लक्ष्य था। यदि वे हत्या के मिशन को अंजाम देना जारी रखते, तो उनके दस्ते के उन्हें पकड़ने की संभावना कम थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने बड़ी संख्या में वर्महोल के निर्देशांक की घोषणा की, मिल्की वे एस टीम के लगभग सभी दस्ते अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने को खोजने के लिए जमीन में 3 फीट खुदाई कर रहे थे। आइए देखें कि क्या उन्हें लुभाया जाएगा। युद्ध का श्रेय महत्वपूर्ण था, लेकिन धन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। प्रत्येक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खजाना आमतौर पर सैकड़ों हजारों या यहां तक कि लाखों काले क्रिस्टल का होता था। यह एक बुनियादी ब्लैक होल स्तर या यहां तक कि एक मध्यवर्ती ब्लैक होल स्तर विशेषज्ञ की संपत्ति के बराबर थी। यदि ताइवू स्क्वाड और जी यानान स्क्वाड प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे केंद्र में नहीं आए और इसके बजाय अंतिम हत्या मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया, तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बात बस इतनी सी थी। उसने पहले ही अधिकांश प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने ले लिए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था। मिल्की वे एस टीम को भी नहीं पता था। एक बार जब वे शैतान जाति के क्षेत्र को छोड़ देंगे, तो उनसे आगे निकलने का उनका आखिरी मौका आएगा। वह लड़ाई पर कब्जा कर लेगा और उनकी जगह ले लेगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ के बिना किसी भी शैतान जाति के क्षेत्र को पार कर सकता हूं। वांग ये बिल्कुल आश्वस्त थे। अंतिम हत्या मिशन में उसे बड़ी संख्या में संभावित अंक प्राप्त होंगे। साथ ही कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में मिल्की वे एस टीम में नंबर 1 स्थान। मिल्की वे एस टीम का नया पड़ाव। सिल्वर वॉर बैंड के दस्ते जिन्होंने हत्या का मिशन पूरा कर लिया था, एक के बाद एक स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुंचे। उन्होंने शत्रु शिविर में लगातार लड़ते हुए एक लौकिक वर्ष बिताया था। इससे न केवल वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए, बल्कि दस्तों को भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि यह केवल सतही नुकसान था। सच्ची क्षति और उनके दिलों में आघात और भी बड़ा था। आधे ब्रह्मांडीय वर्ष पहले एक 8 सितारा जीवन ग्रह याओजू ग्रह की खोज की गई थी। अनगिनत प्राकृतिक वर्महोल बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह दिखाई देते थे, जिससे वे चिंतित हो जाते थे। वे अन्वेषण मिशन को स्वीकार करने और तुरंत वहां सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि सैन्य शिविर के नियम लंबे समय से स्थापित थे और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से अन्य दस्तों के साथ सौदे किए थे और शक्तिशाली सदस्यों को आगे बढ़ने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब हत्या का मिशन अंततः समाप्त हो गया था। सिल्वर वॉर बैंड के कुछ दस्तों ने आराम भी नहीं किया। जितनी तेजी से वे कर सकते थे, वे हत्या का मिशन पूरा करते ही तुरंत याओजू ग्रह की ओर दौड़ पड़े। वे इतने हताश थे मानो वे पूरे 1 साल से भूखे हों। शीर्ष 3 दस्ते फिर से गुप्त रूप से एकत्र हुए। ताइवू स्क्वाड, जी यानान स्क्वाड और हेइडुन स्क्वाड। हत्या मिशन समाप्त हो गया था और हेइडुन स्क्वाड ने स्क्वाड बैटल क्रेडिट इनाम प्राप्त किया था, जो तीसरे स्थान पर लौट आया था। ताइवू दस्ता, जो अभी भी अग्रणी था, सबसे शांत था और उसके पास सबसे अधिक लड़ाई का श्रेय था। ताइवू स्क्वाड के वू मोहन ने कहा, मिल्की वे के सुपर ब्लैक होल के निर्देशांक अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन यह जल्द ही होगा। केवल एक हत्या मिशन बचा है। मिल्की वे एस टीम का मिशन आधिकारिक तौर पर तब समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक दस्ते के कुल युद्ध क्रेडिट की गणना की जाएगी। मिल्की वे एस टीम अग्रणी विशिष्ट टीम थी। अन्वेषण और भूमि साफ करना मुख्य मिशन थे। शैतान जाति और राक्षस जाति के साथ क्षेत्र के लिए लड़ाई एक लंबी प्रक्रिया थी। इसमें हजारों वर्ष या दसियों हजार वर्ष भी लग सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मिल्की वे एस टीम भाग नहीं लेगी। मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। हेइडुन स्क्वाड के कप्तान तोयान जी ने भवें चढ़ा दी। हर कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खजाना चाहता था और वह कोई अपवाद नहीं था। हालांकि यदि उसने अंतिम हत्या मिशन को स्वीकार कर लिया, तो वह निश्चित रूप से कुल युद्ध क्रेडिट में दस्ते का तीसरा स्थान सुरक्षित करने में सक्षम होगा। जी यानान के कप्तान जी नानलोंग ने कहा, मैं और अधिक हत्या मिशन स्वीकार नहीं करना चाहता। मेरी टीम के सदस्य थक गए हैं। एक और हत्या मिशन की दक्षता बहुत कम हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र का पता लगाने और खजाने को खोजने का यह आखिरी मौका नहीं खोना चाहता। मेरी टीम दोनों में से किसी के साथ भी ठीक है। वो मोहन ने दोनों की ओर देखा। आप लोग फैसला करें। मैं व्यक्तिगत रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने की तलाश करना पसंद करता हूं। युद्ध क्रेडिट प्राप्त करना आसान है, लेकिन धन पाना कठिन है। मुझे दोनों चाहिए। आप दोनों ठीक हैं। मुझे बस डर है कि एज्योर माउंटेन स्क्वाड पीछे से पकड़ लेगा और हमारी टीम को नीचे खींचकर तीसरा स्थान ले लेगा। तो यान जी ने दोनों की ओर देखा और आह भरी। जी नानलोंग ने कहा, एज्योर माउंटेन स्क्वाड पर्याप्त मजबूत नहीं है। उनकी लड़ाई का श्रेय ज्यादातर खोज और अन्वेषण पर आधारित है। निश्चित रूप से वे हत्या मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं, तो भी आपके दस्ते से आगे निकलना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार अगर हमें खजाने की खोज करनी है, तो हमें प्राकृतिक वर्महोल भी मिलेंगे।
तू यानजी ने झिझकते हुए कहा, मुझे बस इस बात का डर है कि वे कुछ छिपा रहे होंगे और लड़ाई खत्म होने के बाद हमला करेंगे। वो मोहन ने कहा, संभावनाएं अधिक नहीं है। मैंने योजू ग्रह का नक्शा देखा है। आसपास के क्षेत्रों को मूल रूप से प्रचारित किया गया है। अभी सभी दस्ते जगह की खोज कर रहे हैं। एज्योर माउंटेन स्क्वाड ने लंबे समय से कोई कदम नहीं उठाया है। यह आखिरी ब्रह्मांडीय वर्ष है, इसलिए सभी के पास एक समान मौका है। ज्यादातर समय हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने की खोज करेंगे और देखेंगे कि किसकी किस्मत सबसे अच्छी है। इस बारे में क्या ख्याल है? अगर हमारे दो दस्ते नए वर्महोल निर्देशांक खोजते हैं, तो हम आपको इसकी रिपोर्ट करेंगे। एक के खिलाफ 3। इस तरह आप निश्चित रूप से एज्योर माउंटेन स्क्वाड से नहीं हारेंगे, जी नानलोंग ने कहा। वो मोहन ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। किसी भी तरह से हमारे दो दस्तों को किसी अतिरिक्त स्क्वाड बैटल क्रेडिट पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्तमान बैटल क्रेडिट शीर्ष 2 रैंकिंग को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। अच्छा, तब मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। आप दोनों को धन्यवाद। अंतिम निर्णय लेते समय तू यानजी की आंखें चमक उठी। याओचू ग्रह के युवान की लैन जियान और अन्य लोगों ने अंततः परिचित सिल्वर वॉर बैंड एज्योर माउंटेन स्टारशिप को वापस लौटते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका कप्तान कितना अविश्वसनीय था। वह सिर्फ टहलने के लिए बाहर जाने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन अन्वेषण मिशन पूरा करने के बाद भी वह अभी भी हजारों प्रकाश वर्ष दूर था। अरे वांग ये स्टारशिप से उतरे और सभी का अभिवादन किया। तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? कि युवान ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और अपनी पीठ सीधी कर ली। वह उसे घूरती रही लेकिन बिल्कुल भी उग्र नहीं दिखी। जब से उसने वांग ये की लड़ाई देखी, वह मानसिक और शारीरिक रूप से हार गई थी। कप्तान, जब आप खजाने की खोज में जाएं तो आपको कम से कम हमें भी साथ लाना चाहिए। लैन जियान कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अन्वेषण मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लेंगे। वांग ये ने के युवान की ओर देखा। इसके अलावा क्या अलग होना हमारी परंपरा नहीं है? के युवान की अबाक थे। क्या आपको कोई खजाना मिला? यान सैंकी ने तुरंत पूछा। कुछ, वांग ये ने लापरवाही से उत्तर दिया। किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार इतने कम समय में प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने को खोजने में सक्षम होना, जब तक कि उनके पास दिव्य दृष्टिकोण न हो। याओ कहा है? यू ने पूछा। जहाज पर। वैसे भी हम जल्द ही जा रहे हैं, वांग ये ने कहा। वह नीचे नहीं आएगा। चलो चलें चलें चलें। मैं यहाँ बहुत ऊब गया हूँ। कि युवान की उत्साहित थे। आइए खजाने की खोज करें, लैन जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने पर्याप्त युद्ध क्रेडिट अर्जित किए हैं। आगे हम देखेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यदि हम एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खजाना पा सकें, टीएसके तो यह बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने कब कहा कि हम खजाने की खोज में जा रहे हैं? वांग ये ने उन चारों को देखा। हर कोई स्तब्ध रह गया। यान सैंकी हैरान थी। हम और क्या करने जा रहे हैं? शैतानों को मार डालो, वांग ये ने संक्षेप में कहा और मुस्कुराए। मैं कुल युद्ध क्रेडिट में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। सिल्वर वॉर बैंड एज्योर माउंटेन स्टारशिप ने मिल्की वे एस्टीम के नए शिविर की ओर उड़ान भरी। जहाज पर चढ़े एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य अभी भी स्तब्ध अवस्था में थे, अपने सदमे से उभरने में असमर्थ थे। इस बिंदु पर वे चले गए। क्या उसे अब खजाना नहीं चाहिए? कुल युद्ध क्रेडिट में प्रथम स्थान के लिए लड़ें। कप्तान, वह पागल हो गया होगा। क्या आप निश्चित हैं कि आप हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? लैन जियान की अभिव्यक्ति अजीब थी। मैंने पहले ही हत्या मिशन स्वीकार कर लिया है, क्या आपने इसे नहीं देखा? वांग ये ने कहा। हम सिल्वर वॉर बैंड हैं। यह केवल एक शर्त है कि हमें लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या खजाने की खोज समय की बर्बादी नहीं होगी? तो फिर हम हजारों प्रकाश वर्ष दूर क्यों चले गए? हम क्या कर रहे थे? सबने मन ही मन उसका उपहास किया। चलो गंभीर हो जाएं। आकाशगंगा के सुपर ब्लैक होल के निर्देशांक मिलने वाले हैं। मिल्की वे एस्टीम का मिशन एक ब्रह्मांडीय वर्ष में समाप्त हो जाएगा, इसलिए केवल एक आखिरी हत्या मिशन बचा है, वांग ये ने कहा। हत्या मिशन को स्वीकार करने के बाद पहला स्थान पाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है, लेकिन हेइडुन स्क्वाड को पार करने और तीसरा स्थान पाने का मौका है। आपको टीम के कुल युद्ध क्रेडिट के संबंध में शीर्ष 3 में होने और चौथे स्थान पर होने के बीच का अंतर पता होना चाहिए। अंतर विशेष पुरस्कारों में था। सबकी आंखें चमक उठी। यह सही है। उनके पास शीर्ष 3 में प्रवेश करने का मौका था। लेकिन अगर हेइडुन स्क्वाड भी हत्या मिशन को स्वीकार कर लेता है, तो सभी को समान मौका मिलेगा। हम शायद। लैन जियान चिढ़की। नहीं, हम निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगे। कि युवान की इस बार बहुत निश्चित थे। लैन जियान और जियाओ को नहीं पता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि वांग ये बहुत मजबूत थी। वास्तव में उन्होंने वो मोहन को भी पीछे छोड़ दिया था, जो सिल्वर वॉर बैंड में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। शैतान जाति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे बस उस जगह को तबाह कर सकते थे। जी भर के मारो, यान सैंकी की लड़ाई की भावना बढ़ गई। कप्तान का फैसला सही है, यू ने सहमति में सिर हिलाया। अज्ञात खजानों के लिए लड़ने के बजाय उस अवसर के लिए लड़ना बेहतर है जिसे हम देख सकते हैं। सिल्वर वॉर बैंड के सभी दस्ते खजाने को खोजने के लिए झुंड बना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम दस्ते हत्या मिशन को स्वीकार कर रहे हैं। यह हमारे लिए उनसे आगे निकलने का एक शानदार अवसर है। चलो सब बाहर चलें। लैन जियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे अब खजाना नहीं चाहिए। हम कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में तीसरे स्थान के लिए लड़ेंगे। लड़ाई की भावना से भरी एकजुट टीम को देखकर वांग ये ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जावान। हत्या मिशन के लिए दस्ते का कोटा पूरा नहीं किया गया था। एज्योर माउंटेन स्क्वाड सहित केवल 6 दस्तों ने मिशन को स्वीकार किया और उनमें से लगभग सभी निचले क्रम के दस्ते थे। पहले 3 दस्तों को पुरस्कृत किया जाएगा जबकि अंतिम 3 को दंडित किया जाएगा। ऐसे में कोई भी आखिरी में आना नहीं चाहता था। यह न केवल सजा के कारण था, बल्कि अपमान भी था। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो एज्योर माउंटेन स्क्वाड के लिए खतरा पैदा कर सकता था, वह सिल्वर जेट स्क्वाड था। उत्तरार्ध वर्तमान में 5वें स्थान पर था और अभी भी तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना थी। स्वाभाविक रूप से वे हार नहीं मानना चाहते थे। जहां तक सिल्वर वॉर बैंड के अन्य दस्तों की बात है, वे खजाने की तलाश में गए थे। वे शीर्ष 3 में प्रवेश नहीं कर सके और न ही निचले 3 में आ सके, साथ ही उन्होंने पर्याप्त युद्ध क्रेडिट अर्जित किए थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की खोज के अंत में वे खजाने की तलाश करेंगे। यदि वे बदकिस्मत होते, तो वे इसे आराम के रूप में लेते। यदि वे भाग्यशाली होते, तो क्या अप्रत्याशित लाभ कमाना अच्छा नहीं होता? वहाँ एक मौका है। लैन जियान ने अंतिम घोषित टीम सूची को देखा और बहुत उत्साहित थे। यू ने कहा, एकमात्र प्रतियोगी सिल्वर जेट स्क्वाड है। लैन जियान ने सिर हिलाया। हालांकि स्क्वाड कोटा पूरा नहीं हुआ है, जिससे स्क्वाड का इनाम आधा हो गया है। जब तक हम अंत में सिल्वर जेट स्क्वाड को हरा सकते हैं और पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं, हम 15 मिलियन बैटल क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम हेइडुन स्क्वाड को पार कर सकते हैं और तीसरा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यू ने कहा, इसका आधार यह है कि उन्हें ज्यादा वर्महोल नहीं मिले हैं और हमें इस राउंड में पहला स्थान हासिल करना है। कोई बात नहीं, ठीक है कप्तान। लैन जियान ने वांग ये की ओर देखा। अनजाने में वे पहले से ही वांग ये के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे। बिल्कुल, वांग ये मुस्कुराए। तीसरा, वह हमेशा से नंबर 1 बनना चाहता था। साधना कक्ष में वांग ये की चेतना शून्य बाइंड रिंग में डूबी हुई थी। रहस्यमय उत्कीर्णन की क्षमता चमक उठी और चरण वन क्लोन स्पेल के रहस्य उसके दिमाग में प्रवेश कर गए। आभासी ब्रह्मांड में साधना से भिन्न शून्य बाइंड रिंग का क्लोन मंत्र रहस्यमय उत्कीर्णन के साथ प्रदर्शित किया गया था। रहस्यमय उत्कीर्णन के माध्यम से वह क्लोन मंत्र के रहस्यों को समझ सका। वह क्लोन मंत्र को मोटे तौर पर समझने और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्षेत्र ऊर्जा रहस्यमय उत्कीर्णन को जारी करने का विकल्प भी चुन सकता है। वांग ये ने बाद वाला चुना क्योंकि पहला उसके लिए बहुत कठिन था। आखिरकार उसने बुनियादी सुपरस्टार स्तर की क्षमता भाई क्रिएलम स्पेल में भी महारत हासिल नहीं की थी। बुनियादी ब्लैक होल स्तरीय क्षमता स्पेल सोल विल स्पेल की तो बात ही छोड़ दें। क्लोन स्पेल सोल विल स्पेल पर आधारित था। सर्वोच्च खजाने वॉयड बाइंड रिंग ने उन्हें पहले से सीखने का अवसर दिया। वह सुपरस्टार स्तर के दायरे आइटम मंत्र की भी खेती कर सकता है, हालांकि इसका प्रभाव क्लोन जादू की तुलना में बहुत कमजोर होगा। आखिरकार उसके हमले भ्रम या नियंत्रण प्रकार की क्षमता मंत्रों पर केंद्रित नहीं थे। क्लोन मंत्र के कई उपयोग थे। वर्चुअल इमेज स्पेल की तुलना में क्लोन स्पेल युद्ध में अधिक शक्तिशाली था और उसका नियंत्रण अधिक सटीक था।
जब उसकी इच्छा शक्ति और क्षेत्र की ऊर्जा को एक क्लोन में मिला दिया गया तो क्लोन की युद्ध शक्ति उसके मूल शरीर से बहुत अलग नहीं होगी। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था। क्लोन मंत्र का सबसे उत्कृष्ट हिस्सा खेती के लिए इसका समर्थन था। वह एक साथ कई काम कर सकता था और अपने दिमाग से क्लोन मंत्र को नियंत्रित कर सकता था। इसके साथ वह समय और स्थान के रास्तों को समझ सकता था, जबकि उसका मुख्य शरीर विकास तकनीक का विकास कर रहा था या वह करीपान तकनीक बना सकता था और करीपान के इरादे को समझ सकता था। उसकी खेती की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। एक सामान्य क्लोन स्पेल में बहुत अधिक सफेद क्षेत्र की ऊर्जा की खपत होगी, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सारी ऊर्जा की आपूर्ति वायर बाइंड रिंग द्वारा की गई थी। इसके अलावा उसे अपनी साधना में सहायता के लिए केवल क्लोन मंत्र के चरण वन को समझने की आवश्यकता थी। झपट्टा मारना। लगातार 5 ब्रह्मांडीय दिनों तक अध्ययन करने के बाद वांग ये ने अंततः क्लोन मंत्र की साधना पूरी कर ली। जैसे ही उनकी चेतना उतरी, शून्य बाइंड रिंग पर रहस्यमयी उत्कीर्णन की शक्ति जगमगा उठी। वांग ये का एक क्लोन जो डार्क एनर्जी और इच्छा शक्ति से बना था, एक पल में प्रकट हो गया। क्लोन मंत्र सफलता। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। चरण आई क्लोन स्पेल को अभी तक क्षमता स्पेल कॉलम के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, उसे अभी भी क्लोन मंत्र के रहस्यों को सही मायने में समझना बाकी था। उन्होंने केवल रहस्यमय उत्कीर्णन के विश्लेषण के साथ-साथ वायर बाइंड रिंग के दायरे की ऊर्जा रहस्यमय उत्कीर्णन के माध्यम से क्लोन मंत्र को क्रियान्वित किया था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब क्लोन मंत्र का उपयोग कर सकता था। क्लोन के पास वास्तविक आत्मा और शरीर नहीं था, इसलिए यह विकास तकनीक विकसित नहीं कर सका। हालांकि उसे रास्तों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि क्लोन मंत्र का सार उसे अपनी इच्छा से नियंत्रित करना था। टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड को पकड़कर वांग ये ने अपने दिमाग को डुबो दिया और समय की उपउत्पत्ति से जुड़ गए। उनका समय नियंत्रण चरण 6 तक पहुंच गया था। इस प्रकार उन्होंने समय के उन्नत पथ, टाइम शिफ्ट को समझ लिया था। 3 उन्नत महान मार्गों में से एक। उनका जन्म नीले ग्रह पर हुआ था, इसलिए समय के साथ उनकी प्रतिभा असाधारण थी। इसके अलावा 4 जानवर टोटेम ध्रुवों के सार को अवशोषित करने से उनकी समय प्रतिभा में सुधार हुआ था। भले ही उसके पास केवल चरण 4 या चरण 5 समय नियंत्रण की नींव हो, वह समय परिवर्तन को समझने में सक्षम होगा। चरण 6 की तो बात ही छोड़ दें। समय के उन्नत पथ को विकसित करने से न केवल उसे करीबी मुकाबले में फायदा मिलेगा, बल्कि टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड की शक्ति का आधा हिस्सा और भी उजागर हो सकता है। इससे उसकी युद्ध कौशल में काफी वृद्धि होगी। जबकि उसके क्लोन ने समय के पथ पर खेती की, उसका मुख्य शरीर विकास तकनीक को विकसित करना जारी रखेगा। वह अपनी ताकत के स्तर में सुधार करना कभी बंद नहीं करेगा। मिल्की वे एस्टीम के शिविर से गुजरने के बाद सिल्वर वॉल बैंड एजियोर माउंटेन स्क्वाड सीधे शैतान जाति के क्षेत्र में चला गया। के युवांकी के नेतृत्व में हर किसी की लड़ाई की भावना बढ़ गई। अवसर बिल्कुल उनके सामने था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि साधारण एजियोर माउंटेन स्क्वाड नीचे से ऊपर उठने में सक्षम होगा। वे न केवल सबसे निचले पायदान पर रहने के भाग्य से बच गए, बल्कि अब उनके पास दस्ते के कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में शीर्ष 3 में प्रवेश करने का भी मौका था। इस हत्या मिशन के लिए उन्हें केवल सिल्वरजेट स्क्वाड को पार करने और पहला स्थान लेने की आवश्यकता थी। इसके अलावा हत्या मिशन में उनके व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट को भी काफी बढ़ाया जा सकता है। चूंकि उन्हें कोई खजाना नहीं मिल सका, इसलिए वे युद्ध क्रेडिट अर्जित करेंगे। दस्ते के सदस्य एकजुट थे। मारना। वांग ये ने बढ़त बनाई और के युवांकी उनके काफी पीछे रहे। लन जियान और यू दल के केंद्र में थे, जबकि नौसेखिया यान सैंकी और याओ दोनों तरफ से उड़े थे। एजियोर माउंटेन स्क्वाड अपनी प्रतिभा दिखा रहा था। शैतान जाति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पहले लौकिक दिन पर उन्होंने 3 शैतान सैनिकों को हराया। तीसरे लौकिक दिन पर उन्होंने 10 शैतान सैनिकों को हराया। वे ब्रह्मांडीय दिन पर उन्होंने शैतान जाति के शिविर को भी नष्ट कर दिया। एजियोर माउंटेन स्क्वाड पागल हो गया। अंतिम हत्या मिशन पहले ही आधा हो चुका था। सिल्वर रोड टीम ने आखिरी प्राकृतिक वर्महोल ढूंढ लिया और मिल्की वे के सुपर ब्लैक होल के स्थान पर ताला लगा दिया। इस बिंदु पर मिल्की वे एस टीम के मिशनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंतिम मिशन पूरा करने के बाद दस्ते अलग हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वे आकाशगंगा सेना में अपने संबंधित दस्तों में लौट सकते थे। उदाहरण के लिए एजियोर माउंटेन स्क्वाड एजियोर माउंटेन मिल्की वे सेना में वापस आ सकता है और प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे में दानव जाति और शैतान जाति के साथ क्षेत्र के लिए लड़ना जारी रख सकता है। या वे ताशी स्टारफील्ड के सैन्य शिविरों में लौट सकते थे जो विभिन्न ब्रह्मांडीय देशों से संबंधित थे और फिर चुन सकते थे कि अगले मिशन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। 15 ब्रह्मांडीय दिन बचे हैं। वो मोहन ने दस्तों की बैटल क्रेडिट रैंकिंग को देखा। ताइवू दस्ते के पास 1902400000 युद्ध क्रेडिट थे, जो 200 मिलियन युद्ध क्रेडिट के करीब था। स्वाभाविक रूप से उन्हें नंबर 1 बनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तीसरे स्थान पर हेडुन स्क्वाड के पास 16111000 युद्ध क्रेडिट थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजानों की खोज के पिछले आधे महीने में उसे और आलोंग दोनों को एक वर्महोल के निर्देशांक मिले थे। समझौते के अनुसार उन्होंने उन्हें तुयांजी को दे दिया और हेडुन स्क्वाड को 6 मिलियन युद्ध क्रेडिट की वृद्धि प्राप्त हुई। उनकी रैंकिंग भी सुरक्षित थी। आखिरकार एजियोर माउंटेन स्क्वाड, जो चौथे स्थान पर था, के पास केवल 14578000 युद्ध क्रेडिट थे। अंतिम हत्या मिशन में भले ही एजियोर माउंटेन स्क्वाड प्रथम स्थान लेता है, उन्हें केवल 15 मिलियन युद्ध क्रेडिट मिलेंगे। तब उनका कुल युद्ध क्रेडिट 16078000 होगा, फिर भी चौथे स्थान पर रहेगा। वो मोहन ने आराम किया। आधे दिन बाद टीमें हिसाब बराबर कर लेंगी। उनका व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट मिल्की वे एस टीम में पहला होगा। व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के मामले में नंबर 1 होने के अलावा उनके नेतृत्व वाला ताइवू दस्ता निश्चित रूप से कुल 200 मिलियन युद्ध क्रेडिट के साथ पहला स्थान लेगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र अन्वेषण मिशन का सही अंत होगा और ताइवू कॉस्मिक नेशन में लौटने से पहले उसे एक उदार इनाम मिलेगा। मुझे केवल एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खजाना याद आ रहा है। यदि मुझे कोई नहीं मिला तो मैं अपने सभी युद्ध क्रेडिट बदल दूंगा। भले ही 7 सर्वोच्च मानव गुटों में प्रवेश करने की आशा की केवल एक झलक हो, मैं इसे आजमाना चाहता हूं। वो मोहन ने मजबूत लड़ाई की भावना के साथ खेती कक्ष में कदम रखा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का अन्वेषण मिशन उनके लिए महज एक कदम था। शैतान जाति के क्षेत्र में एक 6 सितारा जीवन ग्रह शिविर में वांग ये ने अपने हाथों में 2 करीपानों के साथ मोर्चा संभाला और शैतान विशेषज्ञों को तब तक मार डाला जब तक कि रक्त नदी की तरह बहने नहीं लगा। उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। बस स्टेज 6 डार्क पावर और स्टेज 7 थंडर फ्यूजन तकनीक का संयोजन टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड और स्पेस लॉक बैटल डोमेन के प्रभावों के साथ मिलकर उसे पहले से ही अजय बना दिया। वास्तव में उन्हें भाई तवहीद ओरिजिन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सुपरस्टार लेवल 3 के शैतान जनरल को मार डाला। संभावित अंक 785.7 मिलियन, 805.7 मिलियन। सुपरस्टार लेवल 5 डेविल जनरल को मार डाला। संभावित अंक 86660000009016000000। सुपरस्टार लेवल 7 डेविल जनरल को मार डाला। संभावित अंक 948 मिलियन, 1011 मिलियन। वर्तमान वांग ये बहुत मजबूत थे। भले ही उसने अपनी ताकत का केवल 10% ही इस्तेमाल किया हो, यह पूरी शैतान जाति के शिविर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उसके संभावित अंक 1 बिलियन से अधिक हो गए थे। छावनी में शैतान जाति के नेता को मारने और सभी सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों का सफाया करने के बाद वांग ये रुक गया। शेष संभावित अंक और युद्ध क्रेडिट को दस्ते के सदस्यों के लिए अभ्यास करने और उनके युद्ध क्रेडिट को बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया था। हत्या मिशन के आधे रास्ते में वे धीरे-धीरे उस रास्ते का अनुसरण करते हुए भीतरी इलाकों में प्रवेश कर गए जो पिछले सिल्वर वॉल बैंड ने खोला था। आखिरकार दस्ते ने आनंद लेना शुरू कर दिया। जिन शैतान सैनिकों का उन्होंने पहले सामना किया था वे कमजोर थे और सुपरस्टार स्तर के शैतान बहुत अधिक नहीं थे। अब यह अंततः वार्म अप था। एक संतोषजनक लड़ाई के बाद एजियोर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य खुशी और उत्साह से भर गए। वे शैतान जाति के एक पड़ाव को पार कर गए थे। यह अफसोस की बात है कि यह केवल एक सामान्य छावनी है। इसमें कोई अतिरिक्त स्क्वाड बैटल क्रेडिट पुरस्कार नहीं है, यान सैंकी ने अफसोस के साथ कहा। लेकिन व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट इनाम वास्तविक है। आपके और याओ के लिए ये युद्ध क्रेडिट दस्ते के युद्ध क्रेडिट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यान सैंकी मुस्कुराया। जब से वह एजियोर माउंटेन स्क्वाड में शामिल हुई, उसने सभी पहलुओं में बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी व्यक्तिगत ताकत का मार्गदर्शन उनके पूर्व कप्तान के युवांकी ने किया था। युद्ध का श्रेय हासिल करने में मदद के लिए उसके पास वांग ये भी थी।
जब वह जूवुल्फ गार्ड्स के साथ थी तब की तुलना में यह बहुत अलग था। कभी कभी किसी को वास्तव में बिना किसी डर के वह कदम उठाने की जरूरत होती है। शायद यह एक चट्टान थी, लेकिन यह सफलता की सीढ़ी भी हो सकती है। ओह ठीक है, वांग ये और याओ कहाँ हैं? यान सनकी ने पूछा। वे शैतान शिविर की जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। लैन जियान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। हमारा कप्तान सभी पहलुओं में अच्छा है, लेकिन वह वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी है। इस बार मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह का बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मुझे डर है कि वह अचानक एक और जंगली विचार लेकर आएगा। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ समय बाद क्या लैन जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अवाक रह गया। क्या तुम पागल हो? शैतान जाति के क्षेत्र के आधार शिविर पर सीधे हमला करो। क्या हम जीवित बाहर आ सकते हैं? नहीं, क्या आप जानते हैं कि आधार शिविर कहाँ है? वांग ये ने सुप्रनेट रडार की ओर इशारा किया। शिविर की जानकारी और रडार प्रतिक्रिया के अनुसार याओ ने अभी शैतान जाति क्षेत्र के आधार शिविर के स्थान का विश्लेषण किया है। इसे ढूंढना काफी आसान है। यह क्षेत्र के केंद्र में है, एकमात्र 7 सितारा जीवन ग्रह है, जिसके बारे में बात करते हुए शैतान वास्तव में आलसी हैं। क्या वे घुसपैठियों से बचाव नहीं करते हैं? किससे बचाव करें? लैन जियान को नहीं पता था कि इस बिंदु पर क्या कहना है। यदि भीतरी इलाकों के केंद्र में 7 सितारा जीवन ग्रह भी टूट गया होता तो क्षेत्र उस बिंदु पर ध्वस्त हो गया होता। क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि बेस कैंप कहाँ बनाया गया था? क्या आप गंभीर हैं? यू ने वांग ये को घूर कर देखा। क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ? वांग ये मुस्कुराए। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? युवांकी को देखो, वह पहले से ही उच्च आत्माओं में लड़ाई की तैयारी कर रही है। वह बहुत ऊर्जावान है। वे अपना हौसला नहीं बढ़ा सके। लैन जियान और जियाओ ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराए। भगवान जाने क्या यह कहना बेहतर होगा कि वांग ये एक नवजात बछड़ा था जो बाघों से नहीं डरता था, या कि वह युवांकी से संक्रमित हो गया था। यह बहादुरी नहीं थी, यह लापरवाही थी। यहाँ तक कि सिल्वर वॉर बैंड के सबसे मजबूत ताइवू दस्ते को भी शैतान जाति क्षेत्र के बेस कैंप पर हमला करने से पहले 2 बार सोचना होगा। उन्हें क्या अधिकार था? हालांकि उनकी टीम कुल मिलाकर चौथे स्थान पर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी असली ताकत सिल्वर वॉर बैंड में चौथे स्थान पर थी। लैन जियान रोना चाहता था। कप्तान सचमुच पागल था। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वांग ये ने लैन जियान को देखा। मेरा मतलब है हाँ, लैन जियान को एक पल के लिए पता नहीं था कि क्या कहना है। यह सब उनके कप्तान वांग ये का धन्यवाद था कि एजियोर माउंटेन स्क्वाड आज जहां था, जिसमें उनके स्वयं के युद्ध प्रेरित भी शामिल थे। फिर भी तुम्हारे बारे में क्या? वांग ये ने जियाओ की ओर देखा। मैं नहीं, यू का उत्तर सीधा और निर्णायक था। मुझे विश्वास नहीं है कि हम सफल हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप युवांकी की तरह लापरवाह नहीं हैं। कि युवांकी, आप जहां भी जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। यान सैनकी ने संकोच नहीं किया। जाना, याओ ने कुछ नहीं कहा। इतना धूर्त बनना बंद करो। कि युवांकी ने अपने हाथ फैलाए और अपने पंजों पर खड़े होकर बमुश्किल लैन जियान और जियाओ के कंधों को थपथपाया। यह सिर्फ शैतान जाति क्षेत्र का आधार शिविर है। हम इसे नीचे ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपने यह नहीं देखा कि वांग ये की असली ताकत कितनी भयानक है? कि युवांकी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसकी याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। यह बंदा जब पूरी ताकत से बाहर जाता है तो एक पंक्ति में 4 ब्लैक होल स्तरीय रेमी जानवरों को मार सकता है। मुझे नहीं पता कि डेविल रेस टेरिटरी के बेस कैंप में कोई ब्लैक होल स्तरीय शैतान कमांडर इन चीफ है या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो शैतान जनरलों का एक प्रेरक दल उसके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर है भी तो मुझे विश्वास है कि वांग ये दूसरे पक्ष को मार सकता है। मेरी बात सुनो, उस पर भरोसा करो। हत्या मिशन के अंत तक केवल 5 लौकिक दिन बचे थे। सिल्वर जेड दस्ता 6 सितारा जीवन ग्रह पर पहुंच गया था। उजाड़ और खाली शैतान डेरा शैतान की लाशों से भर गया था। उन्हें मरे हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं। एजियोर माउंटेन स्क्वाड बहुत बहादुर है, निडर होकर हमला कर रहा है। उनकी लड़ाई का श्रेय हमसे बहुत आगे है। हम इस हत्या मिशन में केवल दूसरा स्थान ले सकते हैं। कैप्टन तू येशान ने चारों ओर देखा। शैतान जाति के बारे में विश्लेषण की गई जानकारी को देखकर वह कुछ आशंकित था। दृश्य का अंत डेविल रेस टेरिटरी के बेस कैंप 7 सितारा जीवन ग्रह पर रुका। क्या एजियोर माउंटेन स्क्वाड पागल था? उन्होंने सचमुच साहस किया। क्या हत्या मिशन से मिला 15 मिलियन बैटल क्रेडिट का इनाम उनके लिए पर्याप्त नहीं था? यह सोचने के लिए कि उनका लक्ष्य शैतान जाति क्षेत्र के आधार शिविर को नष्ट करके 30 मिलियन युद्ध क्रेडिट इनाम प्राप्त करना था। क्या उनकी मृत्यु की इच्छा थी? लेकिन तू येशान ने थोड़ी सी नाराजगी जताई और समग्र युद्ध क्रेडिट रैंकिंग को देखा। यदि किसी भी संयोग से एजियोर माउंटेन स्क्वाड वास्तव में सफल हुआ, उनके दस्ते का कुल युद्ध क्रेडिट हत्या मिशन रैंकिंग से 15 मिलियन युद्ध क्रेडिट के साथ 190.78 मिलियन तक पहुंच जाएगा। वे ताइवू स्क्वाड के 19024.0000 युद्ध क्रेडिट को पार कर जाएंगे और अंतिम पलटवार पूरा करेंगे। इसके साथ कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में वे मिल्की वे एस टीम में पहले स्थान पर होंगे। यह असंभव है। तू येशान अपने आप से बुदबुदाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने भीतरी इलाकों में पूरे रास्ते प्रवेश किया। वांग ये का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। या यूं कहे कि जब उसने आखिरी हत्या मिशन स्वीकार किया तो उसने पहले से ही एक व्यापक योजना बना ली थी। कुल युद्ध श्रेय में तीसरा, वह पर्याप्त नहीं था। वह जो चाहता था वह कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में पहला होना था। यदि वह शैतान जाति क्षेत्र 7 सितारा जीवन ग्रह के आधार शिविर को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकता है तो अकेले दस्ते का इनाम कुल मिलाकर 30 मिलियन होगा, जिसमें व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट शामिल नहीं होंगे। वे ताइवू स्क्वाड को पीछे छोड़ सकते हैं और पहला स्थान ले सकते हैं। वे शैतान जाति के आधार शिविर के और भी करीब आते जा रहे थे। इन 10 या इतने ही ब्रह्मांडीय दिनों में अनगिनत दुश्मनों ने उन्हें बाधित करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उनका लक्ष्य पूरी तरह से उजागर हो गया था। लेकिन वांग ये ने परवाह नहीं की। ताकत के साथ डरने की क्या बात थी? वह मिल्की वे एस टीम छोड़ने वाले थे। जाने से पहले वह एक भव्य दृश्य बनाएगा। मार डालो और दुनिया को उल्टा कर दो। वह वर्तमान में बहुत मजबूत था। यह बिल्कुल आगे है। वांग ये ने रडार प्रक्षेपण को देखा। टीम के सदस्य तैयार थे, लेकिन उनके भाव अलग थे। युवान की सबसे मजबूत लड़ाई की भावना वाली थी और वह अभी लड़ाई शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लैन जियान की अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह अपनी तनी हुई भौहों के साथ थोड़ा असहज और घबराया हुआ लग रहा था। जियाओ उन सभी में सबसे शांत था। उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी और उसे परिणाम की परवाह नहीं थी। सनकी थोड़ा उत्साहित था। हालांकि वह उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी उसे अपने कप्तान पर पूरा भरोसा था। जहां तक याओ की बात है, वह अभिव्यक्तिहीन था और कोई भावनाएं नहीं देखी जा सकती थीं। झपट्टा मारना। केबिन का दरवाजा खुला। नेता के रूप में वांग ये के साथ एजियोर माउंटेन स्क्वाड ने शैतान जाति क्षेत्र के बेस कैंप की ओर प्रस्थान किया। अंतिम लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही वे शैतान जाति के बेस कैंप में घुसे, एजियोर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य जोश से भरे हुए थे। खुफिया जानकारी के अनुसार बेस कैंप में कोई ब्लैक होल स्तर का शैतान कमांडर इन चीफ तैनात नहीं था और रडार को भी कोई नहीं मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 उन्नत सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल थे, साथ ही दर्जनों मध्यवर्ती और बुनियादी सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल भी थे। ये लाइनअप काफी शानदार था। भले ही सिल्वर वॉर बैंड का सबसे मजबूत ताइवू दस्ता आ जाए, वे शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन वांग ये ने अकेले ही अंदर घुसने की हिम्मत की। बूम बूम बूम। सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों की घेराबंदी का सामना करते हुए वांग ये ने अपने सर्वोच्च खजाने वॉयर बाइंड रिंग के साथ भाई ओब्लिवियन कवच के साथ अद्भुत रक्षात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। सफेद बिजली बार-बार चमकती रही और वॉयर बाइंड रिंग पर रहस्यमयी नक्काशी जगमगा उठी। मंत्रमुग्ध ढाल में ऊर्जा की एक अटूट मात्रा थी जो टूटने पर लगातार सुधार करती थी। वांग ये के नियंत्रण में भाई ओरिजिन के मोती बारिश की पंखुड़ियों की तरह फूट पड़े। ची ची। नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। ब्लाइंड स्पॉट के बिना डिग्री हमला। हमलों की पहली लहर में 5 सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल मारे गए। मुख्य शक्ति के रूप में भाई ओरिजिन के साथ अंधाधुंध हमला एक महान युद्ध की प्रस्तावना थी। वांग ये युद्ध के देवता की तरह सामने दौड़े। के युवान के केंद्र में मुख्य हमलावर थे। लैन जियान और जियाओ के साथ उसने जो लौह त्रिकोण बनाया उसमें एक मौन समझ थी जो हमले और बचाव दोनों से सुसज्जित थी।
याओ और यान सैन की ने डार्क एनर्जी स्तर के शैतान कमांडरों को हटाने के लिए मिलकर काम किया। याओ पहले से ही दोहरी तलवारों की कुछ शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। वह मूल रूप से यान सैन की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन खजाने के साथ उसकी युद्ध कौशल में कोई कमी नहीं थी। फिर भी एज्योर माउंटेन स्क्वाड में हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि इस लड़ाई का नतीजा कप्तान वांग ये पर निर्भर था। अगर वह जीता तो टीम जीतेगी, यदि वह हार गया तो वे नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने एक शब्द के कारण आने की हिम्मत की, भरोसा। हालांकि वांग ये लंबे समय तक कप्तान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही एज्योर माउंटेन स्क्वाड को अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि युवान की जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया था, वांग ये द्वारा आश्वस्त थे। जाना कि युवान के दो हथौड़ों ने अंधेरे बल से पागलपन से हमला किया। उसे गर्व था, लेकिन अब वह वांग ये का अनुसरण करने और उसके पीछे के कमजोर शैतानों को साफ करने में उसकी मदद करने को तैयार थी। लन जियान और जियाओ ने उसका समर्थन करना बंद नहीं किया। स्पेसलॉक बैटल डोमेन भाइटब हील उत्पत्ति के बाद वांग ये ने अपने दोहरे करिपानों का इस्तेमाल किया और स्थानिक नियंत्रण स्थापित किया। टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड और स्पेसलॉक सेबर के संयोजन ने उन्हें जल्दी से संभावित अंक प्राप्त करने की अनुमति दी। उसने शैतान जाति के विशेषज्ञों के हमलों को नजरअंदाज कर दिया, बेतहाशा ऊर्जा खर्च की और उसकी रक्षा अभेद्य थी। जल्द ही सुपरस्टार लेवल 7 डेविल जनरल को मार डाला। संभावित अंक 246700000 2530000 2.5 अरब। पहला उन्नत सुपरस्टार स्तर का शैतान जनरल मारा गया। स्पेसलॉक बैटल डोमेन की ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। वांग ये ने स्थिति को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगला टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड की काली शक्ति प्रकट हुई और थंडर फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया गया। वज्र की श्वेत उत्पत्ति उसके भौतिक शरीर के साथ मिलकर तीव्र युद्ध करने लगी। भाइटब हील ओरिजिन चमक गया और जल्द ही एक और उन्नत सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल को मार डाला। बूम। भाइटब हील ओरिजिन ने समूह लड़ाई में आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया। वांग ये के हमलों ने ऊर्जा की खपत को नजरअंदाज कर दिया। वह जितना अधिक लड़ता उतना ही साहसी होता जाता। शैतान जाति के आधे से अधिक विशेषज्ञ शीघ्र ही मारे गए। यह लड़ाई निश्चित थी। एज्योर माउंटेन स्क्वाड का मनोबल ऊंचा था। यह देखकर कि उनके कप्तान में असाधारण ताकत थी और उन्होंने पलक झपकते ही जीत हासिल कर ली, उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। लेकिन अगले ही पल बूम, एक विशाल आभा उतर आई। शैतान जाति के विशेषज्ञों का एक और समूह सामने आया, लेकिन उन्होंने जो भावना व्यक्त की वह बिल्कुल अलग थी। एक सच्चे राजा की तरह उनके भयानक दबाव ने पूरे ग्रह को कवर कर लिया, जिससे एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्यों की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अच्छा नहीं है। यह एक शैतान जाति की विशिष्ट टीम थी। उनमें से जिसने भयानक दबाव छोड़ा वह ब्लैक होल स्तर का शैतान कमांडर इन चीफ था। उन्हें धोखा दिया गया था। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। लन जियान कुछ हद तक पछतावा था। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती थीं, इसलिए वे बिना किसी संशय के आए थे और अपने दुश्मनों को कम आंका था। शैतानों को अपना लक्ष्य पता था, इसलिए उन्होंने तुरंत एक अपरिहार्य जाल बिछाया। सुपरनेट रडार उनका पता नहीं लगा सका क्योंकि डेविल रेस एली टीम बेस कैंप के कृत्रिम वर्महोल के दूसरी तरफ छिपी हुई थी। वे बेस कैंप पर हमला करने के बाद ही दिखाई दिए, उन्हें एक जाल में पकड़ लिया। अब भागने की कोई उम्मीद नहीं थी, लड़ने की तो बात ही दूर थी। शैतान निश्चित रूप से उस जगह को सील कर देंगे जिससे भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। जाओ लन जियान जियाओ। जैसे ही के युवान की दहाड़ने लगी, उसका रक्तपात फूट पड़ा। उसके भौतिक शरीर का विस्तार हुआ और उसकी काली शक्ति प्रस्फुटित हुई। दो हथौड़ों की शक्ति पृथ्वी को तोड़ने वाली थी। यहाँ तक कि डेविल रेस एली टीम के खिलाफ भी के युवान की निडर थे। ठीक है, लन जियान और जियाओ ने एक सुर में कहा, अंत तक लड़ो। अगर उन्हें मरना भी पड़े तो वे तब तक मारेंगे जब तक वे संतुष्ट न हो जाएं। एज्योर माउंटेन स्क्वाड में कोई कायर नहीं थे। एक ब्लैक होल स्तर का शैतान कमांडर इन चीफ वांग ये बहुत शांत थे। दो करिपानों ने उड़ान भरी और तेजी से हमला किया, जिससे अन्य दो सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों की मौत हो गई। अच्छा समय। वह बस शिकायत कर रहा था कि ये संभावित बिंदु पर्याप्त नहीं थे। चूंकि उसने आने का साहस किया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तैयार था। स्पेसलॉक सेबर की रहस्यमय नक्काशी धुंधली हो गई और इसकी ऊर्जा धीरे-धीरे समाप्त हो गई। सर्वोच्च खजाना वॉयड बाइंड रिंग अभी भी ढाल बनाए हुए थी, टूटते समय लगातार सुधार कर रही थी। आश्चर्यजनक ऊर्जा ने उन्हें अनगिनत हमलों का सामना करने में मदद की। आओ। वांग ये तुरंत दो हिस्सों में बंट गया। क्लोन जादू सक्रिय हो गया और तारे के कोर में चार जानवर टोटेम रूप प्रकाश से चमक उठे। सापक अजवार लाल शल्कों से ढका हुआ एक विशाल साप हवा में दिखाई दिया। उसके सींग लंबे थे और वह ऊंची आवाज में चिल्लाता था। एक स्थानिक डोमेन का उदय हुआ और उसने स्पेसलॉक बैटल डोमेन का स्थान ले लिया। अंतरिक्ष में भारी बदलाव आया और यह गहरे काले अंधेरे क्षेत्र में बदल गया। इसने ब्लैक होल स्तर के डेविल कमांडर इन चीफ के नेतृत्व वाली डेविल रेस की विशिष्ट टीम को घेर लिया। वाह वाह वाह। अत्यंत मजबूत स्थानिक क्षेत्र में वांग ये पानी में मछली की तरह था। उसके शरीर से वज्र की सफेद उत्पत्ति का हमला हुआ और उसी समय क्लोन ने मिराज को सक्रिय कर दिया। विशाल सफेद रेशम कीट जैसा मृगतृष्णा टोटेम जानवर हिल रहा था। इसकी आंखें बंद हो गईं और अनगिनत भ्रम ढेर हो गए। दायरे आइटम मंत्र, सोल ट्रेम्बल जादू और दायरे पावर जादू एक में संयुक्त। वांग ये ने उन्नत सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों में से एक पर सटीक हमला किया। फिर वाह वाह वाह। वांग ये स्नेक टाइप के माध्यम से ऐसे चला जैसे वह एक रात्रि योगिनी की तरह समतल जमीन पर चल रहा हो। हत्या। सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल की गर्दन पर करिपान की रोशनी पड़ी और उसके संभावित अंक विस्फोटक रूप से बढ़ गए। डेविल रेस एली टीम के अचानक हमले का सामना करते हुए वांग ये पूरी तरह से बाहर हो गए। यह उनकी सच्ची युद्ध कौशलता थी। ची क्रूड ओब्लिवियन टूथ कुत्ता हवा में दिखाई दिया। टाइम ओब्लिवियन टूथ ब्लेड ने सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल के शरीर को फाड़ दिया जो भ्रम में फंसा हुआ था। अधेरी शक्ति के विस्फोट के तहत भयानक फाड़ने वाली शक्ति ने शैतान जाति की कठिन रक्षा को नजरअंदाज कर दिया। सुपरस्टार लेवल 9 के शैतान जनरल को मार डाला। संभावित अंक 3160000000 3259000000। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। तारे के केंद्र के अंदर मृगतृष्णा टोटेम जानवर मंद पड़ गया और केवल एक बार फिर हमला करने की शक्ति बची थी। लेकिन लाइट अभी टोटेम जानवर जल उठा। उसका शरीर हल्की रोशनी में ढका हुआ था और सफेद आभा मंडल दिखाई दे रहा था। सेंटोर जैसा ब्रह्मांडीय जानवर सरपट दौड़ा और प्रकाश के अनगिनत छल्ले टाइम हेलोस में संघनित हो गए। वे तेज और धीमे दोनों थे, उनकी परछाइयां एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही थीं, जिससे शैतान जाति के विशेषज्ञ जो पहले से ही बेड़ियों में फंसे हुए थे, वापस लड़ने के लिए और भी अधिक शक्तिहीन हो गए। समय परिवर्तन, समय ओवरलैप। वांग ये एक ही समय में अनगिनत प्रभामंडलों से प्रकट हुए। अतिव्यापी प्रेत की तरह दोहरे करिपान का हमला तुरंत भड़क उठा। प्रेत ओवरलैप हो गए और समय बदल गया। शैतान जाति के विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हो गए। मजबूत, वह बहुत ताकतवर था। यहाँ तक कि युवान की जिन्होंने वांग ये की वास्तविक युद्ध कौशल को देखा था, एक बार फिर चौंक गए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह पहली बार था कि लन जियान और जियोयू ने वांग ये को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते देखा था। क्या यह सचमुच उनका कप्तान था? वह अत्यंत भयानक था। उसने अकेले ही सभी शैतान जाति के कुलीनों को रोक दिया था, वह भी आधा कदम भी नहीं लड़खड़ाया था। टकराना, भयानक गुस्से दिखाई दिए। ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ की शक्ति अंततः प्रस्फुटित हुई। दूसरे पक्ष की रक्तलाल आंखें और भयानक शैतानी कवच थे। उनका शरीर पूर्णता तक पहुंच गया था और भौतिक शरीर के पथ को चरम तक पहुंचाते हुए काले क्षेत्र के साथ विलीन हो गया था। अपने मातहतों को एक के बाद एक मारे जाते देखकर वह स्वाभाविक रूप से उदासीन नहीं रह सका। महज डार्क एनर्जी स्तर का मानव। टकराना, टकराना, टकराना। शक्तिशाली धारणा और ब्लैक होल स्तरीय भौतिक शरीर की विनाशकारी शक्ति ने स्थान और समय को अलग कर दिया। प्रभामंडल एक के बाद एक टूटते गए और अंधेरे ज्वार टूट गए। लेकिन इसी समय चार पशु टोटेम खंभों में से आखिरी खंभा जल उठा। महान वानर रक्तदाह मंत्र। वांग ये की युद्ध क्षमता अपने चरम पर पहुंच गई। रक्त रेखाएं उभर गईं और उसके शरीर में रक्त तेजी से जलने लगा। जैसे जैसे महान वानर ब्रह्मांडीय जानवर की शक्ति का विस्फोट हुआ, उसकी ताकत और रक्षा तेजी से बढ़ी और उसकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ी। उसी समय श्वेत क्षेत्र की ऊर्जा, जिसका उसने उपयोग नहीं किया था, तुरंत जारी हो गई।
एक हिट मंत्र, विस्फोटक जादू, सुपर बॉडी स्पेल। इस महीने हत्या मिशन को अंजाम देते समय उसने पहले ही डार्क एनर्जी स्तर को मजबूत करने प्रकार की क्षमता मंत्र सीख लिया था। इसके अलावा उसका दायरा के युवान की से भी ऊंचा था। चरण 6 ने उसे असीमित प्रवर्धन दिया। वांग ये के दोहरे करीबान आगे बढ़े। ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ का सामना उसकी थंडर फ्यूजन तकनीक और कोई कैटल सेबर के 6 इरादों के साथ हुआ। शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा आना। वांग ये की लड़ाई की भावना असीमित थी और उसके शरीर में पागलपन पूरी तरह से फूट पड़ा। उसके जी भरकर लड़ो। जैसे जैसे ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल ने उसका खून जलाया, वांग ये की युद्ध क्षमता बढ़ती रही। यहाँ तक कि जब ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ का सामना हुआ जो ब्लैक दायरे में विलीन हो गया था, तब भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रत्येक लहर के साथ तीव्र युद्ध मजबूत होता गया। बूम बूम बूम। भयानक लड़ाई के बाद के झटके ने सामान्य सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों को भी घायल कर दिया। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य दंग रह गए। कोई सीमा नहीं थी। कैप्टन की युद्ध कौशलता इतनी प्रबल थी कि इससे उनके दिल कांप उठे। यह सोचने के लिए कि उसके पास डार्क एनर्जी स्तर पर ऐसी युद्ध क्षमता थी। यहाँ तक कि सिल्वर वॉर बैंड का सबसे मजबूत सदस्य टाइवो स्क्वाड के कैप्टन वू मोहन भी कमतर थे। चरम तक चलो। वांग ये की आंखें चमक उठी। क्या आप कोई मवेशियों के 6 इरादों को सीमित करने के लिए 1.5 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। दहाड़। शून्य में भयानक कोई मवेशी जीवित हो उठे प्रतीत होते थे। सीमा तोड़ना, कोई मवेशियों की शारीरिक पहचान। वांग ये के 6 इंटेंस ऑफ द कोई कैटल सेबर ने अपना सबसे मजबूत कदम उठाया। उसकी रक्तलाल भुजा अत्यंत क्रूर थी और भयानक शक्ति ने कोई मवेशी की शारीरिक शक्ति को आकाश को कवर करते हुए ले लिया। स्वर्ग विभाजित गति के साथ ग्रह कांप उठा और स्थानिक अशांति उत्पन्न हुई। करीबान इरादे ने ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ को तुरंत निगल लिया। बूम। ब्लैक होल लेवल 2 के शैतान कमांडर इन चीफ को मार डाला। संभावित अंक 1.88 बिलियन, 2.14 बिलियन, 260000000 संभावित अंक। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उसने आराम नहीं किया। जबकि ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल अभी भी अपने चरम पर था, वांग ये ने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को नजरअंदाज कर दिया। टाइम हेलोस के साथ मिलकर उसने शेष उन्नत सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरलों को तुरंत मार डाला। बूम बूम बूम। करीबान जहां भी गए उन्होंने शैतान जाति के विशिष्ट विशेषज्ञों को तब तक मार डाला जब तक उनके दिल कांप नहीं गए। सोचिए एक इंसान का शरीर इस हद तक मजबूत हो गया है। हालांकि शैतान कभी भी मौत से नहीं डरते थे, बल्कि वे लड़ाई के लिए मशहूर थे। वे अंत तक मारेंगे। वे अपनी आत्मा को सीमा तक धकेलते हुए आगे बढ़े। शैतान जाति के कुलीन लोग अपनी संख्या का लाभ उठाकर वांग ये को मौत के घाट उतारना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी उम्मीदें जल्द ही धराशायी हो गईं। टकराना। वांग ये का शरीर फट गया। अंतिम उन्नत सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल को मारने के बाद वांग ये ने ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल को रोकने की पहल की। फिर उसने अपने फटे हुए शरीर को नष्ट कर दिया और एक नया शरीर बनाया। वांग ये को बिल्कुल नए की तरह पुनर्जीवित होते देख शैतान जाति के सभी कुलीन लोग निराशा में डूब गए। भले ही 4 जानवर टोटेम रूहों का अब उपयोग नहीं किया जा सकता था, वाइटल हीट ओरिजिन और स्पेस लॉक सेबर की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और शून्य बाइंड रिंग में आधे से अधिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था, वांग ये अभी भी भयानक रूप से मजबूत थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका ये बुनियादी और इंटरमीडिएट सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल विरोध कर सकें। वर्तमान में भले ही वांग ये खजाने पर भरोसा नहीं करते थे, उनकी युद्ध कौशल वास्तव में अत्याचारी थी। बूम बूम बूम। एक पागल नरसंहार। शैतान जाति के साथ सितारा जीवन ग्रह आधार शिविर में चौंका देने वाले डेटा और परिणामों के साथ एक तरफा लड़ाई समाप्त हो गई। एज्योर माउंटेन स्क्वाड जीत गया था। हम जीत गए, हम वास्तव में जीत गए। लन जियान जो खून से लथपथ था अब सुंदर नहीं था। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उनके सैन्य शिविर में शामिल होने के बाद से यह लड़ाई ताकत में सबसे बड़ी असमानता वाली थी। यह सबसे खतरनाक लेकिन सबसे रोमांचक और सबसे फायदेमंद लड़ाई भी थी। उसने अपने बगल में जियाओ को देखा और मुस्कुराया। एक अवर्णनीय खुशी और गहरा सदमा था। उनका कप्तान बहुत ताकतवर था। के युआन की जो अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई थी ने वांग ये की पीठ को एक तक देखा। अब कोई नफरत या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। चाहे यह उनकी व्यक्तिगत ताकत हो या टीम का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता, वांग ये उनसे पूर्व कप्तान से बेहतर थी। बस थोड़ा सा। अभी उसका दिल वांग ये के लिए तेजी से धड़क रहा था। वांग ये ने उसे अपने पिता की तरह शक्ति का एहसास कराया। यान सैंकी और याओ पहले ही थक चुके थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। भले ही उन्होंने युद्ध के मैदान पर अनगिनत निकटमृत्यु युद्धों का अनुभव किया था, वे 2 सेनाओं के बीच की लड़ाइयां थीं जहां उनके अनगिनत साथी थे। लेकिन इस बार यह दुश्मन के शिविर में अकेले प्रवेश करने जैसा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे युद्ध के मैदान में सुपर विशेषज्ञों का सामना कर रहे थे और वे सचमुच बच गए। यान सैंकी ने वांग ये की ओर देखा और उसके प्रति अपनी भावुक प्रशंसा नहीं छिपाई। याओ ने अपने युद्ध क्रेडिट को शून्यता से देखा जो अनजाने में अकल्पनीय ऊंचाई तक बढ़ गया था। सिल्वर रोड टीम से सिल्वर वॉर बैंड तक समय की यह अवधि उनकी कल्पना से परे थी। हालांकि यह कप्तान थोड़ा खतरनाक था, लेकिन उसकी ताकत कल्पना से परे थी। जैसा कि अपेक्षित था, उसके जैसा उपनिवेश ग्रह का मनुष्य कभी भी एक सच्ची ब्रह्मांडीय प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया। वांग ये की नजर युद्ध के मैदान पर पड़ी। यह एज्योर माउंटेन स्क्वाड में उनकी आखिरी लड़ाई थी और यह सैन्य शिविर में भी उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। यह एक आदर्श अंत था। उन्होंने जानकारी अपलोड की और उसका विश्लेषण किया, फिर पासवर्ड क्रैक किया। कप्तान वांग ये को बाकी काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह इन चीजों में भी अच्छा नहीं था। जब वांग ये ने याओ को मशीन को कुशलतापूर्वक संचालित करते हुए देखा तो उसने भावनात्मक रूप से आह भरी। पिछले दिनों दूसरे पक्ष के हाथ खून से रंगे थे और अब वह वास्तव में डेटा नेटवर्क के बारे में सब कुछ समझ गया है। ब्रह्मांड वास्तव में एक प्रशिक्षण स्थल था। 4 जानवर टोटेम रूहों की वास्तविक युद्ध क्षमता बहुत अच्छी है। वांग ये ने युद्ध पर पीछे मुड़कर देखा। यह सबसे मजबूत लड़ाई थी और उन कुछ लड़ाइयों में से एक थी जहां उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और अपनी ताकत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जब से वह ब्लू प्लैनेट से प्रस्थान के बाद पीछा करने से बच गया, उसे शायद ही कभी ऐसी चरम लड़ाइयों का सामना करना पड़ा जहां वह मौत के करीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ था और क्योंकि उसे कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। हालांकि ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल के दुष्प्रभाव और कीमत काफी बढ़ गया है। वांग ये अभी भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल ने किसी की क्षमता को उत्तेजित करने और युद्ध कौशल के साथ उभरने के लिए उसके रक्तसार को जला दिया। अपनी अमरता की प्रतिभा का प्रयोग करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो सका। सौभाग्य से उसने समय रहते जादू रोक दिया था। अन्यथा भले ही वह युद्ध में न मरे, लेकिन अपने रक्तसार को जलाने से मर जाता। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। उनके संभावित अंक अंततः 2.7 बिलियन पर तय किए गए। युद्ध के दौरान कोई मवेशियों के 6 इरादों को तोड़ने की सीमा को तोड़ने पर खर्च किए गए 1.5 अरब डॉलर के अलावा उन्होंने इस लड़ाई से 2 अरब संभावित अंक अर्जित किए थे। यह उससे तुलनीय था जो उसने इस पूरे वर्ष में हत्या अभियानों से प्राप्त किया था। सबसे बड़ी वृद्धि व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट और स्क्वाड युद्ध क्रेडिट में थी। यह दस्ता स्वाभाविक रूप से सिल्वर जेट दस्ते से कहीं आगे हत्या मिशन में नंबर 1 होने का हकदार था। 7 सितारा जीवन ग्रह जो कि शैतान जाति क्षेत्र का आधार शिविर था को पार करते हुए दस्ते को सीधे पुरस्कार के रूप में 30 मिलियन युद्ध क्रेडिट प्राप्त हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर हत्या मिशन समाप्त होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे। प्रत्येक दस्ते के अंतिम युद्ध क्रेडिट मूल रूप से तय हो गए थे। एज्योर माउंटेन स्क्वाड ने टाइवो स्क्वाड को दबा दिया था और कुल युद्ध क्रेडिट के मामले में प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे मिशन में नंबर 1 स्थान छीन लिया था। कप्तान के रूप में वन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। वन सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो सकता है। वांग ये ने सभी की ओर देखा। अन्य लोग व्यस्त थे क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपना कार्य पूरा कर लिया और मिशन की प्रगति को मिल्की वे टीम को अपलोड कर दिया। जब अंतिम चरण पूरा हो गया, चलो वापस चले और जश्न मनाएं। वांग ये ने ऊंचे उत्साह से अपना हाथ उठाया। हम नंबर 1 हैं। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य प्रसन्न और उत्साहित थे। मिल्की वे के सुपर ब्लैक होल के बाहर सिल्वर वॉर बैंड्स ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खजाने की खोज की, लेकिन उनकी फसल कम थी। यह हेडून स्क्वाड के लिए विशेष रूप से सच था, जिसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
कैप्टन तोयान जी को पहले से ही अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी तो उसने हत्या के मिशन को स्वीकार कर लिया होता। अब उसे तनाव में नहीं रहना पड़ेगा। उनकी टीम के पास 16111000 युद्ध क्रेडिट थे जो कि 15000000 से अधिक था। एज्योर माउंटेन स्क्वाड। हालांकि उसे लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। नौसिखिया वांग ये एक राक्षस था जो कहीं से प्रकट हुआ था। जब से उन्होंने एज्योर माउंटेन स्क्वाड को संभाला था, निचली रैंकिंग वाली टीम को वास्तव में उनके समान स्तर पर खींच लिया गया था। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के कैप्टन वांग ये के पास बेहद शक्तिशाली क्षमताएं थीं। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि अंतिम क्षण में बाजी पलटने के लिए उसके पास अभी भी कुछ तुरुप का इक्का छिपा हुआ था, जिससे वह एक झटके में उनसे आगे निकल गया और तीसरा स्थान ले लिया। अचानक उसके पास एक मैसेज आया। तोयान जी ने भौहें चढ़ा दी और बेचैनी महसूस की। उन्होंने गंभीर भाव से संदेश की शुरुआत की। जल्द ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और झटके से उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। काफी देर तक वह होश में नहीं आया। ये असंभव। एज्योर माउंटेन स्क्वाड इतनी हद तक कैसे जा सकता है? उनका इतना शक्तिशाली होना असंभव था। लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। मोयन आकाशगंगा में शैतान जाति क्षेत्र का आधार शिविर टूट गया था। तो उनका लक्ष्य तीसरा स्थान नहीं था। तोयान जी कंपनी के अलावा कुछ नहीं कर सके। कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। क्या शक्तिशाली ताकत है। एज्योर माउंटेन स्क्वाड वांग ये। उसने खुद को बहुत गहराई से छुपाया। शैतान जाति क्षेत्र का आधार शिविर नष्ट कर दिया गया था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र एल्की वे के हत्या मिशन के अंतिम चरण में एज्योर माउंटेन स्क्वाड ने एक बड़ी खबर बनाई थी। इससे मिल्की वे एस टीम के मनोबल में भारी वृद्धि हुई। कुलीन शैतान जाति विशेषज्ञों की हानि और बेस कैंप में शैतानों के बारे में जानकारी हासिल करने से मिल्की वे एस टीम को भविष्य में शैतान जाति की सेना के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। यह सब एक अज्ञात डार्क एनर्जी स्तर के नौसिखिए के नेतृत्व वाले पहले अज्ञात दस्ते से आया था जो हाल ही में सिल्वर वॉर बैंड में शामिल हुआ था। एज्योर माउंटेन स्क्वाड बहुत भयंकर है। यह एक बहुत बड़ा जवाबी हमला है। यह एज्योर माउंटेन स्क्वाड नहीं है जो मजबूत है, यह वांग ये है। अगर हमारे पास उनके जैसा कप्तान हो तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वांग ये की ताकत पहले ही टीम ताइवू के कप्तान वू मोहन को पीछे छोड़ चुकी है और सिल्वर वॉर बैंड में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गई है? मुझे नहीं पता कि उनकी व्यक्तिगत ताकत कैप्टन वू से अधिक है या नहीं, लेकिन दस्ते की कुल लड़ाई का श्रेय ताइवू दस्ते से अधिक होना चाहिए था। और यह सोचना कि वांग ये एक नौसिखिया है। वह हाल ही में सिल्वर वॉर बैंड में शामिल हुए हैं और पहले ही ऐसा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में निश्चित रूप से उनका बहुत सम्मान किया जाएगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें ईर्ष्या हो रही होगी, वह सचमुच सक्षम है। सिल्वर वॉर बैंड एज्योर माउंटेन स्टारशिप अपनी वापसी यात्रा पर शुरू हुई। हालांकि हत्या मिशन समाप्त होने में अभी भी 3 और लौकिक दिन बाकी थे, फिर भी उनके पास युद्ध का पर्याप्त श्रेय था। इसके अलावा इस युद्ध में सभी ने जी भरकर हत्या की थी। वे वापस जाएंगे और कुल युद्ध क्रेडिट की अंतिम गणना की प्रतीक्षा करेंगे। खेती कक्ष में वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप थंडर एशियन इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 1 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में वांग ये ने थंडर प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास किया। शीर्ष क्रम की विकास तकनीक की समझ उनके हृदय में प्रवेश कर गई। समझने में अनगिनत साल बिताने के बाद आखिरकार उन्होंने चरण 5 को समझ लिया। निर्णायक स्टेज 5 प्राचीन थंडर इवोल्यूशन तकनीक। निर्णायक डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा। इससे पहले वह पहले ही 99% स्तर 7 तक पहुंच चुका था और हत्या मिशन को पूरा करने के बाद उसमें तेजी से सुधार हुआ। भारी मात्रा में ऊर्जा बढ़ी और गहरे पदार्थ ने वांग ये को परिष्कृत किया। उसके काले दायरे का तेजी से विस्तार हुआ और उसका भौतिक शरीर बदल गया। उन्होंने उन्नति के इस चरण को शीघ्रता से पूरा कर लिया। उन्हें प्राचीन थंडर इवोल्यूशन तकनीक की गहरी समझ थी। डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा 48%। एक शीर्ष स्तरीय विकास तकनीक की शक्ति निस्संदेह स्पष्ट थी। सभी पहलुओं में प्रभाव अन्य विकास तकनीकों से कहीं आगे निकल गए। जारी रखें। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 1 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये का मानस हिल गया। जैसे ही प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक चरण 5 में पहुंची, भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके मानस की सीमा का और विस्तार हुआ। सफेद क्षेत्र बदल गया, तारे का कोर चमक गया और डार्क एनर्जी बढ़ गई। एक और सफलता। डार्क एनर्जी लेवल 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता। वांग ये की युद्ध क्षमता बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। काला क्षेत्र और सफेद क्षेत्र एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते थे और उनके बीच एक हल्का सा संबंध था। आंतरिक दुनिया आकार लेने लगी थी। खेती की गति खराब नहीं है। वांग ये स्टेज 5 प्राचीन थंडर इवोल्यूशन तकनीक और प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक से बहुत संतुष्ट थे। भले ही उसकी ताकत डार्क एनर्जी लेवल 1 तक बढ़ गई हो, फिर भी उसकी साधना गति काफी अच्छी थी। डार्क एनर्जी लेवल 9 तक का रास्ता आसान था। याओजू ग्रह पर लौटें। मिल्की वे एस टीम का पड़ाव वह स्थान था जहां अंतिम मिशन निपटान किया जाएगा। सारे दस्ते इकट्ठे हो गए थे। 5 लौकिक दिन बाद डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा 63%। वांग ये ने अपनी अंतिम खेती पूरी की। उन्होंने अपने क्लोन को, जो समय के महान पद को समझ रहा था, वापस ले लिया और साधना कक्ष छोड़ दिया। स्टारशिप के अंदर एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। वे बातें कर रहे थे और मजे से हंस रहे थे और माहौल सौहार्दपूर्ण था। गंतव्य तक पहुंचने ही वाला हूं, अल की आवाज आई। वांग ये ने दूर तक देखा। विशाल ग्रह शक्तिशाली जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। कई तारे जहाज आ जा रहे थे। यह शोरगुल वाला और जीवंत था। 8 सितारा जीवन ग्रह याओजू ग्रह। मिल्की वे एस टीम के दस्ते एकत्र हुए। दसियों लौकिक वर्षों की खोज के बाद मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। मिशन में 33 लौकिक देशों ने 99 दस्तों के साथ भाग लिया। ये सभी दस्ते उन दस्तों से अलग थे जो ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में बनाए गए थे जब उन्होंने पहली बार मिशन शुरू किया था। यहाँ तक कि ताइवू स्क्वाड, जिसे हमेशा सबसे मजबूत युद्ध कौशल वाले दस्ते के रूप में जाना जाता था, ने 2 सदस्यों को खो दिया था और एक नया नौसिखिया शामिल हो गया था। कहने की जरूरत नहीं है, अन्य दस्ते कईयों का सफाया हो गया। मृत्यु दर 70% से अधिक हो गई। साथ ही उच्च जोखिम से उच्च रिटर्न प्राप्त हुआ। प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे की शुरुआत के बाद से मिल्की वे एस टीम हमेशा सबसे आगे रही है। औसत आय के मामले में उन्होंने पूरी ताशी मिल्की वे सेना में सबसे अधिक कमाई की, जो युद्ध के मैदान में लड़ने वाले जनरलों की तुलना में कहीं अधिक थी। इस मिशन के प्रभारी व्यक्ति ताशी मिल्की वे आर्मी के एडमिरल वू यान थे। ताइवू कॉस्मिक नेशन ताइशी स्टारफील्ड में शीर्ष ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से एक था। एडमिरल वू यान की ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में उच्च प्रतिष्ठा थी। उनके अधीन 3 मिल्की वे एस टीमों, सिल्वर रोड टीम, सिल्वर सर्च टीम और सिल्वर वॉर बैंड के प्रमुख कप्तान थे। उपलब्धियों और योग्यताओं के संदर्भ में 3 प्रमुख कप्तान अपनी अपनी एल की वे सेनाओं में ट्रिब्यून बनने के योग्य थे। उनकी ताकत के बारे में अधिक विस्तार से बताने की जरूरत नहीं थी। वांग ये सिल्वर वॉर बैंड के एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सामने खड़े थे। उसने दूर से एक शक्तिशाली आभा वाले व्यक्ति को देखा। एक उन्नत ब्लैक होल स्तर विशेषज्ञ। एडमिरल वू यान की ताकत अथाह थी। उनके आगे ताइवू स्क्वाड, जी यानान स्क्वाड और हेइडुन स्क्वाड थे। तीनों कप्तानों ने अन्य भावनाओं के साथ-साथ उत्सुकता और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। युद्ध का मैदान खामोश था। सभी की निगाहें लंबे और प्रभावशाली व्यक्तित्व पर टिकी थीं। मैं एक द्वारा घोषणा करता हूं कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा का अन्वेषण मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। एडमिरल वू यान की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। उनका विशाल शरीर और ओजस्वी आभा थी। उसके शक्तिशाली ब्लैक होल स्तर के दबाव ने क्षेत्र को घेर लिया। आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आपने मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर को शर्मसार नहीं किया। वू यान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने भीड़ पर अपनी ठंडी निगाहें डाली। शैतान जाति और दानव जाति की तुलना में ताशी मिल्की वे सेना में कब्जे वाली आकाशगंगाओं का अनुपात सबसे अधिक है और हमारी हत्या क्षमता भी अग्रणी है। हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे के केंद्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति भी थे। युद्ध के मैदान में मिल्की वे एस टीम के सदस्यों ने एकजुट होकर उत्साह बढ़ाया। उनका मनोबल ऊंचा था। उनके चेहरे गर्व और खुशी से भरे हुए थे। अगला, योग्यता के अनुसार इनाम। सिल्वर रोड टीम, आगे बढ़ें। वांग ये ने आगे देखा। निपटान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर यह स्क्वाड बैटल क्रेडिट इनाम था।
सिल्वर रोड टीम के एजियोर माउंटेन स्क्वाड, जिसके साथ उन्होंने पहले काम किया था, अंत में शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर पाया। कैप्टन चुलेकिन को कोई विशेष प्रशंसा नहीं मिली। ऐसा कहा जा रहा है कि सिल्वर रोड टीम ने पर्याप्त आकाशगंगाओं की खोज की थी और वह शैतान जाति और दानव जाति से आगे थी। कुल युद्ध क्रेडिट पुरस्कार बहुत अच्छे थे। भरपूर फसल पाकर सभी दल खुशी से झूम रहे थे। सिल्वर रोड टीम के बाद सिल्वर सर्च टीम थी। उन्हें अच्छा इनाम भी दिया गया। सिल्वर रोड टीम के एजियोर माउंटेन स्क्वाड की तुलना में सिल्वर सर्च टीम के एजियोर माउंटेन स्क्वाड का प्रदर्शन मुश्किल से संतोषजनक था और वे स्थान पर थे। इससे ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की शक्ति में अंतर देखा जा सकता है। ताइवू कॉस्मिक नेशन, जी यानान कॉस्मिक नेशन और हेइडुन कॉस्मिक नेशन ताइशी स्टारफील्ड में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले कॉस्मिक देशों में से थे। उनके दस्तों का प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट था और वे सभी शीर्ष 5 में स्थान पर थे। उनमें से ताइवू कॉस्मिक नेशन के दस्तों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सिल्वर रोड टीम का ताइवू स्क्वाड दूसरे स्थान पर रहा, जबकि वे व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के मामले में पहले स्थान पर थे। दोनों में सिल्वर सर्च टीम का ताइवू स्क्वाड प्रथम स्थान पर रहा। यह ताइशी स्टारफील्ड में शीर्ष ब्रह्मांडीय देशों में से एक होने के योग्य था। जी यानान कॉस्मिक नेशन ने दस्ते या व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट की परवाह किए बिना कभी भी शीर्ष 3 को नहीं छोड़ा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की सीमा से लगे 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से सिल्वर जेट कॉस्मिक नेशन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कमजोर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन निचले मध्य में थे। सिल्वर वॉरबैंड, आगे बढ़ो, वुयान की जोरदार आवाज एक बार फिर गूंजी। 33 दस्ते क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े। सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। सिल्वर वॉरबैंड को पुरस्कार प्राप्त करने में सबसे पीछे रहने का कारण यह था कि उनके पास व्यक्तिगत और स्क्वाड युद्ध क्रेडिट सबसे अधिक थे। वे विशेष बल थे जो शैतानों और राक्षसों के विरुद्ध आमने सामने लड़ते थे। उनके व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट सबसे अधिक थे और वे मिल्की वे एस टीम के सुपर 1 के थे। दस्तों के पास उच्चतम युद्ध क्रेडिट भी थे और वे मिल्की वे एस टीम में सबसे मजबूत दस्ते थे। पहला, व्यक्तिगत कुल युद्ध क्रेडिट। कुल मिलाकर 15 योद्धाओं ने 100 मिलियन से अधिक युद्ध क्रेडिट जमा किए हैं। जब वुयान ने सिल्वर वॉरबैंड पर अपनी नजर डाली तो उसकी बात जैसी आंखें चमक उठी। सिल्वर रोड टीम और सिल्वर सर्च टीम के सभी लोग हैरान थे। दोनों टीमों में से केवल 3 सदस्यों के पास 100 मिलियन से अधिक बैटल क्रेडिट थे। सिल्वर वॉरबैंड शैतान जाति और दानव जाति के साथ घनिष्ठ युद्ध में लगा हुआ था। जब तक वे पर्याप्त शत्रुओं को मार डालते हैं, वे युद्ध क्रेडिट जल्दी से जमा करने में सक्षम होंगे। यह विशेष रूप से हत्या मिशनों के लिए सच था, जहां कोई भी अक्सर एक दौर में लाखों युद्ध क्रेडिट प्राप्त कर सकता था। ईर्ष्यालु होने से कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उनमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। ऐसे 2 लोग हैं जिनकी संख्या 200 मिलियन से अधिक है। वुयान के शब्दों ने एक और हंगामा खड़ा कर दिया। सबकी नजर सिल्वर वॉरबैंड के सबसे मजबूत सदस्य ताइवू स्क्वाड के वु मोहन पर पड़ी। वह निश्चित रूप से दोनों में से एक था। वु मोहन वास्तव में थोड़ा आश्चर्यचकित था। बेशक उनके युद्ध क्रेडिट पहले ही 200 मिलियन से अधिक हो चुके थे। हत्या मिशन पूरा करने के बाद यह 267 मिलियन तक पहुंच गया, जो दूसरों से कहीं आगे है। हालांकि जहां तक वह जानता था, न तो जिनानलोंग और न ही तोयान जी के पास इससे अधिक था। 200 मिलियन युद्ध क्रेडिट, यह वे नहीं हो सकते। यह कौन हो सकता है? झपट्टा मारना। वु मोहन ने अचानक अपना सिर घुमाया और वांग ये की ओर देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या यह वह था? यह सही नहीं हो सकता। वांग ये की व्यक्तिगत लड़ाई का श्रेय इतनी तेजी से बढ़ना असंभव था। भले ही दूसरे पक्ष ने अंतिम हत्या मिशन में भारी फसल अर्जित की हो और शैतान जाति के क्षेत्र के आधार शिविर में सेंध लगा ली हो, उन्होंने अनुमान लगाया कि वांग ये की लड़ाई का श्रेय लगभग 170 मिलियन है। उनके युद्ध क्रेडिट का 200 मिलियन से अधिक होना असंभव था। जब तक वु मोहन की अभिव्यक्ति बदल गई। एक ब्लैक होल स्तर का शैतान कमांडर इन चीफ। क्या ऐसा हो सकता है कि डेविल रेस टेरिटरी के बेस कैंप में ब्लैक होल स्तर का डेविल कमांडर इन चीफ था? युद्ध क्रेडिट पुरस्कारों के लिए सैन्य शिविर के नियमों के अनुसार सुपरस्टार स्तर के शैतान जनरल को मारने का इनाम 10 मिलियन युद्ध क्रेडिट पर सीमित था। इसके विपरीत एक ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर को मारना, भले ही दूसरा पक्ष केवल स्तर 1 पर हो, 100 मिलियन युद्ध क्रेडिट अर्जित करेगा। मैं उस नौसेखिया से बहुत आश्चर्यचकित हूं जो पहले स्थान पर है। बहुत समय हो गया है जब इतना प्रतिभाशाली नौसेखिया ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में दिखाई दिया है। वुयान का खुरदुरा चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। जिस क्षण ये शब्द कहे गए, वु मोहन का दिल ठंडा हो गया। जिनानलोंग और तोयान जी भी दंग रह गए। यह वु मोहन नहीं था। सभी दल स्तब्ध रह गए। नौसेखिया? कौन सा नौसेखिया? झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। अत्यधिक सदमे और अविश्वास से भरी अनगिनत निगाहें वांग ये पर पड़ी। वह तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। उसके पीछे एजियोर माउंटेन स्क्वाड के सदस्यों ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। के युवान की ठुड्डी सबसे ऊपर उठी हुई थी, लगभग इस हद तक कि उसकी गर्दन पर दबाव पड़ गया। वुयान की आवाज गूंजी, वांग ये 315 मिलियन बैटल क्रेडिट। वह मिल्की वे एस टीम में 300 मिलियन बैटल क्रेडिट तोड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ को मार डाला। आप व्यक्तिगत बैटल क्रेडिट के मामले में नंबर 1 होने के लायक हैं। ये शब्द भूकंप की तरह थे। दूसरों को केवल यह पता था कि एजियोर माउंटेन स्क्वाड शैतान जाति के बेस कैंप में घुस गया था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग ये ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ को मार डालेंगे। यह कैसी ताकत थी? उस पुरुष ने यह कैसे किया? वह बहुत मजबूत था। हर किसी को लगा कि उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। जैसा कि कमांडर वु ने कहा था, यह वास्तव में एक प्रतिभाशाली नौसेखिया था। वह इसका हकदार था। बधाई हो, वु मोहन ने एक लंबी आह भरी। धन्यवाद, वांग ये मुस्कुराए। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें युद्ध क्रेडिट के मामले में एयरटेल की वे एस टीम के प्रथम स्थान के लिए एक विशेष सामग्री पदक, ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर के विशेष बलों के लिए प्रथम श्रेणी का टोकन और केवल 10000 डार्क क्रिस्टल शामिल थे। उदार पुरस्कारों ने गरीब सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को चकित कर दिया। 10000 डार्क क्रिस्टल 1 ट्रिलियन कॉस्मिक डॉलर के बराबर थे, जो एक उन्नत सुपरस्टार स्तर के योद्धा की संपत्ति के बराबर था। वांग ये एक डार्क एनर्जी स्तर का नौसेखिया था, लेकिन उसने पहले ही वह राशि अर्जित कर ली थी। इससे पुराने विशेषज्ञों को खुद पर शर्म महसूस होने लगी। वांग ये ने अपना इनाम लिया और चला गया। उनके बाद दूसरे स्थान पर वु मोहन और तीसरे स्थान पर जिनानलोंग रहे। केवल शीर्ष 3 को ही पुरस्कृत किया जाएगा। चौथे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। तोयान जी के मुंह का कोना हिल गया और ऐसा लगा जैसे उसके दिल में ओले बरस रहे हों। यदि उसे पहले पता होता तो उसने अंतिम हत्या मिशन स्वीकार कर लिया होता। इसके बजाय उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के मामले में न केवल वह अलोंग से हार गया और तीसरा स्थान पाने में असफल रहा, बल्कि टीम के कुल युद्ध क्रेडिट भी चौथे स्थान पर रहे। वह सचमुच बहुत मूर्ख था। अंत में दस्ते की कुल लड़ाई का श्रेय कमांडर वुयान की आवाज गूंज उठी। सिल्वर वॉरबैंड में वु मोहन ने शांत भाव से आगे देखा। वह जानता था कि वह हार गया है। उन्हें व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट की पिछली रैंकिंग घोषित होने के बाद पता चला। उनके दस्ते के युद्ध क्रेडिट एजियोर माउंटेन स्क्वाड से कमतर थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वांग ये को व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के मामले में पहले स्थान पर रखा गया था, एजियोर माउंटेन स्क्वाड के युद्ध क्रेडिट पहले ही 200 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके थे, जो कि 10 मिलियन युद्ध क्रेडिट से अधिक था। एजियोर माउंटेन स्क्वाड, वांग ये, उन्होंने एक अच्छी खासी जीत हासिल की थी। पहले स्थान पर वांग ये के नेतृत्व वाला एजियोर माउंटेन स्क्वाड है। मिशन से कुल युद्ध क्रेडिट 200 मिलियन। वुयान की जोरदार आवाज मैदान पर मौजूद सभी लोगों के कानों में पड़ी और तुरंत जयकारे गूंजने लगे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र अन्वेषण मिशन के सबसे बड़े पुरस्कार को अंततः उसका मालिक मिल गया। यह सिल्वर वॉरबैंड का सबसे मजबूत ताइवू दस्ता नहीं था जिसने यह सम्मान जीता था। इसके बजाय यह स्पष्ट एजियोर माउंटेन स्क्वाड था जो एक बार रैंकिंग में सबसे नीचे पहुंच गया था। कैप्टन वांग ये ने सभी पहलुओं में वु मोहन का दमन किया। वह एक अति नौसेखिया था जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। वुयान की तीखी नजर वांग ये पर पड़ी। एक दस्ता एक सेना का प्रतीक था। कुछ विशेषज्ञों के पास शानदार व्यक्तिगत क्षमताएं थीं, लेकिन नेतृत्व करने की उनकी क्षमता गड़बड़ थी। वांग ये अलग थे। न केवल उनकी व्यक्तिगत ताकत असाधारण थी, बल्कि उनकी नेतृत्व करने की क्षमता को भी कम नहीं आंका जा सकता था। प्रत्येक मिशन का समापन एजियोर माउंटेन स्क्वाड में शामिल होने के बाद हुआ। यह उनके और मूल कप्तान के बीच क्षमता में अंतर साबित करने के लिए पर्याप्त था।
वांग ये निश्चित रूप से एक सैन्य शिविर प्रतिभा थे। भविष्य में उनमें एडमिरल बनने की क्षमता थी। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य एकजुट होकर बाहर निकले। इनाम स्वीकार करते समय उनके चेहरे उत्साह और गर्व से भर गए। उन्होंने एक महान पलटवार पूरा कर लिया था। कैप्टन वांग ये को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि और मानक लेफ्टिनेंट कर्नल उपकरण का एक सेट, साथ ही मिल्की वे एस टीम में सबसे मजबूत दस्ते का नेतृत्व करने के लिए सम्मान पदक और 10,000 डार्क क्रिस्टल प्राप्त होंगे। टीम के सदस्य के युवांकी को मिल्की वे एस टीम में सबसे मजबूत दस्ते का सदस्य होने के लिए मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त होगा और उन्हें 30 मिलियन बैटल क्रेडिट और 10,000 डार्क क्रिस्टल से पुरस्कृत किया जाएगा। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने इनाम स्वीकार कर लिया, खासकर यान सैंकी और याओ। 10,000 डार्क क्रिस्टल के उदार इनाम ने उन्हें परमानंद से लगभग बेहोश कर दिया। यह बहुत ज्यादा पैसा था। अन्य दस्तों के सभी सदस्य ईर्ष्यालु थे। दल के सदस्यों को एक व्यक्ति से लाभ हुआ। यदि वे टीम में होते तो वे यह भी हासिल कर सकते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास वांग ये जैसे कप्तान की कमी थी। यह बहुत ईर्ष्यापूर्ण था। मिल्की वे एस टीम का मिशन खत्म हो गया है, लेकिन ताशी मिल्की वे सेना का युद्ध अभी शुरू हुआ है। एडमिरल वुयान की आंखें भयंकर थीं। उन्होंने एक निर्णायक सेनापति की महिमा का परिचय दिया। ताशी मिल्की वे सेना, जिसके पास बढ़त है, को शैतान और दानव जातियों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ सकता है। सभी को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मिशन समाप्त होने के बाद आप ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में लौटने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप हमारे साथ लड़ने के लिए अपनी संबंधित आकाशगंगा सेना में रहने और लौटने का विकल्प चुन सकते हैं। हम शैतान और दानव दौड़ को हरा देंगे और आकाशगंगा पर कब्जा कर लेंगे। ताशी स्टारफील्ड में मानव जाति के लिए हम एक और स्टारफील्ड पर कब्जा कर लेंगे। उनकी बुलंद और वीरतापूर्ण आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। इसे समान रूप से भावपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। शुरुआत में मिल्की वे एस टीम के कई सदस्यों को उनकी संबंधित मिल्की वे सेनाओं से पदोन्नत किया गया था और कुछ युद्ध के माहौल से प्रभावित थे। फिर भी उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही शैतान जाति और दानव जाति के साथ क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए रुका था। ऐसा नहीं था कि वे मृत्यु से डरते थे, लेकिन समय बहुत लंबा था। हजारों वर्ष भी कम समझे जाएंगे। आकाशगंगा के आकार के एक तारा क्षेत्र में 3 जातियों के बीच युद्ध आसानी से हजारों वर्षों तक चल सकता है। स्वाभाविक रूप से वांग ये की ऐसी कोई योजना नहीं थी। सैन्य शिविर में शामिल होने के बाद वह वास्तव में भगोड़ा नहीं हो सका। हालांकि मिशन पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी आजादी वापस पा ली थी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ यदि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार अभी भी उसका खजाना चाहते हैं, तो उन्हें संभवतः अपने पूर्वजों को जुटाना होगा। वह आने वाले किसी भी सामान्य सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता था। इसके अलावा भले ही कोई ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ आया हो, वह अभी भी दूसरी पार्टी को प्रतिद्वंदी करने में सक्षम हो सकता है, खासकर जब से वह पहले से ही सुपरस्टार स्तर के बहुत करीब था। पुरस्कार समारोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। दस्तों ने अपनी जीत गिनाई और बहुत खुश हुए। मूल रूप से जो दस्ते बच गए उनकी फसल अच्छी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कितना। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में अन्वेषण मिशन बहुत सफल रहा था। बधाई हो, आपने खूबसूरती से जीत हासिल की। वो मोहन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद, मैं बस भाग्यशाली था। वांग ये ने हाथ हिलाया। हम ऐसा नहीं सोचते। वो मोहन ने अपना सिर घुमाया। जिनानलोंग और तुयांजी बाई और दाई से चले। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के बारे में जाना। मैं थोड़ा आश्वस्त नहीं हूँ। तुयांजी ने वांग ये को देखा। अचानक उसकी सिकुड़ी हुई भौहें शिथिल हो गईं और वह जोर से हंसा। लेकिन मोहन भी हार गया है, इसलिए मैं बेवजह बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ तुम, वो मोहन ने मुस्कुराते हुए डांटा। कोई कलह नहीं, कोई सौहार्द नहीं। जिनानलोंग मुस्कुराए। भाई वांग ये, आपको अपने पहले मिशन पर सम्मान के 2 पदक मिले हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। हाँ, आप सचमुच अद्भुत हैं। तुयांजी ने आह भरी। एक दल बनाने के लिए सम्मान पदक और तृतीय श्रेणी विशेष बल टोकन प्राप्त करने के लिए हमें कितने मिशनों का सामना करना पड़ा। भाई वांग ये का शुरुआती बिंदु अद्भुत है। वांग ये ने कुछ विनम्र शब्द कहे। फिर भी सम्मान का पदक बहुत दुर्लभ था। यह सिर्फ सम्मान के बारे में नहीं था। व्यक्तिगत योग्यता, पदोन्नति और सैन्य शिविर में भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से सम्मान पदक अत्यंत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए उन्हें मिल्की वे एस टीम में व्यक्तिगत युद्ध क्रेडिट के मामले में प्रथम होने के लिए एक पदक और सबसे मजबूत टीम के कप्तान होने के लिए सम्मान पदक मिला था। वे दोनों एक तरह के अनोखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे की खोज के कारण मिल्की वे एस टीम का गठन अद्वितीय था। भाई वांग ये, आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप एक विशेष बल बनाने और अन्य सैन्य शिविरों के विशेष अभियानों में भाग लेने के लिए ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में लौटने जा रहे हैं, या आप यहीं रहकर सैनिकों का नेतृत्व करने जा रहे हैं? वो मोहन ने पूछा। मैं कुछ देर आराम करने की योजना बना रहा हूँ, वांग ये ने सच कहा। क्या यह बर्बादी नहीं है? जिनानलोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रीफेक्ट से केवल एक कदम दूर है। एडमिरल वो स्पष्ट रूप से आपको एक मौका दे रहा है और आपके बारे में बहुत सोचता है। अगली बार जब आप किसी अन्य एडमिरल के अधीन जाएंगे, तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर पर सेना का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुयांजी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। किसी भी तरह से वह विशेष बलों का नेतृत्व कर सकता है। भाई वांग ये की क्षमता से वह अन्य आकाशगंगाओं में जा सकते हैं और फिर भी पानी में मछली की तरह रह सकते हैं। आखिरकार युद्ध के मैदान पर सैनिकों को कमान देने और एक दस्ते का नेतृत्व करने के बीच अंतर है। समय आने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई वांग ये, क्या आपको साधना का अपना मार्ग मिल गया है? वो मोहन ने अचानक पूछा। मुझे ऐसा लगता है, वांग ये ने कहा। क्या आप कम समय में अपनी ताकत को सुपरस्टार स्तर तक बढ़ा सकते हैं? वो मोहन ने फिर पूछा। कितना छोटा? वांग ये आश्चर्यचकित थे। मुझे नहीं पता, वो मोहन ने सिर हिलाया। मैंने भी इसे एक भाई से सुना है। मैं अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन अगर खबर सच है, तो जल्द ही रैंक में ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तुम्हारा मतलब है? वांग ये की आंखें चमक उठी। हाँ, वो मोहन बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया। यह सभी ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए एक अवसर है, लेकिन सुपरस्टार स्तर पहली सीमा है। ओह, वांग ये को लुभाया गया। इस समय सिल्वर वॉर बैंड का मुख्य कप्तान पहले से ही उसकी ओर चल रहा था। ऐसा लगता है कि एडमिरल वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो मोहन ने मुख्य कप्तान की ओर देखा और वांग ये से कहा, हम फिर मिलेंगे। आशा है कि हमें मुकाबला करने का मौका मिलेगा। मैं इस मिशन को हारना स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, वांग ये ने वो मोहन और अन्य को अलविदा कहा। मैदान पर हवा गरज रही थी। एडमिरल वुयान एक प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए तनकर खड़े थे। उसके पास विशाल शरीर और युद्ध क्षेत्र के योग्य काला कवच था। यह रहस्यमय आकृतियों से ढका हुआ था और खून की गंध बनी हुई थी। नमस्कार एडमिरल, वांग ये झुके। क्या आप आकाशगंगा पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं? वुयान की उदासीन निगाहों ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज शांत थी। क्या वह इतना सीधा था? हालांकि जब वह किसी लड़की के पीछे जाकर उससे पूछता है कि क्या वह सुबह होने तक उससे लड़ने को तैयार है, तो वह इतना सीधा नहीं होगा। वांग ये ने सच्चाई से कहा, मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचने के लिए धन्यवाद एडमिरल, लेकिन मुझे अभी भी कुछ निजी मामले निपटाने हैं और मैं अपने लौकिक राष्ट्र में लौटने की तैयारी कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा आपको? वुयान ने ठंडे स्वर में कहा। वांग ये अवाक थे। क्या उसकी अस्वीकृति पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी? काफी लंबा समय, वांग ये ने चतुराई से कहा। तो क्या आप यह महान अवसर छोड़ना चाहते हैं? वुयान ने जारी रखा। वह बहुत आक्रामक था। वांग ये कड़वाहट से मुस्कुराए और अपना सिर झुका लिया। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। तो फिर चले जाओ। वुयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह पलटा, उसके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं था। वांग ये ने सिर हिलाया और चला गया। वह जानता था कि एडमिरल वुयान उसे बढ़ावा दे रहा था।
आखिरकार वह योग्य नहीं था और उसे सैनिकों की कमान संभालने का कोई अनुभव नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही सबसे मजबूत दस्ते को इनाम मिले, कप्तान को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि और 10,000 लोगों की सेना की कमान संभालने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस बार उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण ही एडमिरल ने उनकी प्रतिभा को सराहते हुए उन्हें यह मौका दिया। इसके बाद यदि वह अन्य एडमिरलों के अधीन काम करता तो भले ही वह लेफ्टिनेंट कर्नल होता, लेकिन उसे 10,000 लोगों की सेना का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि युद्ध क्षेत्र मेरा सच्चा घर नहीं है, वांग ये ठीक जानता था कि वह क्या चाहता है। अभी वह जो सबसे अधिक करना चाहता था वह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में लौटना और लिंगलिंग से मिलना था। फिर ब्लू प्लेनेट खरीदने का तरीका सोचें। अफसोस की बात है, वांग ये को जाते हुए देखकर सिल्वर वॉर बैंड के मुख्य कप्तान ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। एडमिरल वु यान अपना सिर ऊंचा करके खड़े थे। उसकी आवाज शांत थी। युद्ध के मैदान में बिना किसी अनुभव के एक नए भर्ती के लिए मेरी कमान के तहत 10,000 की सेना का नेतृत्व करने और युद्ध में मेरे साथ चलने का अवसर पाना उसके लिए एक मौका था। उनकी युद्ध कौशल प्रतिभा काफी आश्चर्यजनक है, मुख्य कप्तान प्रशंसा से भरा हुआ था। वु यान ने ठंडे स्वर में कहा, युद्ध क्षेत्र कभी भी व्यक्तिगत युद्ध कौशल के बारे में नहीं रहा है। इसके अलावा प्रतिभा सिर्फ प्रतिभा है। युद्ध कौशल के मामले में ताशी आकाशगंगा में कई लोग उससे अधिक मजबूत हैं। उनकी नेतृत्व करने की क्षमता बुरी नहीं है। मुख्य कप्तान पर वांग ये की बहुत अच्छी छाप थी। वु यान ने शांति से कहा, एक दस्ते का नेतृत्व करना और एक सेना की कमान संभालना दो अलग-अलग चीजें हैं। इसके अलावा मैंने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसने इसे महत्व नहीं दिया। वह युवा और लापरवाह है, इसलिए उसे ही भुगतना पड़ेगा। उन्हें सर्वोच्च मानव अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग में भी भर्ती कराया गया था। हेड कैप्टन ने भावुक होकर आह भरी। जाओ और उससे पूछो कि उसे अपने मामले निपटाने में कितना समय लगेगा। वांग ये ने हेड कैप्टन को अपनी संपर्क जानकारी दी। भावुक बातचीत के बाद आखिरकार उसे आजादी मिल गई और उसने राहत की सांस ली। एज्योर माउंटेन स्क्वाड के सदस्य उसे देखकर मुस्कुराए। इसका पीछा किया जाना कैसा लगता है? लैन जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो मना करना थोड़ा कठिन है। आखिरकार मैंने ताशी मिल्की वे आर्मी में अपनी सैन्य शिविर यात्रा शुरू की, वांग ये ने धीरे से कहा। मैं यहाँ कदम दर कदम आगे बढ़ता गया हूँ। मैं आभारी हूँ कि एडमिरल मेरे बारे में इतना सोचते हैं। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। हम अपने आप को मजबूर नहीं कर सकते। मुझे युद्ध के मैदान में लड़ना भी पसंद नहीं है, यू ने कहा। मैं भी, कि युवान की ने अपनी ठुड्डी उठाई और अपने होठों को थपथपाया। युद्ध के मैदान पर बहुत सारे नियम हैं। मुझे ये और वो सुनना पड़ेगा। इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। भले ही एडमिरल मुझे आमंत्रित करें, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कौन बुलाएगा? सबने मन ही मन उत्तर दिया। यदि आप सैनिकों का नेतृत्व करेंगे तो सैनिक रोएंगे। वांग ये मुस्कुराए। आप लोगों के बारे में क्या, आपकी क्या योजनाएं हैं? लन जियान ने जियाओ की ओर देखा और मुस्कुराया। जियाओ और मैं ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में लौटेंगे जो एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से संबंधित है। हम मिशन जारी रखेंगे। कप्तान, यदि आप किसी टीम का नेतृत्व जारी रखने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम किसी भी समय आपके साथ चल सकते हैं। यू की नजरें उस पर टिकी थीं। सही कप्तान का अनुसरण करने पर युद्ध का श्रेय आसमान से गिरेगा। इसे कमाना बहुत आसान था। उसने और लैन जियान ने बहुत सारे मिशन किए थे, लेकिन उन्होंने इस मिशन जितना नहीं कमाया। वाह, चलो साथ चलते हैं। लैन जियान, जियाओ के युवान की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, और एक बार फिर सबसे मजबूत टीम होने का सम्मान प्राप्त करें। इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है। लैन जियान के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई, जबकि यू ने उसकी बात न सुनने का नाटक किया। गलत कप्तान का अनुसरण, परिणाम गंभीर होंगे। आप दोनों नौसिखियों के बारे में क्या, कि युवान की पूरी तरह मुस्कुरा रहे थे। हालांकि आप कमजोर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कप्तान होने पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यान सैंकी और याओ चकित थे। हालांकि बहन युवान के इरादे अच्छे थे और वे बहुत आभारी थीं। वे दोनों मूर्ख नहीं थीं। लैन जियान और जियाओ के भावों को देखकर उन्हें पता चल गया। मैं यान सैंकी ने झिझक से वांग ये की ओर देखा। यह देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपने पतले लाल होंठ काट लिए। मैं पहले एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी में वापस जाना चाहता हूँ। फिर मैं योजना बनाऊंगा। तुम्हारे बारे में क्या, छोटे लड़के, के युवान की थोड़ा निराश थे। उसने याओ को घूर कर देखा, उसे लगा कि उसे जितना हो सके उतने लोगों का अपहरण कर लेना चाहिए। याओ, जो शब्दों में अच्छा नहीं था, ने अपना मुंह खोला और एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या कहे। नहीं, वह मेरा है। वांग ये आगे बढ़े और अपना हाथ याओ के कंधे पर रख दिया। के युवान की। लैन जियान, जियाओ और यान सैंकी स्तब्ध रह गए। याओ का चेहरा तमतमा गया। मैं नहीं चाहता, याओ ने कहा। उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। वांग ये ने के युवान को देखकर मुस्कुराया और फिर यान सैंकी से कहा, चलो एक साथ चलते हैं। हम वैसे भी उसी दिशा में जा रहे हैं। मैं तुम्हें एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी में वापस भेजूंगा। ठीक है, यान सैंकी ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका थोड़ा उतरा हुआ चेहरा अपनी निराशा को छिपाने में असमर्थ था। उसे कैसे उम्मीद थी कि वांग ये उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने याओ के साथ किया था। दुर्भाग्य से वह अपने भाई के बारे में अधिक चिंतित लग रहा था। जहां तक उसकी बात है। रुको, यान सैंकी को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी महिला अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वांग ये और याओ के बीच कुछ अर्थनीय रहस्य प्रतीत होते थे। वे दोनों भाई नहीं लगते थे, बल्कि उनके बीच एक असाधारण बंधन नजर आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? यान सैंकी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। असंभव। वांग ये संभवतः उस तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता। वह वांग ये को देखकर जो याओ का कंधा पकड़े हुए था और मजे से हंस रहा था, यान सैंकी थोड़ा चकित और भ्रमित महसूस कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे महिलाएं पसंद नहीं थीं? उन्होंने याओजू ग्रह पर विश्राम किया, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के मध्य में स्थित एकमात्र 8 सितारा जीवन ग्रह है। अब यह ताशी मिल्की वे सेना का छावनी बन गया था और सभी सुविधाओं का निर्माण शुरू हो गया था। याओजू ग्रह पर बड़ी संख्या में मनुष्य थे, इसलिए श्रम के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक राक्षस जाति और शैतान जाति का प्रश्न है, कुछ का वध कर दिया गया, कुछ को गुलाम बना लिया गया और कुछ को खनिज ग्रहों और ऊर्जा ग्रहों पर भेज दिया गया। वांग ये ने बैटल क्रेडिट वॉल्ट में प्रवेश किया। सिल्वर वॉर बैंड का प्रतीक ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर के सामान्य टोकन के बदले में सौंप दिया गया था। धीरे-धीरे वह एक अज्ञात सैनिक से एक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया जो 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाल सकता था। बेशक यह केवल वु यान के अधीन ताशी मिल्की वे सेना तक ही सीमित था और वह अभी तक अकेले सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अभी भी नौसिखिया था। वांग ये ने परवाह नहीं की। उनके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्राप्त करना और रुतबा और शक्ति प्राप्त करना ही काफी था। इसके साथ वह मूल रूप से ताशी स्टारफील्ड के लौकिक राष्ट्रों में जो चाहे वह कर सकता था। उदाहरण के लिए एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में एक छोटा ब्रह्मांडीय राष्ट्र जो ताशी स्टारफील्ड के निचले भाग में था, वहां केवल कुछ दर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उससे भी कम सक्रिय लोग थे। मूल ऊर्जा स्टारशिप वांग ये को जल्दी ही वह मिल गया जो वह चाहता था। ताशी स्टारफील्ड में उच्चतम श्रेणी का स्टारशिप। इसमें कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप की तुलना में कहीं अधिक मजबूत प्रदर्शन, युद्ध शक्ति, रडार और सुरक्षा कवच था। यह बिना किसी क्षति के किसी भी ब्रह्मांडीय वर्महोल के माध्यम से घूम सकता है, साथ ही निम्न आयामी ब्रह्मांड में प्रकाश की गति की बाधा को भी तोड़ सकता है। यह बिक्री के लिए नहीं था। साधारण लौकिक राष्ट्र परिवारों के पास इसे खरीदने की योग्यता भी नहीं थी। व्यक्ति को 4 सितारा वैश्विक नागरिक होना चाहिए और उसके पास कम से कम 10,000 उपलब्धि अंक होने चाहिए। उसके पास पर्याप्त उपलब्धि अंक थे, लेकिन वह केवल सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक था। लेकिन एक सामान्य टोकन के साथ कोई भी बैटल क्रेडिट वॉल्ट में इसे खरीदने के लिए बैटल क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। 1 मिलियन बैटल क्रेडिट के साथ एक सेकंड लेफ्टिनेंट को 2x लाइट स्पीड की अधिकतम गति के साथ ग्रेड हाई ओरिजिन एनर्जी स्टारशिप मिल सकती है। 10 मिलियन बैटल क्रेडिट के साथ एक कैप्टन लेफ्टिनेंट को 3x लाइट स्पीड के साथ ग्रेड 2 ओरिजिन एनर्जी स्टारशिप मिल सकती है। और अब 1 को ग्रेड 3 ओरिजिन एनर्जी स्टारशिप मिल सकती है। सबसे तेज मूल ऊर्जा स्टारशिप जो प्रकाश की गति से 5 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है। 100 मिलियन युद्ध क्रेडिट। इसे खरीदें। वांग ये ने संकोच नहीं किया। बैटल क्रेडिट वॉल्ट में वह यही सबसे अधिक चाहता था।
उसके पास खेती की तकनीकों या उपकरणों की कमी नहीं थी, साथ ही वह अमीर भी था। इसलिए उसे कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं या खजाने खरीदने पड़े जिन्हें केवल सैन्य शिविर में युद्ध क्रेडिट के साथ खरीदा जा सकता था। उदाहरण के लिए शैतान आत्मा क्रिस्टल। यह शैतान जाति के विशेषज्ञों की आत्मा की ऊर्जा से बना एक खजाना था, इससे पहले कि उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं और उनकी इच्छाशक्ति अभी भी बरकरार थी। प्रत्येक क्रिस्टल का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। इसके 3 उपयोग थे। सबसे पहले अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करें। दूसरा, शरीर को संयमित करें। तीसरा, शरीर और आत्मा के बीच अनुकूलता बढ़ाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर वह ब्लैक होल स्तर के शैतान आत्मा क्रिस्टल खरीद सकते थे। वांग ये ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने युद्ध क्रेडिट का उपयोग करते हुए शैतान आत्मा क्रिस्टल खरीदने के लिए अपने शेष 100 मिलियन युद्ध क्रेडिट का उपयोग किया। चला जाना। ग्रेड 111 मूल ऊर्जा स्टारशिप का नाम मिल्की वे एजियोर माउंटेन रखा गया था। वांग ये ने याओजू ग्रह पर आराम से रहने वाले पुराने पेड़ को अलविदा कहा और एजियोर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की ओर चले गए। लन जियान और शियाओयू पहले ही ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांग ये ने के युआनकी की ओर देखा। क्या मैं नहीं कर सकता? कि युआनकी ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। जरूर, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मिशन जारी रखने के लिए लन जियान और जियाओयू के साथ ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर में वापस जाएंगे? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। हम, के युआनकी ने अपनी बाहें पार कर ली और बिना जवाब दिए अपना सिर घुमा लिया। समझ गया। वांग ये ने मन में सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें सीनियर जनरल के पास भेजूंगा। वांग ये ने कहा। वह लड़की के पिता और भाई को इस परित्यक्त लड़की के लिए सिरदर्द बनने देगा। फिर उन्होंने निर्देशांक निर्धारित किए। उड़ान का समय 3 ब्रह्मांडीय दिन था। वांग ये ने अपना आभासी वास्तविकता हेलमेट उतार दिया और मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया। वह वर्चुअल वर्ल्ड नंबर आई से नंबर 8 तक गया और सभी 8 आभासी छोटी दुनियाओं की जांच की, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। वो मोहन की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। जल्द ही सभी ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए एक बड़ी छलांग लगाने का मौका होगा। यह बहुत सरल था। यह या तो 7 सर्वोच्च मानव गुट थे या 18 शीर्ष मानव गुट थे। इन दोनों में शामिल होने का अवसर ही एक बड़ी छलांग हो सकता है। लेकिन चूंकि पहली सीमा पहले से ही सुपरस्टार स्तर की थी, इसलिए केवल एक ही संभावना थी, 7 सर्वोच्च मानव गुट। प्रत्येक गुट मानवता का विशालकाय था। उनके पास मानव ब्रह्मांड में सबसे संपूर्ण साधना तकनीकें थीं। उन्होंने सबसे प्रतिभाशाली ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं को इकट्ठा किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास सर्वोच्च मानव विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि 1,000,000 तारा क्षेत्रों में 10 महान शाश्वत राज्य भी 7 सर्वोच्च गुटों की तुलना में फीके हैं। वांग ये जियायु से अलग थे। प्रत्येक पुनर्जन्म एकदम नया था। जियायु स्वतंत्रता की वकालत करते थे और ब्रह्मांडीय अन्वेषण के प्रति उत्साही थे। इसी कारण से उन्होंने कॉस्मिक बैंक की भर्ती से इनकार कर दिया। वांग ये अलग थे। वह ब्रह्मांड में सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। वह नीले ग्रह पर पैदा हुआ था और निचले स्तर से ऊपर उठा था और इस प्रकार ताकत और स्थिति की उसकी अंतहीन इच्छा थी। इस वजह से उनकी किस्मत का फैसला हो गया। एक बड़े पेड़ के सहारे झुकना अच्छा था। 7 सर्वोच्च मानव गुटों के पास शक्ति और लोग दोनों थे। उनकी खेती की तकनीक, संसाधन, खजाना भूमि और जानकारी सहित सब कुछ मानव ब्रह्मांड में शीर्ष पायदान पर था। यदि 7 सर्वोच्च मानव गुटों में शामिल होने का मौका मिले तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेंगे। जिसके बारे में वांग ये को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। हालांकि 7 सर्वोच्च मानव गुटों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर अंतर बहुत बड़ा नहीं था। प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं। आखिरकार उन सभी के पास सर्वोच्च मानव विशेषज्ञ थे। मानव आभासी ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यापक क्षमताएं थीं। बेबेल के एबिलिटी टावर और मार्शल एक्सट्रीम डोजो ने क्रमशः आत्मा की सीमा और शरीर की सीमा का पीछा किया। वध की अनंत दुनिया ने युद्ध कौशल के शिखर का पीछा किया। प्राइमोर्डियल तारा सबसे रहस्यमय था। सभ्यता अनुसंधान संस्थान का इतिहास सबसे लंबा था। कॉस्मिक बैंक के पास सबसे समृद्ध संसाधन थे। उनमें से कोई भी 18 शीर्ष मानव गुटों से कहीं अधिक मजबूत था। सबसे पहले मैं मानव आभासी ब्रह्मांड को बाहर कर दूंगा। वांग ये ने मन ही मन सोचा। मानव आभासी ब्रह्मांड में एक निश्चित प्रतिभा चयन था। हर युग में एक लौकिक प्रतिभा का चयन होगा। पिछली बार इसका आयोजन आधा युग पहले हुआ था, यानी 5000 साल पहले। चयन कभी भी पहले से नहीं किया जाएगा। प्राइमर्डियल स्टार और सभ्यता अनुसंधान संस्थान सबसे रहस्यमय और कम महत्वपूर्ण थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से शायद ही कभी प्रतिभाओं का चयन किया, इसलिए उन्हें मूल रूप से बाहर भी रखा जा सकता था। इस अवसर की संभावना बेबेल के एबिलिटी टावर या मार्शल एक्सट्रीम डोजो से होने की संभावना काफी अधिक थी। आखिरकार दोनों अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय थे और वे कट्टर दुश्मन थे जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आमतौर पर यदि किसी को ब्रह्मांड से प्रतिभाओं का चयन करना शुरू करना होता है तो दूसरा तुरंत उसका अनुसरण करेगा। सबसे अधिक संभावना वाले लोग वध की अनंत दुनिया और कॉस्मिक बैंक थे। ये दोनों ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं की सबसे तीव्र इच्छा रखते थे। वे समय समय पर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिभा चयन करते रहते थे। विशेषकर कॉस्मिक बैंक जो समृद्ध और प्रभावशाली था। वध की अनंत दुनिया और भी अधिक बर्बर थी। शैतान जाति और दानव जाति की तो बात ही छोड़ दें, वे 8 ब्रह्मांडीय महान जातियों में से 2 सबसे मजबूत जातियों स्काई रेस और डार्क रेस से लड़ने की हिम्मत भी करेंगे। बेबेल और मार्शल एक्सट्रीम डोजो का एबिलिटी टावर मेरे लिए सीमित हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग ये ने आंतरिक दुनिया का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। मुझे आशा है कि यह वध की अनंत दुनिया या कॉस्मिक बैंक है। समग्र प्रदर्शन के मामले में दोनों अधिक उत्कृष्ट थे। कॉस्मिक बैंक से जुड़ने पर अनगिनत संसाधन और पैसा होगा। धन, शक्ति, प्रेमी और भूमि के संदर्भ में कॉस्मिक बैंक में शामिल होने से प्रेमी होने के पहलू को छोड़कर सभी का समाधान हो जाएगा। अपनी क्षमताओं के साथ वह कॉस्मिक बैंक में प्रवेश करते ही तुरंत एक प्रेमी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा और एक से अधिक भी हो सकते हैं। वध की अनंत दुनिया में शामिल होकर वह ब्रह्मांड में कहीं भी साहसिक यात्रा पर जा सकता था और प्रशिक्षण ले सकता था। प्रशिक्षण के विकल्प के रूप में युद्ध का उपयोग करना और अपने क्षितिज का विस्तार करना अक्सर महान मुठभेड़ों का कारण बनता है। अपनी प्रतिभा के कारण वह युद्ध और अधिक युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा है, पहली बात यह है कि ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं से अलग दिखना है। वांग ये का दिल कड़ा हो गया। यह किसी छोटे ब्रह्मांडीय राष्ट्र या ताशी स्टारफील्ड के 105 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की प्रतिभाओं के संदर्भ में नहीं था। यह मानव जाति के स्टारफील्ड में प्रतिभाओं के संदर्भ में था जो 1 मिलियन के करीब था। करोड़ों ब्रह्मांडीय राष्ट्र, 80,000 से अधिक तारा क्षेत्र साम्राज्य और 10 शाश्वत राष्ट्र। ताशी स्टारफील्ड लाखों महत्वहीन स्टारफील्डों में से केवल एक था। खेती के कमरे में वांग ये ने एक बुनियादी सुपरस्टार स्तरीय शैतान आत्मा क्रिस्टल निकाला। यह बिल्कुल काला था और इसमें जटिल शिल्प कौशल था। शैतान जाति की आभा का हल्का सा निशान था। उसने अपना हाथ शैतान आत्मा के क्रिस्टल पर रखा और अपनी इच्छाशक्ति उसमें डाल दी। एक पल में एक हिंसक और शक्तिशाली ऊर्जा उसकी इच्छाशक्ति को हिलाकर रख दी। कितनी मजबूत लड़ाई की भावना है। वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से विरोध किया। इच्छाशक्ति के हमलों की लहरें उसकी इच्छाशक्ति को मजबूत कर सकती हैं। यह सबसे सीधा संपर्क था। ऐसा लग रहा था मानो वह बार-बार सोल ट्रेम्बल मंत्र का प्रयोग कर रहा हो। जल्द ही शैतान आत्मा क्रिस्टल से ऊर्जा का प्रभाव कमजोर हो गया और वांग ये की इच्छाशक्ति उसमें विलीन हो गई। वाह! शैतान आत्मा क्रिस्टल की ऊर्जा उसके मानस में उमड़ पड़ी। एक अनोखी और अत्याचारी शक्ति उसकी आत्मा से गुजरी और एक पल में उसके शरीर में गूंज उठी। दरार। उनके भौतिक शरीर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और उनकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। वह शैतान जैसा था। शैतान की आत्मा फट गई। शैतान जाति की सबसे मजबूत शारीरिक शक्ति का स्रोत। इसने वांग ये की आत्मा को सीमा तक धकेल दिया और उसके शरीर की सबसे मजबूत शक्ति को उजागर किया। 8 महान जातियों में से शैतान जाति, जिसका भौतिक शरीर डार्क जाति के बाद दूसरे स्थान पर था, में शरीर सुधार की सबसे मजबूत क्षमता थी। जल्द ही शैतान आत्मा का क्रिस्टल टूट गया क्योंकि उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। वांग ये ने अपने शरीर में शक्तिशाली सुधार महसूस किया। उसकी कोशिकाएं टूट गईं और फिर से जुड़ गईं और उसका शरीर ताकत से भर गया। अच्छी चीज, वांग ये ने तुरंत अगला शैतान आत्मा क्रिस्टल निकाला। युद्धक शक्ति में वृद्धि एक बहती हुई धारा की तरह थी जो धीरे-धीरे तब तक जमा होती रही जब तक कि वह परिवर्तित नहीं हो गई। 10 लौकिक दिनों के बाद वांग ये ने अपनी खेती समाप्त कर दी। डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा 90%।
उसने सभी शैतान आत्मा क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया था और थंडर प्राचीन विकास तकनीक की मदद से वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था। वह टूटने से बहुत दूर नहीं था। उनके भौतिक शरीर के मजबूत होने से न केवल उनकी खेती में सुधार हुआ बल्कि उनकी युद्ध क्षमता में भी वृद्धि हुई। इसमें डार्क पावर का उपयोग, वन हिट स्पेल, सुपर बॉडी स्पेल और यहाँ तक कि ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल का विस्फोट भी शामिल था। मैं वापस आ गया हूँ। वांग ये खेती कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर के परिचित युद्ध क्षेत्र और एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी के स्टारशिप को देखते हुए उसकी आंखें उज्ज्वल थीं। यह सैन्य शिविर में उनका शुरुआती बिंदु था। न्यू लेटो प्लेनेट, एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी कैंपमेंट। एक ग्रेड 3 मूल ऊर्जा स्टारशिप आ गई है। कौन सा लेफ्टिनेंट कर्नल के युवानबा जो सैन्य मामलों को संभाल रहे थे असमंजस में पड़ गए। यह वांग ये लेफ्टिनेंट कर्नल वांग है, अधीनस्थ ने सूचना दी। के युवानबा की आंखें चमक उठी और उनके खुरदरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ठीक समय पर है। वह कहा है, मुझे जल्दी से वहां ले आओ। एज्योर माउंटेन स्क्वाड ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा अन्वेषण मिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नौसिखिया वांग ये एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गया और एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना में सनसनी पैदा कर दी। विशेष रूप से वह जुझोंगकाई के नेतृत्व वाली तीसरी कोर में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। के युवानबा मिल्की वे टीम की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने पहली बार सुना कि वांग ये एज्योर माउंटेन स्क्वाड में शामिल हो गए हैं तो वे काफी प्रसन्न हुए। हालांकि कुछ ही समय बाद वांग ये कप्तान बन गए और के युवान को मंच से बाहर कर दिया। के युवानबा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे कृतज्ञ होने का श्राप दे दिया। हालांकि जैसे जैसे एज्योर माउंटेन स्क्वाड रैंक में बढ़ता गया, के युवानबा ने गुप्त रूप से एक बार फिर से इनग्रेड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 10 लौकिक दिन पहले वांग ये ने एज्योर माउंटेन स्क्वाड का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत और स्क्वाड दोनों में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही के युवानबा अपनी हंसी नहीं रोक सके और वांग ये की प्रशंसा करने लगे। अब यह सुपर नौसिखिया जो वर्तमान में ताशी मिल्की वे सेना में सबसे हॉट था, वापस आ गया था। वह एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना की महिमा के साथ लौटा था। मैदान पर वांग ये और अन्य लोग निरीक्षण पास कर चुके थे और मिल्की वे एज्योर माउंटेन स्टारशिप से उतर गए थे। पहरेदारों की आंखें आदर और प्रशंसा से भर गई मानो वे अपने आराध्य को देख रहे हों। वांग ये के कार्य पूरे एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना में फैल गए थे। हर कोई जानता था। अब वह एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जो हवा में बहुत ऊपर था। मैं लंबे समय से वापस नहीं आया हूँ, लेकिन यह अभी भी वैसा ही है कि युवान की लापरवाह थे। हाँ, वांग ये ने चारों ओर देखा। यह सचमुच वैसा ही था, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग था। इस परिचित स्थान पर लौटकर उन्हें युद्ध क्षेत्र की परिचित आभा का अनुभव हुआ। दूर से मार्शल आर्ट के मैदान पर हथियारों के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। सैनिक एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, ऐसा कुछ उसने जुबुल गार्ड के शिविर में हर दिन देखा था। अचानक दूर तक हलचल मच गई। जैसे ही एक सैनिक के चिल्लाने की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी, शोरगुल वाला युद्ध क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। धूल उड़ रही थी और माहौल चौंकाने वाला था। वरिष्ठ जनरल के युवानबा के नेतृत्व में मिल्की वे सेना के अधिकारियों का एक समूह आगे बढ़ा। पिता जैसे ही वह आगे बढ़ी के युवान की आंखें चमक उठी। हालांकि उसके पिता, जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा था, उसके पास से गुजरे और वांग ये का गर्मजोशी से स्वागत किया। अच्छा काम वांग ये। हा, तुमने सचमुच मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वरिष्ठ जनरल वांग ये झुके। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे आपका बहुत आदर करना होगा। अच्छा काम के युवानबा की आंखें चमकीली थीं। आपने हमारी एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना को शर्मिंदा नहीं किया। सौभाग्य से मैंने आपको निराश नहीं किया, वांग ये ने कहा। चलो, हम आपके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। के युवानबा दिल खोलकर हंसे। उन्होंने वांग ये के कंधे को एक पुराने दोस्त की तरह थपथपाया जिसे उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था। अच्छा बच्चा, तुम इतनी जल्दी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। तुमने ग्रेट फ्री ओरिजिन एनर्जी स्टारशिप भी खरीद ली। कितना उदार। दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे और अधिकारियों की निगरानी में जल्दी से चले गए। के युवान की अब हालात अलग थे। वांग ये, जिन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था, बेहद लोकप्रिय थे। सैन्य शिविर एक ऐसा स्थान था जहां ब्रह्मांड के निचले स्तर के मनुष्य पासा पलट सकते थे और रैंकों के माध्यम से ऊपर उठ सकते थे। शानदार कर्तव्यों के चमत्कार हर पल सामने आ रहे थे, लेकिन वांग ये जैसे अद्भुत व्यक्ति को देखना अभी भी बहुत दुर्लभ था। एक सैनिक से एक ध्वजवाहक, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, लगातार 3 छलांगें। उनकी आगे बढ़ने की गति एक स्टारशिप जितनी तेज थी जो चौंकाने वाली थी। पूरे एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका। जब वांग ये को एनसाइन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह के युवानबा की नजर में केवल एक महान क्षमता वाला नौसिखिया था। लेकिन अब वांग ये ने अपने युद्ध परिणामों और ताकत से अपनी क्षमता साबित कर दी है। के युवानबा के लिए यह एक सुपर प्रतिभा थी जो भविष्य में उनका दाहिना हाथ बन सकती थी। यह ठीक है। अपने व्यक्तिगत मामलों से निपटने के लिए अपना समय लें। अगर कुछ ऐसा है जिसे आप हल नहीं कर सकते तो मुझे बताएं। के युवानबा ने शराब का एक जग उठाया और खुलकर कहा। वह जानता था कि वांग ये निश्चित रूप से एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना में वापस नहीं आएगा। दूसरा पक्ष एडमिरल वु द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल है। यदि यान युद्ध के मैदान में जाना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से यान उसके अधीन 10,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करेगा। उसके पास वांग ये के लिए उतने सैनिक नहीं थे। इसके अलावा यदि दूसरा पक्ष युद्ध का श्रेय अर्जित करना चाहता है और युद्ध के मैदान पर लड़ने की अपनी क्षमता साबित करना चाहता है तो उसे एडमिरल वु यांग की कमान के अधीन रहना होगा। इस तरह वह कई शैतान और राक्षस जाति के सैनिकों का सामना करने में सक्षम होगा। ठीक है, वांग ये ने अपना कप उठाया और उसे खाली कर दिया। ग्रेट जनरल के साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण थे। आखिरकार दूसरा पक्ष ब्लैक होल स्तर का योद्धा और एक ट्रिब्यून था। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन में उनका उच्च स्थान था। यदि ब्लू प्लैनेट एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के अधीन था की सहायता से जनरल के इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अब तक इसे आसानी से समाप्त कर पाए होंगे। क्या आप लौटने के बाद सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? कि युवानबा के चेहरे पर मुस्कान थी। वांग ये ने कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। वह अब सितारा लौकिक नागरिक था। उन्हें वैश्विक नागरिक का दर्जा देने के लिए सर्वोच्च मानव अकादमी की आवश्यकता नहीं थी। मेरा सुझाव है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सैन्य रणनीति विभाग में जाएं। पलक झपकते ही 100 साल बीत जाएंगे। कि युवानबा ने गंभीरता से कहा। स्नातक होने के बाद आप पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी लड़के की तुलना में सैन्य शिविर में अधिक लोकप्रिय होंगे। उस समय आपका युद्ध कौशल सुपरस्टार स्तर तक पहुंच गया होगा। साथ ही आपने सैन्य रणनीति विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और आपकी व्यक्तिगत योग्यताएं उत्कृष्ट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से प्रीफेक्ट तक आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से होगा और आपके लिए ट्रिब्यून बनना भी मुश्किल नहीं होगा। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद वरिष्ठ जनरल। वांग ये का दिल गर्म हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले भी इससे गुजर चुका था, सीनियर जनरल के उसे कई चक्करों से बचने में मदद कर सकता था। हालांकि भविष्य में युद्ध के मैदान में लड़ने की उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं थी। कौन कह सकता है कितने निस्वार्थ वरिष्ठ हैं। कि युवानबा जानबूझकर मुस्कुराए और शराब का एक घूंट लिया। अचानक उसने पूछा, आप युवानकी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? वह बहुत अच्छी है। वांग ये को बुरा लग रहा था। क्या आपका साथ अच्छा रहा? कि युवानबा ने जारी रखा। काफी अच्छी तरह से। वांग ये माफी मांगते हुए मुस्कुराए। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि वह तुमसे बड़ी है ना? कि युवानबा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपनी आवाज धीमी कर ली। किस तरीके से? पेक्स या ग्लूट्स? वरिष्ठ जनरल, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें हों। वह उसके साथ एक हृदयस्पर्शी वरिष्ठ के रूप में व्यवहार करता था, लेकिन यह सोचना कि वह उसके साथ अपने भावी दामाद के रूप में व्यवहार कर रहा था। धत तेरी की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे बीच कोई चिंगारी नहीं है। हम कामरेड की तरह हैं। वांग ये ने इसके बारे में सोचा। महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कि युवानबा ने अपना सिर हिलाया। एक असली आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। प्यार और रिश्ते बेकार हैं। यह तब तक ठीक है जब तक वह परिवार को आगे बढ़ा सकती है। मैं उसे बाद में आपके कमरे में भेज दूंगा। वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह वास्तव में के युवानकी के पिता थे? उसने ऐसा
खुले विचारों वाला ससुर कभी नहीं देखा था। भले ही के युवान की एक महिला की तरह कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसे मुफ्त में बेचना नहीं था ना। के युवान के व्यक्तित्व के साथ जब तक कि उसने उसे भेजने से पहले उसे बेहोश नहीं कर दिया, वह शायद अंत तक विरोध करेगी, भले ही उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए। वांग ये ने के युवानबा के इरादों को समझा। वह उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि तरीका बहुत कट्टरपंथी था। जल्दी करो और भागो। क्या होता अगर के युवानबा गंभीर होता और उसने अपनी बेटी को बेहोश कर दिया, उसे कंबल में लपेट दिया और उसे भेज दिया। उस समय वह केवल आगे बढ़ सकता था और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वांग ये को एक बहाना मिल गया और वह उस ग्रह की ओर चल पड़ा जहां तीसरी कोर तैनात थी। वह स्टारशिप के मुख्य नियंत्रण कक्ष में बैठा और न्यू हेतु ग्रह को धीरे-धीरे छोटा होते देखा। फिर उसने राहत की सांस ली। अंत में वह एक विपत्ति से बच गया। हालांकि सनकी ने जिस तरह से उसे देखा वह थोड़ा अजीब लग रहा था। साथ ही याओ उसकी नजरों से बच रहा था। उन दोनों में क्या गलती थी? ओह ठीक है, एक क्षण के लिए यहाँ आओ। वांग ये ने उन पर हाथ हिलाया। यान सैंकी आश्चर्य से आगे बढ़ गया जबकि याओ उसकी नजरों से बचता रहा। जब मैं तुम्हें जुबुल्फ गार्ड के पास वापस भेजूंगा तो सैंकी, याओ और वन चले जाएंगे। वांग ये ने काले दायरे से एक महिला लड़ाकू सूट निकाला और यान सैंकी को सौंप दिया। समय उड़ जाता है। लगभग 10 साल हो गए हैं। तब हम जुबुल्फ गार्ड में शामिल हुए और पिपिनो गैलेक्सी की खोज की। फिर हम एजियोर माउंटेन स्क्वाड में एक साथ शामिल हुए और अब तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे। हम जल्द ही अलग होने वाले हैं। इस युद्ध सूट को विदाई उपहार के रूप में लें। इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी और समर्थन के लिए धन्यवाद। एजियोर माउंटेन स्क्वाड में वांग ये के मन में सनकी के लिए सबसे गहरी भावनाएं थीं। सैन्य शिविर में प्रवेश करते ही एक द्वंद्व के बाद दोनों दोस्त बन गए। जब वे पिपिनो गैलेक्सी की खोज कर रहे थे तो उनका रिश्ता पहले से ही बहुत करीबी था। एजियोर माउंटेन स्क्वाड में वे अच्छे और बुरे दौर से गुजरते हुए एक साथ आगे बढ़े और पीछे हटे। यह है। यान सैंकी ने कवच ले लिया और हिल गया। आप आवेगी, जुझारू हैं और आसानी से घायल हो जाते हैं। आपके पास उच्च सुरक्षा वाले सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी है। मेरे जाने के बाद वांग ये ने धीरे से कहा, मेरी जगह यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यान सैंकी ने अपने पतले होंठ सिकोड़े और याओ की ओर देखा। वह जानती थी कि वांग ये ने याओ को 2 तलवारें दी थीं, यही वजह थी कि उसे लगा कि उन दोनों के बीच कुछ है। लेकिन अब आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यान सैंकी ने अवचेतन रूप से पूछा। क्योंकि तुम मेरे दिल में बहुत खास हो। वांग ये मुस्कुराए। के युवान की और अन्य लोग अभी आसपास थे। हम सभी एक ही टीम में थे, इसलिए इसे केवल आपको देना थोड़ा असुविधाजनक था। आपने याओ को हथियार भी दिए। यान सैंकी फूट-फूट कर रोने लगी। मैं उन्हें केवल उन्हें उधार दे रहा हूँ। वांग ये स्तब्ध रह गए। याओ। यान सैंकी स्तब्ध रह गया और वांग ये को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी आंखों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वांग ये ने कहा, सही है, मैंने सीनियर जनरल के कोवोया परिवार से संपर्क करने के लिए कहा। पैसा हस्तांतरित कर दिया गया है। समय आने पर आप वापस जा सकते हैं और नियंत्रण हटा सकते हैं। हालांकि दास चिन्ह को मिटाया नहीं जा सकता, कम से कम आप स्वतंत्र हैं। मुक्त। अचानक आई खबर से वह स्तब्ध रह गई। यान सैंकी की छाती फूल गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। झपट्टा मारना। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह सचमुच आजाद थी। एक गुलाम के रूप में जन्मी, उसे जीवन भर गुलाम रहना चाहिए था। सैन्य शिविर में वह खोखली उम्मीदों के साथ पूरी ताकत से लड़ी। हालांकि वह जानती थी कि वह केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह असभ्य, अहंकारी और घमंडी थी, लेकिन वह उसकी हीनता को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। वह एक गुलाम ग्रह की एक तुच्छ इंसान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे पसंद करेगा, उसे अपने साथ ले जाएगा, उसकी मदद करेगा और बदले में कुछ भी मांगे बिना उसे पूरे दिल से स्वीकार करेगा। क्यों? तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? यान सैंकी ने आंसुओं में वांग ये को देखा। वांग ये मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। बेशक ऐसा इसलिए है। एक मुलायम हाथ ने उसका मुंह ढक दिया। वांग ये ने आश्चर्य से यान सैंकी की ओर देखा। यह मत कहो। मैं यह सुनना नहीं चाहता। यान सैंकी ने अपना निचला होंठ काटा। उसका सुंदर चेहरा 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था और उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। उसकी आंखों, हाव-भाव और हरकतों को देखकर वांग ये तुरंत समझ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा जो उसके मुंह को ढक रहा था और कसकर पकड़ लिया। हल्की धड़कन और यान सैंकी की तेज दिल की धड़कन को महसूस करते हुए वांग ये झुक गया। याओ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसे उड़ा दिया। पिताजी। केबिन का दरवाजा बंद हो गया। लंबे समय से महसूस की जा रही एक जरूरत आखिरकार पूरी हो गई। यान सैंकी का ठंडा दिल पिघल गया। प्यार की मिठास का स्वाद चखने के बाद यान सैंकी वांग ये की बाहों में समा गई। वह उससे अलग होने में अनिच्छुक थी। क्या तुम्हें सचमुच जाना होगा? हाँ, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। वांग ये ने कहा। क्या यह आपके गृहंगर के बारे में है? यान सैंकी ने कहा। वांग ये ने प्रशंसा की। अब आप अधिक बुद्धिमान हो गए हैं क्योंकि आप प्रबुद्ध हो गए हैं। यान सैंकी को समझ नहीं आया। उसने बस खुद को उसकी बाहों में दबा लिया। मेरे बारे में क्या? वांग ये ने कहा, वो या परिवार में अपने मामले निपटाने के बाद मेरे पास आओ। यान सैंकी की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा खुशी से भर गया। वह उठ बैठी और पूछा, क्या आप मुझे चाहते हैं? वांग ये ने धीरे से उसकी पतली बांह खींची और उसे एक चुंबन दिया। बेशक वन तुम्हें वो या परिवार से खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। अब तुम मेरी हो। हाँ। केबिन के दरवाजे के बाहर याओ चुपचाप खड़ा था। अंदर की हलचल को लहर दर लहर सुनकर आखिरकार वह शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कैप्टन को गलत समझ लिया हो। कप्तान सामान्य था। वह यान सैंकी के लिए वास्तव में खुश था। वे दोनों एजियोर माउंटेन स्क्वाड में 9 से किए थे। जब वह पहली बार शामिल हुआ तो वह सनकी के अधीन था। दोनों भी 4 सितारा जीवन ग्रहों से थे, इसलिए उनमें अधिक समानताएं थीं। आमतौर पर वह यान सनकी की बात सुनता था, इसलिए वह जानता था कि उसके मन में कैप्टन के लिए भावनाएं हैं। और अब आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। इसके अलावा उसने अपनी आजादी वापस पा ली थी। हालांकि दास चिन्ह को हटाया नहीं जा सका, कम से कम वह अब नियंत्रण में नहीं थी। उसके बारे में क्या? उस पर अभी भी चिमिंग परिवार का नियंत्रण था। एक बार गुलाम, हमेशा गुलाम। केवल पुनर्जन्म से गुजरकर ही दास चिन्ह को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव था? जब तक वह सैन्य शिविर में चमक नहीं सकता था और अपने कप्तान जैसे वरिष्ठ जनरल द्वारा सराहना नहीं कर सकता था, केवल तभी वह गुलाम के रूप में नियंत्रित होने से मुक्त हो सकता था और अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकता था। हालांकि याओ को पता था कि इसकी संभावना बेहद कम थी। इसकी तुलना में यदि कप्तान उसे अपने साथ लाने को तैयार होता, तो उसका भविष्य उज्जवल होने की संभावना अधिक होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि कैप्टन के पास किसी सड़ी हुई चीज को जादुई चीज में बदलने की शक्ति है। उत्तरार्ध ब्रह्मांडीय मनुष्यों के बीच एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। फिर याओ ने मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर देखा। 2 मिनट के विश्राम के बाद शुरू हुई 7वीं लहर। मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा आखिरकार खुला क्योंकि वे तीसरी कोर के शिविर में पहुंच चुके थे। याओ के पास यह विश्वास करने का हर कारण था कि अगर तीसरी कोर का डेरा था, याओ ग्रह मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा केवल 3 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद खुलेगा। उसने कप्तान को खुशी से झूमते हुए और यान सैंकी को देखा जो फूल की तरह प्यारी थी। वे गोंद की तरह आपस में चिपके हुए थे। याओ, जो अंदर जाने ही वाला था, उसने उनकी बातचीत सुनी। तो आपने सोचा कि याओ और मैं? हाँ, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो। अब मुझे पता है कि पहले इसे गलत समझा गया था। कोई गलतफहमी नहीं है। आप मेरे और उसके बीच के रिश्ते को नहीं समझते हैं। याओ डर गया था। सम्मान के साथ लौटें। वांग ये के लिए जुवुल्फ गार्ड उनका घर था। टीम 3 के सदस्यों को देखकर उन्हें अत्यंत आत्मीयता का अनुभव हुआ। भाई तू और बहन होंग ने उसकी अच्छी देखभाल की थी, विशेषकर बहन होंग को, जो अपने इस छोटे भाई में बहुत रुचि रखती थी। उसने उसे शब्दों और उदाहरणों से सिखाया और जो उसने कहा उसका अभ्यास किया। हालांकि अब चीजें अलग थीं। मुझे वास्तव में अपनी उम्र स्वीकार करनी होगी। हमने केवल कुछ ही युद्ध लड़े हैं, लेकिन पलक झपकते ही आप पहले से ही लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। आपका स्तर कमांडर यू से भी अधिक है, तू यूफैन ने आह भरते हुए कहा। आप
जियागो होंगे जो अपने चरम पर थी ने वांग ये को कुछ नाराजगी के साथ देखा। मुझे डर है कि आप हमें याद भी नहीं रखेंगे महान लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि सिर्फ एक नाम है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा टीम 3 का सदस्य रहूंगा। अच्छे लड़के, तुम्हारे पास कुछ विवेक है, तू यूफेंग हंसा। बेशक मैं एक उदासीन व्यक्ति हूँ, वांग ये ने सिस्टर होंग को आंख मारी। बाद वाले ने हल्के स्वर में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसके चेहरे पर नाराजगी एक अनजानी खुशी में बदल गई। चलो मैं तुम्हें टीम के सदस्यों से मिलवाऊंगा, तू यूफेंग ने वांग ये को खींच लिया। मिल्की वे टीम में आपके कौशल दिखाने की कहानी जो वुल्फ गार्ड में वायरल हो गई है। हर कोई अक्सर आपके बारे में बात करता है, खासकर 3 नए सदस्य। वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, मुझे भी सबकी याद आती है, वांग ये हंसे। जो वुल्फ गार्ड का शिविर खुशी की स्थिति में था। लगभग सभी सदस्य दिग्गज वांग ये को देखने के लिए बाहर आए। उनकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी थीं, जबकि कई महिला सदस्य प्रशंसा और इच्छा से भरी थीं। एक नौसिखिए के रूप में वह मिल्की वे टीम में प्रमुखता से उभरे थे। यह बदसूरत बत्तख की कहानी थी जिसे सुनकर कोई भी कभी नहीं थकेगा। अंत में वह अकेले शैतान जाति के क्षेत्र में घुस गया और ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ को मार डाला। महान पलटवार का सुख अंत और भी अधिक लोकप्रिय था। वांग ये का पालन पोषण जो वुल्फ गार्ड द्वारा किया गया था। टीम 3 विशेष रूप से धीरे-धीरे जो वुल्फ गार्ड की नेता बनती दिख रही थी। आखिरकार यान सेंकी भी जो वुल्फ गार्ड की टीम 3 से थी। आप यह नहीं जानते, लेकिन उस समय लोग टीम 3 में 3 खाली स्थानों के लिए पागलों की तरह लड़ते थे। तू यूफेन खुशी से हंसा। तीनों नौसिखियों ने मिल्की वे टीम में प्रवेश किया है। क्या सम्मान है! यह एक धन्य भूमि है। मैंने जियो बाई से सुना कि वह वापस लौटने की योजना बना रहा है, वांग ये ने कहा। तो यूफेन ने कहा, उन्होंने हमेशा एक वरिष्ठ जनरल बनने का सपना देखा है। इस बार मिल्की वे टीम से लौटने के बाद जनरल जू निश्चित रूप से उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखेंगे। इसके अलावा वह प्रतिभाशाली भी हैं। उन्हें तीसरी कोर में जगह मिलेगी। वांग ये ने सिर हिलाया। जियाओ बाई बहुत सक्षम थी। तुम्हारे बारे में क्या आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी में लौटने की योजना बना रहे हैं? तो यूफेन ने पूछा। वांग ये ने कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। यह अफसोस की बात है कि आपकी महत्वाकांक्षा युद्ध के मैदान में नहीं है। अन्यथा अपने अनुभव और क्षमता के साथ आप निश्चित रूप से ताशी स्टारफील्ड मिलिट्री कैंप में एक उभरता हुआ सितारा बन गए होते। तो यूफेन ने अफसोस के साथ कहा। वांग ये मुस्कुराए। भाई तूने उसे समझा। सैन्य शिविर उनके लिए महज एक स्प्रिंगबोर्ड था और सर्वोच्च मानव अकादमी भी। भाई तू जो वुल्फ गार्ड में सबसे बुजुर्ग था, बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण था। टीम 3 के शिविर में बैरक में लौटकर वांग ये सभी के साथ एकत्र हुए। हर कोई बहुत खुश था, साथ ही वांग ये और यान सेंकी पर गर्व भी था। उन्होंने जी भरकर बातें की और शराब पी। उनके बीच कोई रोक-टोक या दूरी नहीं थी। वांग ये ने मिल्की वे टीम में अपने अनुभव के बारे में बात की और उनकी टीम के सदस्यों ने राक्षस सेना के साथ उनकी लड़ाई के बारे में बात की। वे खुश और सामंजस्यपूर्ण थे। समय अनजाने ही बीत गया। सभा समाप्त होने के बाद यान सेंकी को लिलिथ द्वारा खींच लिया गया। वांग ये जनरल जू के पास जाने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा कि सिस्टर होंग का दरवाजा थोड़ा खुला था। वह जानबूझकर मुस्कुराया। सिस्टर होंग बहुत लापरवाह थी। नशे में धुत होने के बाद वह दरवाजा बंद करना भूल गई होगी। एक दोस्त के रूप में जिसने उम्र के अंतर के बावजूद उसके बारे में सब कुछ देखा था, उसे बहन होंग का ख्याल रखना था, चाहे कुछ भी हो। उसने उसके गंदे कपड़े बदलने में उसकी मदद की। हम बेडशीट भी। 2 घंटे बाद वांग ये कमरे से बाहर आए। मिल्की वे टीम छोड़ने के बाद उनकी मानसिकता बहुत बदल गई। जब वह पहली बार सैन्य शिविर में दाखिल हुआ तो दबाव बहुत था। उसके सामने 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार भेड़ियों की तरह रास्ता रोक रहे थे और उसके पीछे ब्लू प्लैनेट को खरीदने की विशाल और अतिरिक्त आवश्यकताएं थीं। हालांकि उनकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने खुद को सैन्य शिविर में स्थापित नहीं किया था। लेकिन अब यह अलग था। उसके शरीर का लगभग सारा दबाव खत्म हो गया था। बेशक अभी भी कुछ दूर के लक्ष्य और खतरे बाकी थे। उदाहरण के लिए पुनर्जन्म से गुजरना, अपने पिछले जन्मों को जानना, साथ ही चिमिंग परिवार, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और ब्लू प्लैनेट के साथ मामले। हालांकि उसके पास पहले से ही काफी ताकत थी। सैन्य शिविर और ब्रह्मांड में पैर जमाने के बाद वह अपनी और अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा कर सकता था। वह जो चाहता था वह कर सकता था और अपने लक्ष्य हासिल कर सकता था। इसके बाद वह वास्तव में मानव ब्रह्मांड में उभरेगा। वह जियायु नहीं था, नहीं वह अपने पिछले जन्मों में से कोई था। वह वांग ये था। ब्लू प्लैनेट से एकमात्र वांग ये। भविष्य में यह नाम अवश्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगा। टीम 3 के शिविर में एक तंबू एक गंभीर आभा से भरा हुआ था। दोनों तरफ डार्क एनर्जी स्तर के व्यक्तिगत रक्षकों की एक पंक्ति खड़ी थी, अभिव्यक्तिहीन और गंभीर। जैसे ही वांग ये ने प्रवेश किया, निजी गार्डों ने तुरंत एक स्वर में सलामी दी। वांग ये ने तंबू के बीच में जनरल जू और कमांडर यू को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब वह पहली बार सैन्य शिविर में दाखिल हुए थे तो यही वह जगह थी जहां उन्होंने प्रवेश किया था। दोनों तरफ के निजी रक्षक 18 कांस्य पुरुषों की तरह थे, उनके भाले एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। वह कातिल आभा अभी भी उसकी स्मृति में ताजा थी। अब उसकी पहचान और ताकत में बदलाव के साथ भावना बिल्कुल अलग थी। आप यहाँ हैं, जो झुंगकाई ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। वर्तमान वांग ये अब उनके अधीनस्थ नहीं थे। हालांकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक प्रीफेक्ट के बीच उपाधियों के मामले में अंतर था, दोनों 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाल सकते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि क्या वे स्वतंत्र रूप से सैनिकों का नेतृत्व कर सकते थे। यूरेंजे जो झुंगकाई के पीछे खड़ा था, वांग ये की ओर थोड़ा झुका। एक कैप्टन लेफ्टिनेंट के रूप में सैन्य शिविर में उनकी स्थिति वांग ये जितनी ऊंची नहीं थी। हाँ, वांग ये ऊपर चला गया। मैं जल्द ही अपने लौकिक देश वापस जा रहा हूँ। वन छुट्टी से पहले वन भाइयों और जनरल से मिलने आया था। क्या आपने निर्णय लिया है? जो झुंगकाई ने उसकी ओर देखा। वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साथ फिर से लड़ सकता हूँ, जनरल। ठीक है, जो झुंगकाई मुस्कुराए। हो सकता है जब मैं अगली बार तुम्हें देखूं तो तुम्हारी स्थिति पहले से ही मेरी तुलना में ऊंची हो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कुछ देर बातचीत करने के बाद वांग ये चले गए। वांग ये की पीठ को देखते हुए जो झुंगकाई आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप वांग ये को रुकने के लिए क्यों नहीं मनाते? यूरेंज ने कहा। यह बच्चा ऐसा नहीं है जो यहीं रुक जाएगा। जो झुंगकाई ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले अंधा था। मुझे लगा कि वह सैन्य रणनीति विभाग का एक साधारण छात्र है, लेकिन वास्तव में खेती में उसकी प्रतिभा युद्ध के मैदान में लड़ने की उसकी प्रतिभा से कहीं अधिक है। यूरेंज ने कहा, दोनों में टकराव नहीं है। जो झुंगकाई जानबूझकर मुस्कुराए। यह सामान्य कृषकों के लिए संघर्ष नहीं है। वे सैन्य शिविर में भी खुद को बेहतर प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाले इन सुपर जीनियस के लिए युद्ध क्षेत्र केवल उनकी प्रगति को सीमित करेगा। आपका क्या मतलब है? यूरेंज ने कहा। जो झुंगकाई ने कहा, वांग ये का गंतव्य 18 शीर्ष मानव गुट होना चाहिए, या यहाँ तक कि 7 सर्वोच्च मानव गुट भी। यही वह जगह है जहाँ उसकी सबसे बड़ी क्षमता वास्तव में उत्तेजित हो सकती है और वह असीमित विकास प्राप्त कर सकता है। वांग ये ने सभी को विदाई दी। इसके साथ केवल वह और याओ ही मिल्की वे एजोर माउंटेन स्टारशिप पर बचे थे। कहा जाना है याओ ने फिर भी वांग ये की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। आइए पहले काले क्षेत्र में वापस जाए, फिर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की ओर जाए। वांग ये ने शांति से कहा। सैन्य छावनी के साथ उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। अगला कदम रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में लौटना, लिंगलिंग से मिलना और ब्लू प्लैनेट को खरीदना था। हालांकि इससे पहले उसे किसी को लेने के लिए काले दायरे की यात्रा करनी पड़ी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए याओ की ओर देखा। बाद वाले को अभी भी उसकी पहचान नहीं पता थी। जब वह वुआन ब्लैक दायरे में पहुंचा और नैंते को देखा तो उसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। वांग ये की जलती निगाहों को देखकर याओ को ऐसा लगा मानो वह पिन और सुइयों पर बैठा हो। इससे उसे बेचैनी होने लगी। साधना कक्ष में 15 लौकिक दिन तेजी से बीत गए। डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा 99%, डार्क एनर्जी लेवल 8 क्षमता उपयोगकर्ता 62%,
वांग ये ने अपनी खेती समाप्त कर दी। योद्धा प्रशिक्षण की तुलना में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी दक्षता थोड़ी धीमी थी। भाइटव हील ओब्लिवियन कवच के अधिक टुकड़ों के साथ जुड़ने और भाइटव हील ओरिजिन के अधिक मोतियों को अवशोषित करने के बाद दक्षता थोड़ी बढ़ जाएगी। वांग ये का लक्ष्य काले क्षेत्र, सफेद क्षेत्र, समय के पथ और अंतरिक्ष के पथ को मिलाकर एक आंतरिक दुनिया का निर्माण करना था। जब वह सुपरस्टार स्तर तक पहुंच गया, सभी शैतान आत्मा क्रिस्टलों को अवशोषित करने के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच की प्रतिध्वनि और भी अधिक हो गई। हालांकि समय और स्थान के पथों सहित 4 पथों का संलयन अभी भी एक अधिकार क्षेत्र था। वर्तमान में 2 महान पथों को मिलाना उसके लिए पहले से ही बहुत आसान था। उदाहरण के लिए भौतिक शरीर और ऊर्जा का मेल, जो काले और सफेद क्षेत्रों का मेल हो रहा था, कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार एक हथियार और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका प्रशिक्षण समान स्तर पर था। हालांकि 3 महान पथों को मिलाना कठिन था। वरिष्ठ वु युवान इस रास्ते पर चले, लेकिन वास्तव में उन्होंने जिस आंतरिक दुनिया का निर्माण किया वह त्रुटिपूर्ण थी। दूसरे पक्ष का मुख्य फोकस काला क्षेत्र था, फिर उसने सफेद क्षेत्र और अंतरिक्ष के मार्ग को उसमें मिला दिया। यदि वह खेती करना जारी रखता, तो उसकी आत्मा और स्थान की ऊपरी सीमा उसके शरीर तक सीमित हो जाती। वह जितना आगे जाता, खेती करना उतना ही कठिन होता जाता। फ्यूजन पर भी असर पड़ेगा। वरिष्ठ वु युवान की आंतरिक दुनिया का मूल एक जीवन खजाना हो सकता है, जिसका झुकाव भौतिक शरीर की ओर अधिक है। वांग ये कमोबेश समझ गए। आंतरिक संसार का मूल बहुत महत्वपूर्ण था। संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद मजबूत ऊर्जा और जीवन शक्ति की आवश्यकता थी, खासकर आंतरिक दुनिया के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान। यह एक प्रबुद्ध शिक्षक की तरह था जो निर्णायक भूमिका निभा सकता था। जीवन का दिव्य वृक्ष सर्वोत्तम विकल्प था। मेरे पास पहले से ही मूल है। मुझे अभी भी अपनी सहायता के लिए कुछ संलयन खजाने की आवश्यकता है, साथ ही समय और स्थान के महान पथों की बुनियादी समझ की भी आवश्यकता है। वांग ये ने अपने क्लोन पर नजर डाली। लगभग 1 वर्ष की समझ के बाद समय के महान पथ में उनकी उपलब्धियां लगातार बढ़ती गईं। वह समय के उन्नत पथ को समझने और समय परिवर्तन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं थे। वर्तमान वुयुआन ब्लैक क्षेत्र अब उतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना पहले था। ऐसा विशेष रूप से तब हुआ जब 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई, क्योंकि व्हाइट लाइटनिंग यम ने एक संतोषजनक बदला लिया था। इसने अन्य लौकिक राष्ट्र परिवारों को, जिनके गुप्त उद्देश्य थे या जो देख रहे थे, भयभीत महसूस कराया। निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाभ अपर्याप्त थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, काले क्षेत्र का आधे से अधिक खजाना छीन लिया गया। केवल कुछ कमजोर साहसी और ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू ही भाग्य की आशा से स्क्रैप लेने आए थे। आखिरकार परिधि में पाया गया गहरे क्रिस्टल के टुकड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी काफी मात्रा में धन था। काले क्षेत्र के निकटतम वर्महोल, जो मूल रूप से 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों का डेरा था, अब काले क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र और दुनिया भर के साहसी लोगों के लिए विश्राम स्थल बन गया था। लोग आते जाते रहे और यह काफी जीवंत था। बकवास, एक मूल ऊर्जा जहाज। यहाँ कौन सा बड़ा शॉट है? इस पर एक सैन्य शिविर का निशान है। यह ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर से लेफ्टिनेंट कर्नल का स्टारशिप है। इतना ठंडा। छावनी में हर कोई उत्साह से उबल रहा था। ताशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर का एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक प्रसिद्ध बड़ा शॉट। प्रत्येक लेफ्टिनेंट कर्नल एक उन्नत सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ था और वे युद्धठोर विशेषज्ञ थे। वे ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवारों के सामान्य ब्लैक होल स्तर के योद्धाओं से भी अधिक मजबूत थे और ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त था। इतना बड़ा शॉट यहाँ क्या कर रहा था? मूल ऊर्जा स्टारशिप नहीं रुकी। यह ब्लैक होल से होकर गुजरा और सीधे ब्लैक दायरे की ओर चला गया। हर कोई स्तब्ध रह गया और एक दूसरे की ओर देखने लगा। काले दायरे में और कौन से खजाने थे जो इतने बड़े शॉट की उपस्थिति के लायक थे? ये सही नहीं था। एक सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ काले दायरे में क्यों प्रवेश कर सकता है? वाह! मिल्की वे एजोर माउंटेन स्टारशिप रुक गई। खुल गया और वांग ये और याओ उतर गए। याओ ने चारों ओर देखा। यह काले क्षेत्र में उसका पहला मौका था, इसलिए वह यहाँ की हर चीज के बारे में बहुत उत्सुक था। वांग ये पहले से ही एक पुराना ग्राहक था और संपर्क पासवर्ड भी जानता था। हालांकि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर के लिए अकेले घूमो। स्टारशिप से बहुत दूर न जाएं। मैं किसी को लेने जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बाद में कहीं ले आऊंगा, वांग ये ने याओ से कहा। ठीक है, याओ हमेशा की तरह संक्षिप्त था। इससे लोगों की उनसे बातचीत करने में रुचि कम हो गई। वांग ये को इसकी आदत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नान्ते याओ के प्रति इतना आसक्त था। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि याओ किसी तर्क में उसके विरुद्ध जीत नहीं सका। वांग ये ने काले क्षेत्र में तेज गति से यात्रा की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। इसके बजाय वह अपनी आंतरिक दुनिया के निर्माण की तैयारी में वु युवान की आंतरिक दुनिया की संरचना को करीब से देख रहा था। वह इसे एक संदर्भ के रूप में उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वु युवान की गलतियों से सीखने के लिए एक सबक के रूप में उपयोग कर रहा था। यह निश्चित रूप से एक नकारात्मक मामला था। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां टूटे हुए काले क्रिस्टल हैं। केवल कुछ हजार वर्षों में काला क्षेत्र अस्थिर हो गया है। जैसे जैसे उसका दायरा और ज्ञान बढ़ता गया, वांग ये वु युवान में खामियां ढूंढने में सक्षम हो गया। यदि काला क्षेत्र, सफेद क्षेत्र और अंतरिक्ष एक पूर्ण संतुलन तक पहुंच सकते हैं, तो वु युवान की आंतरिक दुनिया उनकी मृत्यु के बाद भी इतनी जल्दी ध्वस्त नहीं होती। वाह! वांग ये उछल पड़े। बूम! बिजली के बोल पेड़ों जितने मोटे होकर गरज रहे थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रक्षेप पथों की भविष्यवाणी कर दी थी और आसानी से उनसे बच गए। ची ची ची! एक के बाद एक बिजली की कड़ियां गिरी। वांग ये जितनी तेजी से आगे बढ़े, बिजली गिरने की आवृत्ति उतनी ही अधिक हो गई। फिर भी वे उसे छू नहीं सके। यहाँ तक कि अगर वे इतने भाग्यशाली थे कि वे उससे आगे निकल गए, तो शून्य बाइंड रिंग प्रकाशमान हो जाएगी और एक ऊर्जा अवरोध तुरंत बिजली की ऊर्जा को नष्ट कर देगा। आयामी दरार और अंतरिक्ष अव्यवस्था, स्थानिक परिवर्तनों के बीच यात्रा करते समय वांग ये को वु युवान के काले क्षेत्र की गहरी समझ थी। हालांकि उसे अभी तक अंतरिक्ष के इन 2 रास्तों पर महारत हासिल नहीं हुई थी। अपने चरण 8 स्थानिक नियंत्रण और चरण 6 स्थानिक तुल्यकालन के साथ-साथ अपनी शक्तिशाली रक्षा के साथ वह अभी भी आसानी से बदलते अंतरिक्ष के माध्यम से चल सकता था, जैसे कि यह समतल जमीन हो। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। थंडर ओरिजिन कोर बैरियर तक पहुंचने में कुछ लौकिक दिन लगने चाहिए थे, लेकिन वांग ये एक क्षण बाद पहुंचे। यह काले क्षेत्र में पहली बाधा थी। यह सबसे बुनियादी स्क्रीनिंग भी थी। ब्रह्मांडीय मानव जो वज्र उत्पत्ति कोर बाधा से पार नहीं कर सके, उन्हें खजाने को देखने का भी अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, उसके सामने खूबसूरत महिला साहसी लोगों की आकर्षक 2 सितारा टीम। वे उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि भयानक गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा से कैसे पार किया जाए। बहनों, मेरी बात सुनो। मैंने काले क्षेत्र के बाहर व्यापार केंद्र से जो विधि खरीदी है, वह बिल्कुल विश्वसनीय है। जब तक हम गड़गड़ाहट के मूल कोर को नष्ट करते हैं, क्षेत्र में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। फिर हम सभी प्रवेश कर सकते हैं। ओह, यह तरीका बहुत स्मार्ट है। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सिस्टर रैन अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। वह पहले जानकारी की जांच करना जानती है। लेकिन सिस्टर रैन थंडर ओरिजिन कोर निश्चित स्थिति में नहीं है। वे लगातार बदल रहे हैं। हम बाहर से उनकी सटीक स्थिति को महसूस नहीं कर सकते। हम उन पर कैसे ताला लगा सकते हैं? लड़कियां अवाक रह गईं। कैप्टन हेजियाओरान का चेहरा भी लाल हो गया। लगातार बदलती गड़गड़ाहट की उत्पत्ति वाले कोर समुद्र में पानी की छोटी बूंदों की तरह थे, जो लगातार बह रहे थे। उन पर ताला लगाने की बात तो दूर, उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। आपको एक गड़गड़ाहट तत्व क्षमता वाले उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। अचानक आवाज आई। लड़कियों ने इधर-उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। अचानक उनके सामने का स्थान धुंधला हो गया और ऐसा लगा मानो वह खिसक गया हो। तभी हवा में एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वे मुस्कुरा उठे। आपके पास है क्या? मेरे साथ कोई नहीं है, कैप्टन हेजियाओरान ने जल्दी से कहा और हैरान भाव प्रकट किया। लेकिन मैं इस पर ताला नहीं लगा सकता। आपका ओरिजिन कोर्स फेल किस चरण में है? वांग ये ने उसकी ओर देखा। स्टेज आई। हेजियाओरान की आवाज में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। वांग ये मुस्कुराए। यह कम से कम चरण 3 पर होना चाहिए। वरिष्ठ, आप इतना कैसे जानते हैं? आपने जानकारी भी खरीदी? वह जियाओरान आश्चर्यचकित था। वांग ये हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मैंने जानकारी नहीं खरीदी। मैं शुरुआत में ही इस पद्धति के साथ आया था।
सभी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वे एक विशेषज्ञ से मिले थे। वरिष्ठ, क्या आप अंदर हैं? अंदर कौन सा खजाना है, वरिष्ठ? क्या आप थंडर ओरिजिन कोर को लॉक करने में हमारी मदद कर सकते हैं? वांग ये हंसे। यह बेकार है, भले ही आप उन पर ताला लगाने में मदद करें। आपकी टीम की ताकत के साथ आपका संयुक्त हमला थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक पल के लिए वे असमंजस में पड़ गए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सीनियर? उसने जियाओरांग की ओर देखा और थोड़ा घबरा गया। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। बस सीधे चले जाओ, वांग ये ने लापरवाही से कहा। सीधे जाओ? कैसे? क्या वहाँ कोई दरवाजा या सीढ़ियाँ थीं? लड़कियाँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, उन्हें समझ नहीं आया कि सीनियर का क्या मतलब है। हालांकि अगले ही पल उनकी पुतलियां फैल गईं और उन्होंने अपने सामने के दृश्य को अविश्वास से देखते हुए सदमे में अपना मुंह रख लिया। उस युवा वरिष्ठ ने केवल एक मुक्का मारा और भयानक काली शक्ति हिमस्खलन की तरह थी। गड़गड़ाहट मूल कोर बाधा जो उनके लिए एक प्राकृतिक खाई की तरह थी, तुरंत टूट गई। भयानक शक्ति झरने की तरह गड़गड़ाहट के मूल कोर से टकराई और गड़गड़ाहट की सारी उत्पत्ति तुरंत ढह गई। उनके सामने शून्यता का अनंत विस्तार था। आगे बढ़ो, लड़कियों को देखकर मुस्कुराते हुए वांग ये आगे बढ़ी और पलक झपकते ही गायब हो गई। जो लड़कियां स्तब्ध रह गईं, उनके दिल बेहद जोर-जोर से धड़क रहे थे। यह भी बहुत अद्भुत था। वरिष्ठ विशेषज्ञ न केवल हास्यास्पद रूप से मजबूत था, बल्कि वह इतना सुंदर भी था कि इसने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। क्या गलत? मैं वरिष्ठ से उनकी संपर्क जानकारी मांगना भूल गया। तुम क्या सोच रही हो, मनहूस लड़की? सीनियर को हम पर कैसे दया आ सकती है? अरे हाँ। वांग ये थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से गुजरे और कोर क्षेत्र में पहुंचे। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ हर जगह देखे जा सकते हैं। पहली बार आने की तुलना में मुख्य क्षेत्र अब बाजार की तरह जीवंत था। हालांकि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ उनके आगमन के प्रति पूरी तरह से उदासीन थे। स्टॉर्म, वांग ये ने उस क्षेत्र में कदम रखा जो अब रहस्यमय नहीं था। वुयुआन ब्लैक में आपका स्वागत है, उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। फिर यह कहने से पहले एक पल के लिए रुका, आप यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? आपका फायदा उठाने के लिए? वांग ये ऐसे हंसे मानो वह किसी पुराने मित्र से मिल रहे हों। फिर भीड़ की निगरानी में वह सीधे सफेद गेंद की ओर चला गया जो घनी नक्काशी और तीव्र बिजली से ढकी हुई थी। जैसे ही वह पास आया, आसपास के लोग उसके कार्यों से आकर्षित हो गए और हैरान भाव प्रकट करने लगे। उनमें से कुछ तो एक अच्छा शो देखने की प्रतीक्षा में ठंडे स्वर में मुस्कुराए भी। वह भयानक सफेद बिजली कोई मजाक नहीं थी। वांग ये जहां भी गया, सफेद बिजली उससे बचती रही। कुछ ने खुशी से उसकी परिक्रमा भी की, जैसे खुश बछड़े। बिल्कुल भी क्रूरता नहीं थी। यह ऐसा था मानो उन्हें वश में कर लिया गया हो। एक पल में वांग ये की आकृति गायब हो गई। मूव कोर एरिया में हर कोई स्तब्ध रह गया। उनके पैर सुन्न हो गए थे और उनका सिर गूंज रहा था। अभी क्या हुआ था? वह कौन था?